होशियार और तेज़ एजेंट हो मिस फ़िरोज़ा और तुम्हें हेडक्वार्टर ने यह इत्तला भी दे दी थी कि शुक्रान और पाकिस्तान के दरमियान इंतहाई अहम दिफाई मुआहदा होने वाला है, जिसकी तफसीलात तुमने स्पेशल कलम के ज़रिए हासिल करनी है। इसके बावजूद तुमने इस कदर लापरवाही से काम क्यों किया है? इमरान ने सर सुल्तान से मालूम की हुई बात को अंदाजे से आगे बढ़ाते हुए कहा और फ़िरोज़ा के चेहरे पर यकलहत शदीद तज़ब्ज़ब के आसार पैदा हो गए। तुम कौन हो? तुम्हें फ़िरोज़ा बोलते बोलते रुक गई थी। मेरा नाम जैक है मिस फ़िरोज़ा। क्या अब सारी बात बता देने के बावजूद तुम्हें मज़ीद कुछ बताने की ज़रूरत रह गई है? इमरान ने मुँह बनाते हुए कहा। जैक मगर मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारा नाम भी कभी नहीं सुना। फ़िरोज़ा ने रुक रुक कर कहा। ज़रूरी तो नहीं मिस फ़िरोज़ा कि तुम्हें तमाम सेटअप का इल्म हो, इमरान ने सर्द लहजे में जवाब देते हुए कहा। नहीं, तुम गलत कह रहे हो माम, मैं तो अपनी हवेली में अपनी ख्वाबगाह में सो रही थी। मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, यकलहत फ़िरोज़ा ने लहजे बदलते हुए कहा। इसका यही मतलब लिया जाता है मिस फ़िरोज़ा कि तुम मुखालिफ तंजीम से मिल चुकी हो, गद्दारी पर उतर आई हो, जानती हो कि गद्दारी की क्या सज़ा होती है? इमरान ने इंतहाई बिगड़े हुए लहजे में कहा। गद्दारी? कैसी गद्दारी? कौन सी मुखालिफ तंजीम? तुम माहिर हो कौन? मैं तो तुम्हारी कोई बात भी नहीं समझ सकी, फ़िरोज़ा ने कहा। ओके, फिर तुम्हारी लाश भी रॉबर्ट के साथ किसी गटर के हवाले करनी होगी, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। जवाना? इमरान ने मुड़कर साथ खड़े जवाना से कहा। यस मास्टर, जवाना ने जवाब दिया। जिस तरह रॉबर्ट की गर्दन तोड़ी है, इसी तरह मिस फ़िरोज़ा की गर्दन भी तोड़ दो। इमरान का लहजा इंतहाई सर्द था। यस मास्टर, कोई तकलीफ़ ना होगी, ये नाजुक सी गर्दन तो एक झटके में टूट जाएगी, जवाना ने बेरहम से लहजे में कहा। इसके साथ उसने अपना बड़ा सा एक हाथ फ़िरोज़ा के कांधे पर रखा और दूसरा हाथ उसके सर पर रख दिया। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, फ़िरोज़ा ने यकलहत हज़ानी अंदाज में चीखते हुए कहा। ख्याल रखना जवाना, मिस फ़िरोज़ा हमारी अहम एजेंट है, इसे तकलीफ़ ना हो। इमरान का लहजा इंतहाई सर्द था। यस मास्टर, बिल्कुल तकलीफ़ ना होगी, ये नाजुक सी गर्दन तो पलक झपकने में टूट जाएगी, जवाना ने बेरहम से लहजे में कहा। इसके साथ उसने फ़िरोज़ा के कांधे और सर पर रखे हुए हाथ को आहिस्ता से हरकत दी। रुक जाओ, खुदा के लिए रुक जाओ। ठीक है, मुझसे लापरवाही हुई है, रुक जाओ, मुझे मत मारो, मुझे एतराफ़ है, यकलहत फ़िरोज़ा ने वापस इंतहाई खौफज़दा लहजे में कहा। वापस आ जाओ जवाना, अब मिस फ़िरोज़ा का जहन काम करने लग गया है, इमरान ने कहा और जवाना ने इस तरह मुँह बनाते हुए अपने हाथ हटाए जैसे उसे किसी पसंदीदा तरीन काम से जबरन रोक दिया गया हो। फिर वो पीछे हट आया। फ़िरोज़ा का चेहरा पसीने से भीग गया था, चेहरा खौफ की शिद्दत से मसा हो चुका था। तुम कौन हो? क्या वाकई टाट के आदमी हो? फ़िरोज़ा ने हकलाते हुए कहा। वो लंबे लंबे सांस ले रही थी और टाट का नाम सुनते ही इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा था। जब तुम्हें सारी तफसील मैंने पहले ही बता दी थी तो फिर इनकार करने की वजह? इमरान ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा। माम, मैं तो सिर्फ शक मिटाने के लिए कह रही थी, क्योंकि कभी मैंने पहले तुम्हें और इस त्यों को नहीं देखा और ना ही मादामा शूगी ने कभी तुम्हारा जिक्र किया है। हालांकि टाट के एक एक आदमी से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ और जिस मुआहदे का तुमने जिक्र किया है वो मैं हेडक्वार्टर भिजवा भी चुकी हूँ, फ़िरोज़ा ने कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। तुम फिर पटरी से उतर रही हो मिस फ़िरोज़ा, अभी वो मुआहदा अमल में ही नहीं आया और तुम कह रही हो कि मुआहदा भिजवा चुकी हो, इमरान ने मुँह बनाते हुए कहा। मैं दुरुस्त कह रही हूँ, तुम मादाम से पूछ लो। मैं डैडी के साथ इसीलिए तो प्रेसिडेंट हाउस गई थी क्योंकि मादाम को शुक्रान से हतमी इत्तला मिल गई थी कि मुआहदा 2 हफ्ते पहले हो भी चुका है, जो कि शुक्रान हुकूमत को इस बात का इल्म हो चुका था कि क्रीमिया इस मसवदे को हासिल करने की तगोदो कर रहा है। इसीलिए शुक्रान हुकूमत ने टॉप सीक्रेट रखने के लिए बराह रास्त पाकिस्तान के सदर से बात की। फिर यहाँ से एक दिफाई माहिर को खुफिया तौर पर शुक्रान भिजवाया गया, जहाँ खुफिया तौर पर दोनों हुकूमतों के माहिरीन ने इस मुआहदे का मसवदा तैयार किया। हॉटलाइन पर इसकी तफसीलात से पाकिस्तान के सदर को आगाह किया गया और सदर ने इस मसवदे की मंजूरी दे दी। फिर शुक्रान के एजेंट मसवदात की दोनों सरकारी कॉपियाँ लेकर बराह रास्त प्रेसिडेंट हाउस पहुंचे और पाकिस्तान के सदर ने मसवदे पर दस्तखत कर दिए। शुक्रान के सदर पहले ही इस पर दस्तखत कर चुके थे। इसी तरह सरकारी तौर पर मसवदा तय पा गया, एक नकल पाकिस्तान के हवाले कर दी गई और दूसरी शुक्रान वापस ले जाई गई, जबकि कहा यही जाता रहा कि अभी मुआहदा होना है। पाकिस्तान के सदर ने इसे टॉप सीक्रेट रखने के लिए इसे अपनी ज़ाती तहवील में रखा और प्रेसिडेंट हाउस में उनके पर्सनल ऑफिस में मौजूद इंतहाई खुफिया सेफ में उसे महफूज कर लिया गया। मुझे जब इत्तला मिली तो मैं डैडी को साथ लेकर प्रेसिडेंट हाउस पहुंच गई। सदर की साहबजादी मेरी बेहतरीन दोस्त है, हमारे सदर साहब से करीबी रिश्तेदारी है। चुनांचे सदर की साहबजादी से मैंने सदर साहब के खुफिया सेफ के बारे में बातों ही बातों में ना सिर्फ मालूमात हासिल कर लें बल्कि सेफ को खोलने की कम्बिनेशन भी मालूम कर लिया, क्योंकि सदर अपनी साहबजादी पर बेहद एतमाद करते हैं और अपने रहाइश गाह के ऑफिस में वो जो काम भी करते हैं इनमें इनकी ये साहबजादी मदद करती है। फिर रात को मैंने वो सेफ खोल लिया, मुसवदा वहाँ मौजूद था। मैंने खसूसी कैमरे से उसकी कॉपी बना ली और सेफ बंद कर दिया। सुबह सवेरे मैं सेंट्रल गार्डन में जॉगिंग करने के बहाने कार लेकर प्रेसिडेंट हाउस से निकल आई। फिर मैंने स्पेशल सर्विस के जरिए मादाम को फिल्म भिजवा दी और वापस प्रेसिडेंट हाउस चली गई। फिर दोपहर को रॉबर्ट का फ़ोन आया। रॉबर्ट मेरा गहरा दोस्त था। डोनाल्ड को मैंने इसके साथ पहली बार देखा था। फिर मैं उन्हें मेहमान समझकर हवेली ले आई। मुझे मालूम ही नहीं था कि डोनाल्ड कौन है और ना ही मुझे किसी तरह शक हो सकता था कि डोनाल्ड क्या करने वाला है। ना कभी पहले ऐसी कोई बात हुई है।
इसीलिए इसमें मेरी लापरवाही कैसे हो सकती है। फिरोज़ा जब बोलने पर आई तो बोलती ही चली गई। जैसे जैसे इमरान पर इस कदर अहम और खुफिया मुआहदे की चोरी का इंकशाफ होता गया, उसके दिमाग में ज़लज़ला सा बर्पा होता होता चला गया। तो तुमने खुद ही एतराफ़ कर लिया कि तुम ताट की एजेंट हो और तुमने पाकीशा की बेटी होकर पाकीशा से गद्दारी की है। इमरान ने इस बार इंतहाई गसीले लहजे में कहा। वो अपनी असल आवाज़ में इस बार बोला था। इसके साथ ही उसने अपने चेहरे पर मौजूद मास्क एक झटके से उतार कर एक तरफ फेंक दिया था। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से तांबे की तरह तप रहा था। तुम इमरान, वो सर सुल्तान ने जिसका तारुफ कराया था, फिरोज़ा ने दहशत ज़दा लहजे में कहा। इसके साथ उसकी गर्दन एक तरफ को ढलक गई। मास्टर, ये तो वाकई गदब हो गया है, जवाना ने इंतहाई परेशान से लहजे में कहा। गदब? ऐसा वैसा गदब? इस लड़की ने हम सब के मुँह पर कालक मल दी है। इमरान का लहजा गजबनाक था। इसे होश में लेकर आओ, नाक मुंह बंद करके होश में लेकर आना। अब इसे हर सूरत में मादाम मशूगी का पता पूछना होगा, इमरान ने गजबनाक लहजे में कहा। और जवाना तेज़ी से आगे बढ़ा। उसने एक ही हाथ से फिरोज़ा का नाक और मुंह बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद फिरोज़ा के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार हुए और उसने एक झटके से आंखें खोल दी। फिरोज़ा, तुमने पाकीशा का अहम तरीन दिफाई मुआहदा चुरा कर इस कदर भयानक जुर्म किया है कि इसकी सज़ा में अगर तुम्हारे जिस्म की एक एक बोटी लहदा कर दी जाए, तुम पर भूखे कुत्ते छोड़ दिए जाएँ, तभी तुम्हारे जुर्म के मुकाबले में ये सज़ा नर्म है। लेकिन अभी वक्त है, तुम इस जुर्म का अजाला कर सकती हो अगर तुम मादाम मशूगी के बारे में पूरी तफसीलात बता दो, ताकि उससे ये फ़िल्म फौरी तौर पर हासिल कर ली जाए। बोलो, जल्दी बोलो, वरना। इमरान ने इंतहाई गदबनाक लहजे में कहा। माम, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। तुमने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ बांध रखा है। मुजरिम तुम हो, फिरोज़ा ने कहा। और इमरान एक झटके से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से इस बुरी तरह बिगड़ गया था कि शायद इससे पहले उसे इस कदर गुस्सा कभी ना आया था। हंजर दो मुझे जवाना, ये औरत नहीं है, ये इंतहाई मकरूह तरीन महलूक है। इमरान ने इंतहाई बबरे हुए लहजे में कहा। माम, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मुझे मत मारो, फिरोज़ा ने सहमे हुए लहजे में कहा। लेकिन इमरान उसे इस तरह देख रहा था जैसे वो इंसान की बजाय किसी मकरूह महलूक को देख रहा हो। उसकी आंखों और चेहरे पर फिरोज़ा के लिए बेपनाह नफरत उभर आई थी। जल्दी दो हंजर, इमरान ने इंतहाई गज़बनाक लहजे में जवाना से मुखातिब होकर कहा, जो जेब से हंजर निकालने में मसरूफ़ था। और जवाना ने जल्दी से हंजर इमरान के हाथ में दे दिया। दूसरे लम्हे इमरान का हाथ बिजली की सी तेज़ी से घूमा और कमरा फिरोज़ा की कर्बनाक चीख से गूंज उठा। हंजर की नोक से इमरान ने उसका दायां नतना ऊपर जड़ तक काट दिया था। इमरान का हाथ एक बार फिर घूमा। फिरोज़ा के हलक से दूसरी बार चीख निकली। इसका दूसरा नतना भी कट गया, मगर इसके साथ उसकी गर्दन भी ढलक गई। वो तकलीफ़ की शिद्दत से बेहोश हो चुकी थी। उसका कुर्सी में झगड़ा हुआ जिस्म अभी तक तकलीफ़ की शिद्दत से लरज़ रहा था। इमरान ने दूसरा नतना काट कर हंजर एक तरफ फेंका और दूसरे लम्हे उसने इंतहाई बेदर्दी से एक हाथ से फिरोज़ा का सर पकड़ा और दूसरे हाथ की मुड़ी हुई उंगली का हुक उसकी पेशानी पर उभर आने वाली रग पर मार दिया। और फिरोज़ा चीख मार कर होश में आ गई। उसका चेहरा तकलीफ़ की शिद्दत से बुरी तरह मसा हो चुका था। बोलो, कौन है ये मादाम मशूगी, पूरी तफसील बताओ, इमरान ने इंतहाई गज़बनाक लहजे में कहा। वो मैंने फ़िल्म अभी तक नहीं भेजी, वो मेरे पास है, मैंने नहीं भेजी, वो ले लो मुझसे, मुझे मत मारो, फिरोज़ा ने इंतहाई दहशत भरे लहजे में कहा। और इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। उसने मुंह से कुछ बोलने की बजाय एक बार फिर उसकी पेशानी पर ज़रब लगाई और कमरा फिरोज़ा के हलक से निकलने वाली पेदार पे चीखों से गूंज उठा। कहाँ है फ़िल्म, बोलो, इमरान ने अगर आते हुए कहा। वो हवेली के बड़े तहखाने के सिर्फ में है, फिरोज़ा ने डूबते हुए लहजे में कहा। और एक बार फिर बेहोश हो गई। इमरान ने उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। फिर चंद थप्पड़ खाने के बाद फिरोज़ा चीखती हुई होश में आ गई। बोलो, कहाँ है वो तहखाना और कहाँ है वो सेफ, पूरी तफसील बताओ, जल्दी बताओ, वरना जिस्म का एक एक रेशा काट दूंगा, इमरान ने इंतहाई गदबनाक लहजे में कहा। और फिरोज़ा ने जल्दी जल्दी सारी तफसील बता दी। लेकिन तुमने पहले झूठ क्यों बोला था, क्यों कहा था कि तुमने उसे भेज दिया है। इमरान का लहजा उसी तरह गजबनाक था। माम, मैंने सोचा कि तुम मादाम से बात करोगे तो मादाम को मेरी पोजीशन का इल्म हो जाएगा, फिर मादाम तुम्हें मुझ पर तशद्दुद से रोक देगी। मैंने मादाम को फ़ोन करके कह दिया था कि मैंने फ़िल्म बना ली है। मादाम ने कहा था कि वो नारमन को भेजकर मेरी हवेली से फ़िल्म हासिल कर लेगी, इसीलिए मैं रॉबर्ट के साथ फ़ौरन हवेली चली आई थी और मैंने फ़िल्म वहाँ सेफ में रख दी थी, फिरोज़ा ने अटक अटक कर जवाब देते हुए कहा। फिर इमरान के पूछने पर उसने तहखाने की पूरी तफसील और सेफ के बारे में सब कुछ बता दिया। जाओ जवाना, जोसेफ को साथ ले जाओ और पूरी रफ्तार से कार चलाते हुए जाओ और हर कीमत पर फ़िल्म लेकर आओ, इमरान ने मुड़कर जवाना से कहा। और जवाना तेज़ी से दरवाजे की तरफ मुड़ गया। सुनो, अपने साथ बेहोश करने वाली गैस के बम ले जाओ और गैस मास्क भी, सबको बेहोश करके वो फ़िल्म ले आओ, यकलहत इमरान ने दूसरा हुक्म देते हुए कहा। मगर मास्टर, इससे देर लग जाएगी, क्यों न वहाँ सबको फिनिश कर दिया जाए, जवाना ने कहा। नहीं, वो लोग बेगुनाह हैं, इनका कोई कसूर नहीं है, जाओ जल्दी और जैसा मैंने कहा है वैसे करो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। और जवाना सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। अब बताओ मादाम के बारे में तफसील, इमरान ने मुड़कर फिरोज़ा से कहा। लेकिन दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा, क्योंकि फिरोज़ा एक बार फिर बेहोश हो चुकी थी। उसके नाक के दोनों नथने काट चुके थे और उनसे तेज़ी से खून बह रहा था और फिरोज़ा के चेहरे का रंग हल्दी की तरह जर्द पड़ गया था। ओ, ये तो मर जाएगी, इमरान ने चौंक कर कहा और मुड़कर दौड़ता हुआ इस तहखाने से निकला और इस कमरे की तरफ बढ़ गया जहाँ उसने बाकायदा ऑपरेशन थिएटर बना रखा था। वहाँ से उसने मेडिकल बॉक्स उठाने के साथ साथ मखसूस फ्रिज से 2 इंजेक्शन की शीशियाँ उठाईं
और फिर दौड़ता हुआ वापस इस तहखाने में आ गया जहाँ फ़िरोज़ा मौजूद थी। उसने बॉक्स खोला और फ़िरोज़ा के नतनों की मखसूस अंदाज में ड्रेसिंग की। इसके साथ ही तेज़ी से फ्रिज से निकाली हुई दोनों बोतलों से उसने इंजेक्शन तैयार किया। फिर इंजेक्शन उसने फ़िरोज़ा की हाथ की रग में आहिस्ता आहिस्ता इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। सिरिंज में मौजूद महलूल जब फ़िरोज़ा की रग में पूरी तरह इंजेक्ट हो गया तो उसने सुई वापस खींची और फिर गौर से उसके नतनों पर मौजूद ड्रेसिंग को देखने लगा, जिसमें से अब खून के कतरे टपकने लगे थे। लेकिन फिर इन कतरों की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गई और 1-2 मिनट के बाद खून निकलना मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। लेकिन फ़िरोज़ा उसी तरह बेहोश थी। इमरान को ये सब कुछ इसीलिए करना पड़ा था कि वो नतनों से निकलने वाले खून की रफ्तार देखकर ही समझ गया था कि फ़िरोज़ा इस बीमारी की मरीज़ा है जिसमें मुब्तला आदमी के जिस्म पर अगर मामूली सा जख्म भी लग जाए तो फिर इसमें से निकलने वाला खून किसी सूरत भी बंद नहीं होता, हत्ता कि जिस्म का सारा खून इस जख्म के रास्ते निकल जाता है और इस आदमी की मौत यकीनी हो जाती है। लेकिन इमरान के पास इसके मखसूस इंजेक्शन मौजूद थे जो इंतहाई कीमती तो थे, लेकिन इमरान ने उन्हें खसूसी तौर पर मंगवा कर रखा हुआ था क्योंकि एक बार पहले भी उसका वास्ता ऐसे ही मुजरिम से पड़ चुका था। वो इमरान की बेहद कोशिश के बावजूद बच ना सका था। तब से इमरान ने उन्हें हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पर मंगवा कर रख लिया था। अब वाकई ये काम आ गए थे, वरना फ़िरोज़ा के नतनों से बहने वाला खून किसी सूरत भी बंद ना होता और नतीजा ये कि वो मज़ीद कुछ बताए बगैर ही ख़त्म हो जाती। लेकिन उसने फ़िरोज़ा को होश में लाने की कोशिश ना की थी। उसने मेडिकल बॉक्स को बंद किया और उसे उठाकर वो कमरे से बाहर आ गया। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। उसने मेडिकल बॉक्स वाला ऑपरेशन थिएटर में रखा और फिर वहाँ से फ़ोन रूम में आ गया। उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। PA2 सेक्रेटरी हारजा। दूसरी तरफ से सर सुल्तान के सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस, सर सुल्तान से बात कराओ, इमरान ने महसूस लहजे में कहा। यस सर। सेक्रेटरी की बुरी तरह बुखलाई हुई आवाज़ सुनाई दी। सुल्तान बोल रहा हूँ जनाब। चंद लम्हों बाद सर सुल्तान की इंतहाई मोतबाना आवाज़ सुनाई दी। X2। इमरान ने उसी तरह X2 के मखसूस लहजे में कहा। यस सर। हुक्म सर। सर सुल्तान का लहजा बेहद मोतबाना था। आपने मेरे नुमाइंदे अली इमरान से कहा था कि शुगरान के साथ होने वाला अहम मुआहदा अभी नहीं हुआ। इमरान ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा। यस सर, मैंने दुरुस्त कहा था। अभी तो इसका मसवदा भी तैयार नहीं हो सका। अभी तो वजारत दिफा से उसकी ब्रीफिंग भी मेरे पास नहीं पहुंची। सर सुल्तान ने उसी तरह मोतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। अलबत्ता उनके लहजे में हैरत की झलकियाँ नुमायाँ थी, जबकि ये मुआहदा हो भी चुका है और ना सिर्फ हो चुका है बल्कि उसकी फ़िल्म भी बैनुल-अक़वामी मुस्लिम तंजीमें हासिल कर चुकी हैं। इमरान का लहजा और ज़्यादा सर्द हो गया। जनाब, मैं आपकी बात को चैलेंज करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन दुरुस्त बात यही है कि अभी मुआहदा नहीं हुआ और ना ही इसका मसवदा तैयार हुआ है। सर सुल्तान की भिंची भिंची सी आवाज़ सुनाई दी। आप सदर मुमलिकत को फ़ोन करें और उन्हें कहें कि उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए इस अहम तरीन मुआहदे को अपनी ज़ाती तहवील में क्यों रखा है, और वो भी अपने रहायशी दफ्तर के सेफ में। कानून के मुताबिक उन्हें यह मुआहदा हिफाजत की गर्ज से सीक्रेट सर्विस की तहवील में दे देना चाहिए था। मैं खुद इसलिए फ़ोन नहीं करना चाहता कि मुझे मालूम है कि उनकी नीयत बहरहाल साफ़ है, लेकिन अगर मैंने फ़ोन किया तो फिर उनका जवाब सुनकर मुझे उनकी कोताही पर कानून के मुताबिक उनकी गिरफ्त भी करनी पड़ेगी। इमरान ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। इस वक्त इमरान के चेहरे पर गहरी संजीदगी के तासुरात नुमाया थे। वो बार बार घड़ी देखता रहा। फिर जब 15 मिनट के बाद गुजर गए तो उसने रिसीवर उठाया और एक बार फिर सर सुल्तान के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। PA2 सेक्रेटरी हारजा। सर सुल्तान के सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। सेक्रेटरी वजारत हारजा तो सुनते आए हैं। सेक्रेटरी हारजा क्या होता है? यानी ऐसा सेक्रेटरी जिसे मुलाजमत से खारिज कर दिया गया हो। इमरान ने इस पर अपनी असल आवाज़ में बात करते हुए कहा। ओ इमरान साहब, आप शायद दरअसल वजारत सेक्रेटरी हारजा कहना तवील हो जाता है और मुझे शायद दिन में 1000 बार ये लफ्ज़ अदा करना पड़ता है, इसलिए यही कहा जाता है। दूसरी तरफ से PA ने हंसते हुए कहा। फिर सेक्रेटरी कहने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ हारजा कह देना ही काफ़ी हो सकता है। इमरान ने जवाब दिया और PA ने बेइख्तियार हंस पड़ा। जनाब, सेक्रेटरी तो ओहदा है, वो बताना तो ज़रूरी होता है। PA बाकायदा दलील देते हुए कहने लगा। क्या कह रहे हो? क्या वाकई सेक्रेटरी कोई ओहदा होता है? कमाल है, मुझे मालूम होता तो मैं यतीम खाने वालों को तो इनकार ना करता। जो मुझे यतीम खाना जात का सेक्रेटरी बनाना चाहते थे उनका भी इसरार था कि ये बहुत बड़ा ओहदा है। सारे यतीम खाने मेरे कंट्रोल में आ जाएंगे और मैं जिस यतीम खाने का चंदा चाहूँ अपने ज़ाती इस्तेमाल में ला सकता हूँ। लेकिन मैंने इनकार कर दिया कि मेरा बावर्ची तो ऑल वर्ल्ड बावर्ची एसोसिएशन का सदर हो और मैं सेक्रेटरी। ये तो तुम अब बता रहे हो कि ये वाकई ओहदा होता है। इमरान की ज़ुबान चल पड़ी और दूसरी तरफ से PA कहा मारकर हंस पड़ा। वाकई बहुत बड़ा ओहदा था। आजकल हुकूमत भी यतीम खानों को बड़े बड़े एहतियात दे रही है। PA ने हंसते हुए कहा। चलो अपने सेक्रेटरी साहब से बात करा दो, शायद एहतियात का कुछ हिस्सा इनके पास पहुंच गया हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अभी लीजिए। दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा गया। सुल्तान बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी। उनका लहजा बता रहा था कि वो इस वक्त बेहद परेशान है, और वो क्यों परेशान थे ये बात इमरान अच्छी तरह समझता था। मौजूदा दौर के सुल्तान जमूर वाले सुल्तान या वो कदीम दौर वाले सुल्तान, वैसे जिस तरह आपके लहजे से परेशानी जाहिर हो रही है, इससे तो यही लगता है कि आप सुल्तानी जमूर वाले सुल्तान हैं। वैसे भी कदीम दौर के सुल्तान बोला ना करते थे, फरमाया करते थे। इमरान की ज़ुबान चल पड़ी। तुम्हारे चीफ ने हुकूमत को हिला कर रख दिया है। इमरान बेटे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और एक ऐसी बात कर दी जिस पर मुझे 100% यकीन था कि ऐसा मुमकिन ही नहीं। लेकिन जब उनके हुक्म पर मैंने सदर मुमलिकत से उनके ज़ाती नंबर पर बात की तो सदर मुमलिकत जैसे मुदब्बिर और बाहौसला शख्स भी बुरी तरह घबरा गए हैं।
मैं अब सोच रहा था कि तुम्हारे चीफ को फ़ोन करके उनसे दरख्वास्त करूं कि वो इस सिलसिले में मज़ीद कुछ बताएं कि तुम्हारा फ़ोन आ गया। सर सुल्तान ने भिंचे भिंचे लहजे में कहा और इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। अरे चीफ की बात छोड़ें, इन्हें तो बस बैठे बैठे अपना रोब जमाने का ख्याल आ जाता है। वो बस ऐसे ही बात कर देती हैं। मैंने तो आपको इसीलिए फ़ोन किया था कि मैं आपको अपने हाथ से बनी हुई चाय की एक प्याली पिलाना चाहता हूँ और इसका खास तौर पर मैंने राना हाउस में इंतज़ाम कर रखा है। अगर आप फ़ौरन आ जाएं तो मैं बेहद मशकूर रहूँगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह ज़रूर ज़रूर, मुझे खुशी होगी। दूसरी तरफ से सर सुल्तान ने फ़ौरन ही कहा और उसके साथ ही रिसीवर रख दिया। इमरान ने भी मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। उसने पहली बार फ़ोन चीफ के लहजे में इसीलिए किया था कि इसमें सदर ममलिकत से मुतल्लिक खसूसी गुफ्तगू थी और इम्कान हो सकता था कि पीए गुफ्तगू सुन ले। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं था, लेकिन फिर भी इमरान इस बारे में इंतहाई मुहतात रहना चाहता था। अपने हवाले से वो सर सुल्तान से बात ना कर सकता था कि वो सदर ममलिकत से ये बात पूछें या वो बात पूछें, और सर सुल्तान भी इन मामलात में हमेशा समझदारी का सबूत देते थे। हालांकि उन्हें मालूम था कि एक्स2 के लहजे में बात करने वाला यकीनन इमरान खुद होगा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मोदबानापन और अंदाज से यही जाहिर किया कि वो सीक्रेट सर्विस के चीफ से ही बात कर रहे हैं। और अब भी इमरान ने अपने हवाले से जब फ़ोन किया तो सर सुल्तान ने चीफ के हवाले से गोल मोल सी बात की थी और इमरान को मालूम था कि सर सुल्तान दफ्तर से उठकर पहले अपनी कोठी जाएंगे, फिर वहाँ से अपनी ज़ाती कार और ड्राइवर को लेकर यहाँ आएंगे। वो इन मामलात में इमरान की तरह मुहतात रहते थे, इसीलिए इमरान का ये सेटअप कामयाबी से चल भी रहा था। पर तकरीबन आधे घंटे बाद कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान उठकर बरामदे में आया। उसने वहाँ स्विच बोर्ड के नीचे लगा हुआ एक बटन प्रेस कर दिया। दूसरे लम्हे जहाज़ी साइज़ का फाटक खुद ब खुद खुलता चला गया। इसके साथ ही नीले रंग की कार अंदर दाखिल हुई और पोर्च की तरफ आने लगी। ये सर सुल्तान की ज़ाती कार थी। इमरान बरामदे की सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पोर्च में आ गया। पोर्च में कार रुकते ही सर सुल्तान जल्दी से नीचे उतरे। ड्राइवर पहले ही उतर चुका था। अरे मैंने तो सिर्फ आपको दावत दी थी एक प्याली की, आप इन साहब को भी साथ ले आए, अब दूसरी प्याली कहाँ से लेकर आऊँ? इमरान ने बड़े परेशान से लहजे में कहा और सर सुल्तान तेज़ी से ड्राइवर की तरफ मुड़े। हालिद तुम कार लेकर वापस कोठी जाओ, मैं आ जाऊँगा, सर सुल्तान ने ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा। ये सर, ड्राइवर ने मोदबाना लहजे में जवाब दिया और जल्दी से दरवाज़ा खोलकर वापस ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद कार तेज़ी से मुड़कर वापस फाटक की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। इमरान ने बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़कर स्विच पैनल का बटन दबाया और बड़ा फाटक जो कार के अंदर आ जाने पर खुद ब खुद बंद हो गया था दोबारा खुलने लगा और जब कार बाहर चली गई तो चंद लम्हों बाद दोबारा खुद ब खुद बंद हो गया। सर सुल्तान खामोश खड़े हुए थे। आइए इधर सिटिंग रूम में बैठते हैं, जोसेफ और जवाना इसी मिशन के सिलसिले में गए हुए हैं, तब तक मैं आपको सारी तफसील बता देता हूँ, इमरान ने कहा और सिटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। सिटिंग रूम में बैठकर उसने फिरोज़ा, डोनाल्ड और रॉबर्ट से मिलने वाली तमाम मालूमात की तफसीलात बता दी। सर सुल्तान के चेहरे पर यह तफसील सुनते ही इंतहाई परेशानी के जो तासुरात उभर आए थे वो इमरान के आखिरी फ़िक्रों पर इत्मीनान में बदल गए। जब इमरान ने बताया कि अब इस मुआहदे की फ़िल्म फिरोज़ा की हवेली में महफूज और जोसेफ और जवाना उसे हासिल करने गए हैं। तुम यकीन करो इमरान बेटे, सदर ममलिकत मेरा फ़ोन सुनने पर इस कदर परेशान हो गए हैं कि तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैंने जब उन्हें बताया कि एक्स2 ने क्यों उन्हें बराह रास्त फ़ोन नहीं किया तो उन्होंने कहा कि वो एक्स2 की अज़मत को दिल से सलाम करते हैं, वरना अगर वो फ़ोन कर देते तो उनके पास ज़ाहिर है इसका कोई कानूनी जवाज़ नहीं था। वैसे उन्होंने भी यही कहा है कि उन्होंने इंतहाई नेक नियति से ये सारा काम किया है और उनका ख्याल था कि उनकी ज़ाती रहाइश का कि सेफ तक किसी मुजरिम के पहुँचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अब भी वो इस बात पर हैरान थे कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने तौर पर एक्स2 से पूछूं कि इस मुआहदे की कॉपी किसने और कैसे हासिल की है। इसके साथ उन्होंने सरकारी तौर पर ऑर्डर कर दिए हैं कि यह मुआहदा अब सीक्रेट सर्विस की तहवील में रहेगा। सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा। सदर साहब सियासी आदमी हैं, उन्हें मालूम नहीं कि एजेंट टाइप लोग तो पाताल से अपने मतलब की चीज़ निकाल लेते हैं, उनकी ज़ाती रहाइश का की तो कोई अहमियत ही नहीं है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सर सुल्तान ने इस बात में सर हिला दिया। मैंने आपको यहाँ इसीलिए आने की तकलीफ़ दी है कि अब इस फ़िरोज़ा का क्या किया जाए। वैसे ये लड़की दुश्मन एजेंट है, इसकी सज़ा तो बहरहाल मौत ही है, लेकिन अगर इसे खामोशी से ख़त्म कर दिया जाए तो इसका बाप नवाब औसाफ खान पूरे मुल्क और खुसूसन सदर साहब को अजाब में डाल देगा कि इसकी बेटी को बरामद किया जाए, और अगर इसे कानून के हवाले किया जाए तो फिर यह अहम तरीन मुआहदा सामने आ जाएगा। इमरान ने कहा। खामोशी से ख़त्म कर देने का क्या मतलब, ये तो कत्ल होगा और ये जुर्म है, इसे बहरहाल कानून के हवाले तो किया जाएगा, सर सुल्तान ने हैरत भरे लहजे में कहा और इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया क्योंकि वो सर सुल्तान की जहनी कैफियत को अच्छी तरह समझता था। उनके जहन के किसी खाने में भी शायद ये तसव्वुर नहीं था कि मुकदमा चलाए बगैर और अदालती फैसले के बगैर किसी को हलाक भी किया जा सकता है। वो तो यही समझते थे कि जो जासूस एजेंट और मुजरिम पकड़े जाते होंगे उन्हें बाकायदा कानून के हवाले किया जाता होगा। फिर जाहिर है अदालत के सामने सदर साहब का गैर कानूनी इक़दाम मुआहदे की तफसीलात तो लानी पड़ेंगी ताकि अदालत को बताया जा सके कि फ़िरोज़ा ने क्या जुर्म किया है। इमरान ने कहा। हाँ ये तो वाकई गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन अब क्या किया जाए, तुम ही कुछ बताओ कैसे इस मसले को हल किया जाए। सर सुल्तान ने इंतहाई परेशान होते हुए कहा। हल तो बड़ा आसान है, बस एक ट्रागर दबाना पड़ेगा, इमरान ने जानबूझकर कहा। ओ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे मुमकिन है कि किसी को इस तरह कत्ल कर दिया जाए, तुमने ऐसी बात सोची ही कैसे, सर सुल्तान ने बिगड़ कर कहा। मम ओ क्या आप मुझे कातिल समझते हैं, इमरान ने चौंक कर कहा। समझता होता तो तुम अब तक जेल ना जा चुके होते, इसलिए तो कह रहा हूँ कि तुमने ऐसी गैर कानूनी बात सोची कैसे। ये हो सकता है कि बंद कमरे में अदालती कार्रवाई की जाए, इसकी तो कानून में इजाज़त है, सर सुल्तान ने मुँह बनाते हुए कहा।
पहले फिल्म आ जाए फिर इस बारे में कोई फैसला करेंगे, इमरान ने कहा और सर सुल्तान ने इस बात में सर हिला दिया। मैं आपके लिए चाय बना लाऊं? इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। नहीं, फ़िलहाल मुझे ख्वाहिश नहीं है। तुम अगर कहो तो मैं सदर साहब को फ़ोन पर इत्तला दे दूँ कि फ़िल्म मिल गई है। मुझे मालूम है कि वो बेहद परेशान होंगे, सर सुल्तान ने कहा। अभी फ़िल्म मिली तो नहीं है, फिर आप कैसे कह देंगे कि फ़िल्म मिल गई है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या तुम्हें शक है कि फ़िल्म वहाँ से ना मिल सकेगी? सर सुल्तान ने चौंक कर कहा। उनके चेहरे पर एक बार फिर परेशानी के तासुरात नमूदार हो गए थे। जब तक मिल ना जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, इमरान ने जवाब दिया और सर सुल्तान ने इस बात में सर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद कॉल बेल बजने की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान चौंक कर कुर्सी से उठा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बरामदे में पहुंचकर वो तेजी से लॉन को क्रॉस करता हुआ फाटक की तरफ बढ़ गया। उसने छोटा फाटक खोला तो जोसेफ सामने खड़ा था। क्या हुआ, फिल्म मिल गई? इमरान ने बेचैन से लहजे में पूछा। यस पास, जोसेफ ने कहा और इसके साथ ही जेब से एक छोटी सी डिबिया निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दी। ओके सर सुल्तान तशरीफ़ लाए हैं, चाय बना कर ले आओ, इमरान ने फिल्म हाथ में लेकर मुड़ते हुए कहा। पर तेज से कदम उठाता वो दोबारा अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। उसे मालूम था कि अब जोसेफ होती फाटक खोल देगा और जवाना कार अंदर ले आएगा। अब उसका वहाँ मजीद रुकने का कोई जवाब नहीं था। क्या हुआ, मिल गई फिल्म? सर सुल्तान ने इमरान से भी ज़्यादा बेचैन लहजे में कहा। हाँ, बज़ाहिर तो मिल गई है लेकिन उसे चेक करना पड़ेगा। आइए मेरे साथ, इमरान ने कहा और सर सुल्तान सर हिलाते हुए कुर्सी से उठे और इमरान के पीछे चलते हुए सिटिंग रूम से बाहर आ गए। इमरान उन्हें अपनी मखसूस लेबॉर्ट्री में ले आया। कमाल है, इस कदर जदीद तरीन इंतजामात है यहाँ, सर सुल्तान ने हैरत भरी लहजे में कहा। वो चूँकि पहली बार यहाँ इस कमरे में आए थे इसीलिए हैरान होकर हर चीज़ को देख रहे थे। लोग समझते हैं कि मैं जादू जानता हूँ लेकिन मेरा असल जादू यही मशीनें हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर इमरान ने फिल्म को एक मखसूस मशीन में डालकर इसको ऑपरेट करना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद मशीन की स्क्रीन रोशन हो गई और इस पर एक टाइप शुदा सफ़े की तहरीरें फिक्स हो गईं। इसकी दोनों साइडों पर पाकीशा और शुगरान के सदर के दस्तखत और नीचे सरकारी मोहरें मौजूद थी। सर सुल्तान इस तहरीर को पढ़ने लगे। फिर इमरान ने बटन दबाकर फिल्म को आगे बढ़ा दिया और दूसरा सफ़ा स्क्रीन पर आ गया। सारा मसवदा 4 सफ़ात पर मुश्तमिल था। हाँ वाकई ये इसी अहम मुआहदे की नकल है, इसमें ज़ायल टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र मुआहदे की, सर सुल्तान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और इमरान ने उठकर मशीन को ऑफ करना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर भी गहरे इत्मीनान के तासुरात नमूदार हो गए थे। वाक़ पाकीशा के दारुल हुकूमत पहुँच चुका था। एयरपोर्ट से वो सीधा एक होटल में आ गया था ताकि सफ़र की थकान उतारने के बाद वो मिस फ़रोज़ा की रहाइशगाह वाले कस्बे सराय राथोड़ के बारे में मालूमात हासिल करे और वहाँ तक पहुँचने के इंतजामात भी कर सके। चुनाचे कमरे में पहुँचते ही उसने सबसे पहले गुस्ल किया। फिर रूम सर्विस वालों को फ़ोन करके उसने अपनी पसंदीदा शराब मंगवा ली। चूँकि इन बड़े होटलों में गैर मुल्कियों को शराब सप्लाई करने की बाकायदा सरकारी इजाज़त थी, इसलिए उसके ऑर्डर पर शराब सप्लाई कर दी गई थी। वॉक जाम से चुस्कियाँ लेने में मसरूफ़ था कि अचानक वो बेइख्तियार चौंक पड़ा। उसकी कलाई पर ज़रबें लग रही थी। इसका मतलब था कि ट्रांसमीटर कॉल है। उसने जल्दी से रिस्ट वॉच का बटन खींचकर उसे दोबारा दबा दिया तो कलाई पर लगने वाली ज़रबें बंद हो गईं। वो तेज़ी से उठा और कमरे में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ गया जिसमें इसका ब्रीफ केस मौजूद था। उसने ब्रीफ केस का एक खुफिया खाना खोला और उसमें से एक छोटा सा रेडियो निकालकर वो तेज़ी से मुल्हिका बाथरूम की तरफ बढ़ गया। ट्रांसमीटर कॉल का मतलब जाहिर था कि ये कॉल बास की तरफ से की जा रही है। उसने बाथरूम में दाखिल होकर उसका दरवाज़ा बंद किया और फिर वॉश बेसन की टूंटी खोलकर उसने रेडियो के एक भी तरफ एक सुराख में अपने दाएं हाथ की छोटी उंगली डालकर उसे मखसूस अंदाज में 2-3 बार दाएं बाएं घुमाया तो रेडियो में से ट्रांसमीटर जैसी टू टू की आवाज़ें निकलने लगीं। वॉक ने जल्दी से सामने के रुख पर मौजूद बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो बास कॉलिंग ओवर। रेडियो से बास की तेज़ और कराहता आवाज़ सुनाई दी। यस बास, डब्ल्यू बोल रहा हूँ, ओवर। वॉक ने जवाब दिया। तुम इस वक्त कहाँ मौजूद हो, ओवर? बास ने पूछा। मैं पाकीशा दारुल हुकूमत के एक होटल में हूँ, अभी थोड़ी देर पहले पहुँचा हूँ, ओवर। वॉक ने हैरत भरे लहजे में कहा। TX ऑन कर दिया है तुमने, ओवर? बास ने पूछा। ओ 1 मिनट सर, ओवर। वॉक ने जल्दी से कहा और रेडियो की साइड पर मौजूद इसके बैंड के बदलने वाले बटन को उसने मखसूस अंदाज में 3 बार प्रेस कर दिया। यस पास, TX ऑन हो गया है, ओवर। वॉक ने कहा। ओके, अब खुलकर बात हो सकती है। अब अगर कॉल कैच हो भी गई तो समझी ना जा सकेगी। सोनोटार से इत्तला मिली है कि खुफिया तौर पर मुआहदा हो चुका है और उसे हर लिहाज से खुफिया रखने के लिए वजारत हार्जा की बजाय बराह रास्त प्रेसिडेंट हाउस में रखा गया है। उसकी कॉपी प्रेसिडेंट ऑफ पाकीशा की तहवील में रखी गई है। टाड को जैसे ही ये इत्तला मिली उसने फ़िरोज़ा को ये इत्तला दे दी। फिर फ़िरोज़ा से टाड को ये इत्तला मिल गई है कि उसने इस मुआहदे की फ़िल्म हासिल कर ली है। वो जल्द ही टाड को भिजवा देगी, लेकिन जब फिल्म ना पहुंची नहीं फ़िरोज़ा ने स्पेशल ट्रांसमीटर कॉल अटेंड की तो टाड ने वहाँ पाकीशा दारुल हुकूमत में अपने एक खास आदमी को हालात मालूम करने का हुक्म दिया। इस आदमी ने जो इत्तला दी है उसके मुताबिक फ़िरोज़ा अपने डैडी के साथ प्रेसिडेंट हाउस में बतौर मेहमान गई कि फिर अचानक वो होटल 5 स्टार पहुंची जहां वो 2 गैर मुल्की दोस्तों के साथ वापस अपनी हवेली पहुंच गई। इसके बाद रात को फ़िरोज़ा और इसके 2 गैर मुल्की मेहमानों को हवेली से इंतहाई पुरस्कार अंदाज में अगवा कर लिया गया। अभी तक उनका सुराग नहीं मिल सका।
इस इत्तला के मिलने पर टाड ने मुझसे रब्ता कायम करके सारे हालात बता दी। क्योंकि टाड का दायरा कार अमली जदोजहद नहीं है, इसीलिए उसने मुझसे दरख्वास्त की है कि मैं फ़िरोज़ा को दस्तयाब कराऊं ताकि इससे मुआहदे की फ़िल्म हासिल की जा सके। मैं तफसीलात सुनते ही समझ गया कि ये दो गैर मुल्की मेहमान यकीनन रॉबर्ट और डोनाल्ड होंगे, और ये बात भी तयशुदा है कि उनको अगवा भी यकीनन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस नहीं किया होगा, वरना जिसका बाप प्रेसिडेंट का रिश्तेदार हो उसको अगवा करने वाले अगर आम लोग होते तो अब तक पुलिस, इंटेलिजेंस या सीक्रेट सर्विस लाजमन उसे ढूंढ निकालते। और अगर वाकई पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने उन्हें अगवा किया है तो इसका मतलब है तुम्हारे वहाँ पहुँचने से पहले ही सीक्रेट सर्विस इस मुआहदे की फ़िल्म के बारे में मालूमात हासिल कर चुकी थी, और अब यकीनन फ़िरोज़ा से वो फ़िल्म हासिल कर चुके होंगे। इसीलिए अब इस डॉनल्ड या फ़िरोज़ा के पीछे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब असल अहमियत इस फिल्म को हासिल हो चुकी है। अब हमने इस फिल्म को पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से हासिल करना है। जाहिर है तुम अकेले वहाँ सीक्रेट सर्विस का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए तुम फ़ौरन वापस आ जाओ। मैं इस सिलसिले में कोई और बंदोबस्त करूँगा, ओवर बास ने तेज़ लहजे में कहा। बास, वैसे तो आपके हुक्म की तामील मुझ पर फ़र्ज़ है, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो मैं इस फिल्म के हसूल के लिए काम करूँ, ओवरवॉक ने कहा। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। वाकई तुम मेरी एजेंसी ब्लैक फ्लेम के स्पेशल एजेंट हो और तुम्हारी कारकर्दगी का रिकॉर्ड इंतहाई शानदार है, लेकिन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मुकाबले तुम कुछ ना कर सकोगे, बास ने जवाब दिया। बास, आपके जहन में मुझे वापस बुला लेने के बाद इस फिल्म के हसूल के लिए यकीनन कोई ना कोई प्लानिंग तो बहरहाल मौजूद होगी, वॉक ने कहा। हाँ, वैसे तो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं है, लेकिन अली इमरान पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है, वो इसका हाथ आदमी है, इसीलिए मैंने सोचा कि स्पेशल ग्रुप को वहाँ भिजवा दूंगा जो इमरान को अगवा करके उससे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में ज़रूरी मालूमात हासिल करें, फिर इन मालूमात के सहारे आगे बढ़कर ये फिल्म हासिल करेंगे, ओवर बास ने कहा। बास, क्या ये काम मैं नहीं कर सकता? आप जानते तो हैं कि ऐसे कामों में मेरी कारकर्दगी कैसी रहती है, ओवर वॉक ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। ओके, अगर तुम ये काम करना चाहते हो तो मैं रोकूंगा नहीं, क्योंकि तुम वाकई जहानत और कारकर्दगी में इस इमरान से ज़्यादा तो नहीं, कम भी नहीं हो। मैं स्पेशल ग्रुप को भिजवा देता हूँ और उन्हें हिदायत कर दूंगा कि वो तुम्हारे तहत काम करे, लेकिन काम की अहमियत को तुम समझते हो। तुम्हें वाकई स्पेशल एजेंट के तौर पर अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करना होगा। तुम्हारी मामूली सी गफलत से ना सिर्फ ये फिल्म हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगी, बल्कि तुम भी मारे जा सकते हो। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इंतहाई फाल तंजीम है, बास ने जवाब देते हुए कहा। यस बास, अब कतई बेफिक्र रहे, मैं होटल लक्शरी के कमरा नंबर 101 चौथी मंजिल में अल्फ्रेड के नाम से ठहरा हुआ हूँ। कोड W होगा, इस तरह रब्ता हो जाएगा। वैसे इस इमरान के बारे में आपके पास मालूमात हो तो मुझे बता दीजिए, ताकि स्पेशल ग्रुप के पहुँचने तक मैं उसके अगवा के सिलसिले में बुनियादी मालूमात हासिल कर लूँ, ओवरवॉक ने कहा। वो किंग रोड के फ्लैट नंबर 200 में रहता है। बज़ाहिर मसहरा और अहमक सा आदमी नजर आता है, मज़ाहिया बातें करने का माहिर है, बस इतना मालूम है मुझे। वैसे स्पेशल ग्रुप को मैं मुकम्मल तफसीलात मुहैया कर दूंगा, ओवर बास ने कहा। यस बास, ओवर वॉक ने कहा, और दूसरी तरफ से ओवर एंड ऑल सुनकर उसने बटन ऑफ किए। फिर अगली तरफ इसी सुराख में उंगली डालकर उसने इसे मखसूस अंदाज में दाएं बाएं घुमाया। इस तरह वो एक आम सा सिंगल बैंड रेडियो बन गया था। उसने पानी की टूंटी बंद की, फिर बाथरूम से बाहर आ गया। स्पेशल ग्रुप के आने में 3-4 रोज़ तो लग जाएंगे। अगर मैं इस दौरान इस इमरान को अगवा करके उससे खुफिया मालूमात हासिल कर लूँ तो फिर बास को पता लगेगा कि स्पेशल एजेंट वाकई स्पेशल एजेंट होते हैं, वॉक ने रेडियो को दोबारा ब्रीफ केस के खाने में रखते हुए कहा। इसके बाद उसने ब्रीफ केस से करेंसी निकालकर जेब में रखी और कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसका ख्याल था कि वो किसी प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर पहले कोई कोठी किराए पर हासिल करे, फिर इमरान के अगवा की प्लानिंग करे। लेकिन दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते अचानक उसके जहन में एक धमाका सा हुआ और तेज़ी से मुड़कर वापस मेज़ पर मौजूद फ़ोन की तरफ बढ़ आया। उसने जल्दी से रिसीवर उठाकर पैडल को 2-3 बार दबाया। ये सर, दूसरी तरफ से होटल ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी। यहाँ दारुल हुकूमत में ग्रीनवुड क्लब है, उसके नंबर मिलवा दो, मैंने उसके मालिक जॉनसन से बात करनी है, वॉक ने कहा। ये सर, दूसरी तरफ से कहा गया, और वॉक ने रिसीवर रख दिया। उसे जॉनसन का नाम अचानक याद आ गया था। कई साल पहले जॉनसन से उसकी मुलाकात एक क्लब में हुई थी, फिर ये मुलाकात दोस्ती में तब्दील हो गई, क्योंकि जॉनसन का ताल्लुक मंशियात की स्मगलिंग से था और वॉक ने इस सिलसिले में उसकी वहाँ खासी मदद की थी। और जॉनसन ने उसे बताया था कि वो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में ग्रीनवुड क्लब का मालिक है, वहाँ वो बेहद ताकतवर तंजीम का मालिक है। उसने सोचा था कि उस जॉनसन से मिलकर कोठी, असलहा और कार हासिल की जा सकती है, और हो सकता है कि इमरान को अगवा करने के सिलसिले में उससे कोई क्लू भी मिल जाए। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी और वॉक ने जल्दी से रिसीवर उठा लिया। यस, वॉक ने कहा। जनाब, आपके लिए एक बुरी खबर है। ग्रीनवुड क्लब के मालिक जॉनसन को गुज़िश्ता हफ्ते कबल कत्ल कर दिया गया है। बताया गया है कि बदमाशों के 2 ग्रुप के दरमियान होने वाले झगड़े में वो भी हलाक हो गए हैं। फ़ोन ऑपरेटर की अफसरदा सी आवाज़ सुनाई दी। ओह वेरी बैड, बहरहाल शुक्रिया, वॉक ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, और रिसीवर रख कर वो उठ खड़ा हुआ। जाहिर है अब जो कुछ भी करना था अपने तौर पर करना था, इसीलिए वो ना सिर्फ कमरे से बाहर आ गया, बाहर आते ही अचानक उसके जहन में ख्याल आया कि क्यों न इमरान के रहायशगाह को अच्छी तरह देख लिया जाए, ताकि उसे अगवा करने की दुरुस्त तौर पर प्लानिंग की जा सके। चुनांचे उसने हाली टैक्सी में बैठते ही उसे किंग रोड चलने का कह दिया। टैक्सी ड्राइवर ने इस बात में सर हिलाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी।
किंग रोड पर आपने कहाँ जाना है जनाब? ये तो बहुत तवील रोड है। अधेड़ उम्र ड्राइवर ने मोतबाना लहजे में कहा। फ्लैट नंबर 200 के करीब उतार दें। वॉक ने जवाब दिया तो अधेड़ उम्र आदमी बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या आपने इमरान साहब से मिलना है? ड्राइवर ने चौंक कर पूछा। और वॉक भी उसकी बात सुनकर बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके जहन के किसी खाने में भी ये ख्याल नहीं था कि ये आम सा टैक्सी ड्राइवर इस इमरान का पता जानता होगा। ओ क्या तुम उसे जानते हो? वॉक ने हैरत भरे लहजे में पूछा। जी जनाब, वो मेरे मोहसिन हैं, इंतहाई नेक फितरत आदमी है। ये टैक्सी उन्होंने ही मुझे लेकर दी है। अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अधेड़ उम्र आदमी बाकायदा दुआएं देने पर उतर आया। गुड, मुझे ये सुनकर बेहद खुशी है और मैं भी अपने एक ज़ाती मुश्किल के सिलसिले में उनसे मिलना चाहता हूँ, हालांकि वो मेरे वाकिफ़ भी नहीं है। वक्त ने फ़ौरन ही जहन में उभराने वाले ख्याल के तहत कहा। वो बेहद अच्छे आदमी हैं, आपकी मुश्किल ज़रूर हल करेंगे, लेकिन जनाब वो फ्लैट में इस वक्त आपको नहीं मिलेंगे। उनका बावर्ची इंतहाई सख्त गिर आदमी है, वो आपको टका सा जवाब देकर वापस भेज देगा। टैक्सी ड्राइवर ने कहा। तुम्हें कैसे मालूम है कि वो फ्लैट में नहीं है? वॉक ने हकीकतन हैरत भरे लहजे में कहा। ये इत्तेफाक है जनाब, जब राना हाउस में उनकी कार दाखिल हो रही थी तो मैं वहाँ से गुजरा था। अभी 2 घंटे पहले की बात है, ड्राइवर ने जवाब देते हुए कहा। ओ तो क्या ज़रूरी है कि वो 2 घंटों से वहीं मौजूद हो? वो वापस भी तो आ सकते हैं। वॉक ने कहा। मैं होटल आने से पहले किंग रोड से ही गुजरा हूँ जनाब, और मैंने उनकी बावर्ची को शॉपिंग प्लाजा में देखा था। इस वक्त वो आमतौर पर शॉपिंग नहीं करता, इसलिए मेरा ख्याल है कि इमरान साहब की अदम मौजूदगी की वजह से वो शॉपिंग के लिए निकला होगा। ड्राइवर ने जवाब दिया तो वॉक बेख्तियार हंस पड़ा। बहुत खूब, तो तुम पूरे जासूस होकर इस कदर बारीक बीनी से मुशाहिदा भी करते हो और दुरुस्त नतीजा भी अहस कर लेते हो। वॉक ने हंसते हुए कहा। मैं जनाब इंटेलिजेंस में मुलाजिम रहा हूँ। एक एक्सीडेंट में मेरी एक टांग बेकार हो गई तो मुझे पेंशन दे दी गई और मैं बेकार हो गया। इमरान साहब ने मेरी मदद की। उन्होंने ये कार खसूसी तौर पर मेरे लिए बनवा कर मेरे हवाले कर दी। इसका निज़ाम एक टांग और दोनों हाथों में रखा गया है। मेरी एक टांग बेजान है, ड्राइवर ने जवाब दिया तो वॉक ने इस बात में सर हिला दिया। ओ तो ये बात है, ठीक है, फिर तो मुझे वहीं राना हाउस पर उतार दो, मैं वहीं उनसे मिल लूँगा। वॉक ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और अधेड़ उम्र ड्राइवर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 10 मिनट की ड्राइविंग के बाद उसने कार एक साइड पर करके रोक दी। ये जनाब सामने वाली बिल्डिंग राना हाउस है, ड्राइवर ने सड़क की दूसरी तरफ मौजूद बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओ इस कदर आलीशान बिल्डिंग, ये राना साहब कौन है, कोई लाड हैं? वॉक ने हैरत भरे अंदाज में कहा। इसके साथ ही दरवाज़ा खोलकर टैक्सी से नीचे उतर आया। यकीनन राना साहब रईस आजम ही होंगे, ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और वॉक ने मीटर देखकर जेब से एक बड़ा सा करेंसी नोट निकाला और ड्राइवर की तरफ बढ़ा दिया। बेहद शुक्रिया मिस्टर, आपने मेरी मदद की है, वरना मैं तो वहाँ इमरान साहब का इंतज़ार ही करता रह जाता। वैसे अगर इमरान साहब का हुलिया भी बता दो तो मेहरबानी होगी, ताकि मैं उन्हें पहचान लूँ। वॉक ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं जनाब, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। ड्राइवर ने किराया काट कर बाकी नोट वॉक के हवाले करते हुए इमरान का हुलिया भी बता दिया। ये टिप रख लो, वॉक ने एक नोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। जी नहीं शुक्रिया, मैं सिर्फ किराया ही लेता हूँ, ड्राइवर ने जवाब दिया। टैक्सी आगे बढ़ा दी। वॉक ने एक तवील सांस लिया और नोट जेब में रखकर वो इमारत का बगौर जायजा लेने लगा, लेकिन दूसरे लम्हे एक नीले रंग की कार फाटक के सामने आकर रुकी। फिर कार की ड्राइविंग सीट से उतर कर एक आदमी स्टोन की तरफ बढ़ गया। ये कौन हो सकता है? वॉक ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन चंद लम्हों बाद बड़ा फाटक खुद बहुत खुलता चला गया और ड्राइवर जो कार में वापस बैठ चुका था कार अंदर ले गया। फाटक खुद बहुत बंद हो गया। वॉक खामोश खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। उसके जहन में दरअसल एक और बात आ रही थी कि इस कदर वसी और रीज़ और आलीशान इमारत में न जाने कितने मुलाजिम होंगे, इसलिए उसने इस इमारत में दाखिल होने से पहले पूरे इंतजामात कर लेने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन मसला ये था कि उसे इन इंतजामात के लिए मतलूबा चीज़ों के हसूल के बारे में इल्म नहीं था कि वो उन्हें कहाँ से हासिल कर सकता है। रकम की उसे फ़िक्र नहीं थी, रकम उसके पास मौजूद थी। उसने सोचा था कि वो बेहोश कर देने वाली गैस की कैप्सूल हासिल करके पहले उन्हें अंदर फायर करे। इस तरह इमारत में मौजूद सब अफराद बेहोश हो जाएंगे, फिर वो आसानी से अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर लेगा। लेकिन जाहिर है ऐसे गैस के कैप्सूल हर दुकान पर तो ना मिल सकते थे। इसी लम्हे उसने एक बार फिर फाटक खुलते हुए देखा। वही नीले रंग की कार बाहर आ रही थी और फिर वो तेज़ी से मुड़कर दाएं तरफ चली गई। मेरा ख्याल है मुझे वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, वरना हो सकता है इमरान चला जाए, फिर मुझे नए सिरे से उसे तलाश करना होगा। वॉक ने कंधे झुकाते हुए कहा और तेज़ी से आगे बढ़ गया। सड़क क्रॉस करके वो इमारत के सामने से गुजरते हुए उसकी साइड गली से अगली तरफ बढ़ने लगा। इमारत खासी वसी और रीज़ थी, ख़त्म होने में ही नहीं आ रही थी, लेकिन बहरहाल उसकी हदूद ख़त्म हो गई। वो इसके कब में आ गया। यहाँ भी खासी मसरूफ़ सड़क थी। इमारत की दीवारें भी किसी महल की तरह खासी बुलंद थी और इमारत चारों तरफ से खुली थी, किसी इमारत से मुंसलिक थी और ना ही किसी की दीवार के साथ कोई ऐसा दरख्त था जिसके ज़रिए वो अंदर कूद सकता। वो हैरत से इस इमारत का जायज़ा लेता हुआ आगे बढ़ता चला गया। फिर दूसरी साइड से होता हुआ एक बार फिर सामने के रुख पर आ गया। इसके अंदर जाना तो नामुमकिन है, कहीं ये सीक्रेट सर्विस का हेडक्वार्टर तो नहीं। वॉक के जहन में अचानक ये ख्याल आया और वो बुरी तरह चौंक पड़ा। ओ फिर तो इसमें ज़बरदस्त किस्म के हिफाजती इंतजाम भी होंगे। वेरी बैड, मुझे अब फ्लैट पर जाकर ही इमरान का इंतज़ार करना होगा, वॉक ने कहा और कदम बढ़ाता हुआ एक बार फिर वो सड़क क्रॉस करके इमारत की मुखालिफ सिमत पहुंच गया। वो खाली टैक्सी के लिए इधर उधर देख रहा था कि अचानक उसे एक रेस्तरां नज़र आ गया जिसका फ्रंट शफाफ शीशे का था। वहाँ फ्लैट के सामने इंतज़ार करने की बजाय यहाँ बैठकर क्यों ना इंतज़ार किया जाए। जब इमरान यहाँ से वापस चला जाए तो मैं भी उसके पीछे चला जाऊँ, वॉक ने सोचा और तेज़ तेज़ कदम उठाता रेस्तरान की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो रेस्तरान में एक ऐसी सीट पर बैठ चुका था जहाँ से इस राना हाउस का गैर मामूली फाटक नज़र आ रहा था।
उसने कॉफ़ी मंगवा ली थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉफ़ी पीने में मसरूफ़ हो गया। कॉफ़ी पीने के बाद वो वहीं बैठा रहा और एक बार फिर उसने कॉफ़ी मंगवा ली। दूसरी बार भी वो कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले रहा था कि बेइख्तियार चौंक पड़ा। फाटक के सामने एक जहाज़ी साइज़ की कार खड़ी नज़र आ रही थी और उसमें से एक दियो हैकल हबशी, जिसने खाकी रंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, उतरकर स्तून की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद छोटा फाटक खुला और एक आदमी बाहर आ गया। वॉक उसे देखकर बेइख्तियार चौंक पड़ा क्योंकि वो इमरान को पहचान गया था। फिर वो हबशी समेत इस छोटे से फाटक से अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद बड़ा फाटक खुला और कार तेजी से अंदर दाखिल हो गई। उसने इस दियो हैकल हबशी को खुद फाटक बंद करते देखा तो उसके जहन में एक बार फिर खलबली सी मच गई। अब उसके जहन में एक नई बात आई थी। इमरान का खुद फाटक खोलने का मतलब था कि इस इमारत में मुलाजिम मौजूद नहीं है, वरना जाहिर है वो खुद फाटक खोलने क्यों आता। और जिस तरह फाटक को वो हबशी बंद कर रहा था, इससे भी जाहिर था कि इस इमारत में कोई ऑटोमेटिक सिस्टम मौजूद नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा दियो हैकल हबशी और कार में मौजूद आदमी होगा या 2-4 आदमी हो जाएंगे। साहब कुछ और चाहिए। उसी लम्हे वेटर ने करीब आकर कहा और वॉक चौंक कर रुकने देखने लगा। नहीं शुक्रिया, वॉक ने कहा और उठकर एक नोट जेब से निकाल कर उसने वेटर के हाथ में पकड़ाया और तेज़ी से चलता हुआ रेस्तोरां से बाहर आ गया। अब वो एक काबिल अमल मंसूबा बना चुका था। हेली टैक्सी उसे जल्द ही मिल गई थी। यहाँ किसी ऐसी मार्केट चलो जहाँ से कीमती अद्वियात खरीद सकूँ, वॉक ने टैक्सी में बैठते हुए कहा तो ड्राइवर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो वाकई एक ऐसी मार्केट में पहुँच चुका था जहाँ मेडिकल अद्वियात की बड़ी बड़ी दुकानें थी। वॉक ने सबसे बड़ी दुकान मुंतहिब की और फिर उसे वहाँ से अपने मतलूबा अद्वियात बासानी मिल गई। वहाँ से निकलकर एक और दुकान में पहुंचा और वहाँ से उसने बड़े साइज़ के हाली कैप्सूलों का एक डिब्बा खरीदा। इसके बाद उसने करीब वाक़ एक होटल का रुख किया। क्या यहाँ कोई स्पेशल रूम है? मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। होटल में दाखिल होकर उसने काउंटर पर खड़े नौजवान से मुखातिब होकर कहा, ओ यस सर, लेकिन किराया आपको एक रोज़ का ही देना होगा। काउंटरमैन ने कहा, कोई हर्ष नहीं है, वॉक ने कहा। फिर उसने जेब से एक नोट निकालकर काउंटरमैन की तरफ बढ़ा दिया। उसने नोट लेकर दराज में रखा और फिर 2 छोटे नोट निकालकर उसने वापस किए। साथ ही उसने एक तरफ खड़े वेटर को बुला लिया। साहब को स्पेशल रूम नंबर 3 में छोड़ाओ, काउंटरमैन ने वेटर से कहा। आइए सर, वेटर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा और एक तरफ मुड़ गया। वॉक ने वेटर को टिप भी दी और कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसने जेब में मौजूद हाली कैप्सूलों का डिब्बा और अद्वियात निकालकर मेज़ पर रखकर उन्हें बनाने में मसरूफ़ हो गया। तकरीबन आधे घंटे तक वो काम करता रहा। फिर उसने तवील सांस लिया। अब वो 10 ऐसे कैप्सूल तैयार कर चुका था जिनमें मौजूद दवा कैप्सूल खोलते ही ऑक्सीजन के साथ मिलकर गैस की शक्ल इख्तियार कर जाती और ये गैस इंतहाई ताकतवर थी। वॉक ने तैयारशुदा कैप्सूल उठाकर एहतियात से जेब में रखे और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो एक बार फिर हाली टैक्सी हासिल कर चुका था, लेकिन टैक्सी में बैठते ही उसे यकलहत एहसास हुआ कि उसने रोड का तो नाम मालूम ही नहीं किया था जहां वो राना हाउस था। ड्राइवर सवालिया नज़रों से उसे देख रहा था। मैं यहाँ अजनबी हूँ, मैंने राना हाउस जाना है। बहुत बड़ी आलीशान और वसी और इस बिल्डिंग है, उसके सामने एक सिनेमा हाउस भी है, वॉक ने कहा। और ड्राइवर ने जब इस बात में सर हिला दिया तो वॉक ने इत्मीनान का सांस लिया। ड्राइवर के इस बात में सर हिलाने का मतलब था कि वो राना हाउस के बारे में जानता है। फिर वाकई थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने राना हाउस के फाटक के सामने कार रोक दी। अरे राना हाउस तो मैंने निशाने के तौर पर बताया था, आगे वाली गली के पास उतार दो, वॉक ने कहा। और ड्राइवर ने बगैर कुछ कहे कार आगे बढ़ा दी। वो शायद आम टैक्सी ड्राइवरों के बरखिलाफ कम गो किस्म का आदमी था। अगली गली पर उतरकर उसने मीटर देकर किराया भी दिया और साथ ही टिप भी। ड्राइवर ने मुदबाना अंदाज में सलाम किया और टैक्सी आगे बढ़ाकर ले गया। वक्त तेजी से साइड गली में दाखिल हुआ। फिर जहां से असल इमारत शुरू होती थी वहां रुककर उसने जब से कैप्सूल निकाले और बाजू घुमाकर उसने दोनों कैप्सूल इमारत के अंदर फेंके और तेजी से आगे बढ़ गया। अगली तरफ भी उसने 2 कैप्सूल इसी तरह अंदर फेंके। फिर अगली सड़क क्रॉस करके वो इमारत की दूसरी वाली गली में आया। उसने 2 कैप्सूल इसी तरह से अगली हिस्से में और फिर 2 कैप्सूल दरमियाने हिस्से में और 2 कैप्सूल फ्रंट वाले हिस्से में फेंक कर वो तेजी से सड़क की तरफ बढ़ता चला गया। सड़क पर इसी तरह ट्रैफिक रवां दवां थी। वॉक खामोशी से सड़क क्रॉस करके दोबारा इस रेस्तोरां की तरफ बढ़ता चला गया। उसे मालूम था कि इस तेज़ और दूध असर गैस का असर बहरहाल आधे घंटे तक इस इमारत में फैला रहेगा, इसलिए आधे घंटे से पहले इस इमारत में दाखिल होना होती इस गैस का शिकार होने के मुतरादिफ था। चुनाचे आधा घंटा वो इस रेस्तोरां में बैठकर गुजारना चाहता था। वो अपनी मखसूस मेज़ पर बैठते ही उसने वेटर को कॉफ़ी लाने का ऑर्डर दिया। वेटर बदल चुका था, शायद ड्यूटी बदल गई थी। फिर कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए अचानक उसकी नज़रें राना हाउस के साथ मौजूद टेलीफोन के खंभे पर पड़ गईं। ये खंभा काफ़ी बुलंद था और साइड की दीवार के साथ था। इस खंभे पर चढ़कर वो आसानी से दीवार और फिर अंदर कूद सकता था, लेकिन जाहिर है इस तरह किसी गैर मुल्की को खंभे पर चढ़ते देखकर लोग हैरत के मारे रुक जाएंगे। इसलिए वो सोच रहा था इस माहौल में उसे क्या करना चाहिए। फिर अचानक एक ख्याल उसके जहन में आया और वो बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। एक अछूती तरकीब उसके जहन में आ गई थी। वो आधे घंटे तक इत्मीनान से बैठा कॉफ़ी पीता रहा। फिर उठकर उसने काउंटर पर अदायगी की और रेस्तोरां से बाहर आ गया। बाहर आकर वो एक लम्हे तक राना हाउस की स्प्लेंडर वाला और वसी और अरीज इमारत को देखता रहा। फिर तेज़ी से सड़क क्रॉस करके वो फाटक के सामने पहुंच गया। उसने स्टून पर मौजूद कॉल बेल का बटन प्रेस किया और इंतजार करने लगा। वो दरअसल गैस के असरात को पहले चेक कर लेना चाहता था। उसे यकीन था गैस पूरी इमारत में फैल चुकी होगी और इमारत में मौजूद हर शख्स बेहोश हो गया होगा, लेकिन इसके बावजूद वो मुकम्मल इत्मीनान कर लेना चाहता था। 4 मिनट तक इंतजार करने के बाद उसने दोबारा कॉल बेल का बटन प्रेस किया। फिर 4 मिनट तक इंतजार करने के बाद वो इत्मीनान से चलता हुआ सामने के रुख को क्रॉस करके साइड गली में आया और तेज़ी से आगे बढ़ता चला गया।
टेलीफोन के खंभे के करीब पहुंचकर वो रुक गया और इस तरह सर उठाकर ऊपर तारों को देखने लगा जैसे तारों के सिस्टम का मुआयना कर रहा हो। फिर उसके मुंह से एक तवील सांस निकल गया क्योंकि उसने देख लिया था कि खंभे के दरमियान में काफ़ी बुलंदी तक हारदार तारें खंभे से इस तरह लिपटी हुई थीं कि उन पर चढ़ना नामुमकिन था। उसने प्लानिंग यही की थी कि वो कुछ देर वहाँ रुक कर तारों को देखेगा। इस तरह उसे देखने वाले लोग रुकेंगे नहीं। फिर वो अचानक तेज़ी से खंभे पर चढ़कर पूरी कुव्वत से दीवार के अंदर छलांग लगा देगा। इस तरह उसका ख्याल था जब तक लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हों वो अंदर पहुंच चुका होगा, लेकिन इस खंभे के दरमियान में मौजूद हारदार तारों ने उसका ये मंसूबा भी नाकाम बना दिया था। चुनाचे वो सर को झटकता हुआ आगे बढ़ता गया। अब वो अंदर दाखिल होने की कोई नई तरकीब सोच रहा था, लेकिन इमारत खत्म हो गई थी, कोई तरकीब उसके जहन में न आई। तो आखिरकार उसने यही फैसला किया कि अब उसे हर सूरत में रिस्क लेना चाहिए। वो फाटक के डिज़ाइन पर पैर रखकर फाटक पर चढ़कर अंदर कूद जाए। अगर कोई मुतवज्जे भी होगा तो देखा जाएगा। चुनाचे वो वापस मुड़ा और एक बार फिर तेज तेज कदम उठाता सड़क पर आ गया। फाटक के सामने पहुंचकर उसने इधर उधर देखा कि अचानक उसने एक बच्चे को देखा जिसने मैले कुचैले से कपड़े पहने हुए थे और वो पैदल चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उसके जहन में अचानक एक ख्याल आया। उसने जेब से एक नोट निकाला। फिर जैसे ही बच्चा करीब आया उसने नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। बच्चा चौंक कर ना सिर्फ रुक गया बल्कि उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात भी उभर आए। सुनो, तुम ये नोट रख लो और इस छोटे फाटक पर चढ़कर अंदर से कुंडी खोल दो। मैं चाबी अंदर भूल गया हूँ, वॉक ने बच्चे से मुखातिब होकर कहा। ओह अच्छा जनाब, बच्चे ने जल्दी से नोट लेकर जेब में डालते हुए कहा। उसके चेहरे पर यकलहद बेहद मुसरत के तासुरात उभर आए थे। फिर वाकई वो किसी बंदर किसी फुर्ती और फुर्ती के साथ फाटक पर चढ़कर अंदर की तरफ उतर गया। चंद लम्हों बाद छोटा फाटक खुल गया और बच्चा बाहर आ गया। बेहद शुक्रिया, अब तुम जाओ, वॉक ने इसके कांधे पर तबकी देते हुए कहा और बच्चा सलाम करके तेजी से भाग गया। वॉक ने इत्मीनान का तवील सांस लिया और अंदर दाखिल होकर उसने फाटक अंदर से बंद किया और तेजी से वसी और अरीज लॉन क्रॉस करके वो असल इमारत की तरफ बढ़ता चला गया। इमारत वाकई बेहद वसी और अरीज थी। उसने दो कुवी हैकल हबचियों को मुख्तलिफ जगहों पर बेहोश पड़े हुए देखा। फिर एक कमरे में उसे डोनाल्ड भी कुर्सी पर बैठा नजर आ गया। वो उसे वहाँ देखकर बेइख्तियार चौंक पड़ा। जब उसने एक और कमरे में फिरोज़ा को देखा और एक कमरे में उसे रॉबर्ट की लाश नजर आई तो उसके जहन में सारी सूरत हाल वादिया हो गई, लेकिन इमरान उसे कहीं नजर नहीं आया था। जबकि उसे तलाश इमरान की थी। फिर वहाँ एक छोटे से कमरे में दाखिल होते ही वो चौंक पड़ा। वहाँ फर्श का एक कोना संदूक के ढक्कन की तरह उठा हुआ था और सीढ़ियाँ नीचे जाती हुई दिखाई दे रही थी। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता हुआ जब एक वसी और अरीज कमरे में पहुंचा तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। इस कमरे में एक जदीद तरीन और शानदार लेबॉर्ट्री कायम थी और यहाँ सीढ़ियों के करीब ही इमरान और उसके साथ एक अधेड़ उम्र बावकार शख्सियत भी फर्श पर टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े थे। इमरान का एक हाथ आगे की तरफ फैला हुआ था जैसे उसने किसी चीज़ को पकड़ने की लाशौरी कोशिश की हो और दूसरे लम्हे वॉक चौंक पड़ा। इमरान के हाथ के साथ एक माइक्रो फिल्म रोल पड़ा हुआ था। वॉक ने जल्दी से रोल उठाया और उसे गौर से देखता हुआ एक मशीन की तरफ बढ़ गया। वॉक के लिए ये मशीनरी नई नहीं थी। ऐसी मशीनरी का इस्तेमाल उसकी तरबियत का हिस्सा रही थी, इसलिए जल्द ही उसने फिल्म को मशीन में डाला और मशीन को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद स्क्रीन रोशन हो गई। फिर एक सफ़ा स्क्रीन पर उभर आया। वॉक ने अल्फाज को बड़ा किया और उन्हें पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो इस तहरीर को पढ़ता गया उसके चेहरे पर मुसरत के तासुरात फैलते चले गए। ये वही मुआहदा था जिसके लिए सारा चक्कर चल रहा था। वो मशीन ऑपरेट करता रहा और फिल्म पढ़ता रहा। जब उसने पूरी फिल्म चेक कर ली तो उसने मशीन ऑफ करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक उसके जहन में ख्याल बिजली के कूदे की तरह आया और वो चौंक पड़ा। वो जल्दी से उठा। उसने लेबॉर्ट्री की तलाशी लेनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद वो एक अलमारी से एक सादा माइक्रो फिल्म तलाश कर लेने में कामयाब हो गया। वहाँ ऐसी सादा फिल्मों के कई डिब्बे मौजूद थे। उसने एक फिल्म उठाई और डिब्बा और अलमारी बंद करके वो दोबारा इस मशीन के सामने आकर बैठ गया और सादा फिल्म एक खाने में डालने के बाद उसने मशीन को दोबारा ऑपरेट करना शुरू कर दिया। 15 मिनट बाद वो एक और माइक्रो फिल्म तैयार कर चुका था। उसने वो फिल्म निकाल कर जेब में डाली और फिर मशीन ऑफ करके उसने वो पहले वाली फिल्म निकाली और उसे वापस लाकर उसने बिल्कुल उसी अंदाज में इसी जगह रख दिया जहाँ से उसने उठाया था, यानी इमरान के आगे बढ़े हुए हाथ के सामने। फिर वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर पहुँच गया। उसका दिल मुसरत से बिलियों उछल रहा था। उसे मालूम था कि गैस के असरात कम से कम 3-4 घंटों तक बाकी रहेंगे। इस दौरान वो इत्मीनान से बाकीशिया से निकल सकता है और इमरान या किसी को भी मालूम ना हो सकेगा कि उसने दूसरी कॉपी तैयार की है। वो छोटे फाटक के करीब आया और उसने फाटक खोलकर बाहर जाने के बजाय फाटक पर चढ़ना शुरू कर दिया। अब उसे परवाह नहीं थी कि बाहर चलती हुई ट्रैफिक उसे देखकर क्या कहेगी। चंद लम्हों बाद वो फाटक पर चढ़कर दूसरी तरफ उतरा और सड़क पर पहुंचकर उसने खाली टैक्सी रोकी और उसे होटल चलने का कहकर वो टैक्सी में बैठ गया। अब वो पूरी तरह मुतमईन था कि फाटक को अंदर से बंद देखकर इमरान को किसी सूरत भी यह ख्याल ना आ सकेगा कि कोई अंदर आया है और यही इसकी कामयाबी थी। बास तो स्पेशल ग्रुप बाद में भेजेगा। वो मुआहदे की ना सिर्फ नकल हासिल कर लेने में कामयाब हो चुकेगा बल्कि किसी को यह भी मालूम ना हो सकेगा कि उसकी नकल हासिल भी कर ली गई है या नहीं। असल फिल्म, फिरोज़ा, रॉबर्ट, डॉनर सब वहीं मौजूद थे। इसीलिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस अपनी जगह पूरी तरह मुतमईन रहेगी और यही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी जिस पर वो हकीकतन बेहद नाज़ा हो रहा था। इमरान सर सुल्तान को मुआहदे के मुसद्दे की फिल्म मशीन पर चेक कराकर वापस बाहर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक उसका जहन तेजी से घुमा। उसी लम्हे उसने सर सुल्तान की हलक से क्राख से सुनी। दूसरे लम्हे सर सुल्तान लड़खड़ा कर नीचे गिरने लगे। इमरान उन्हें गिरने से बचाने के लिए मुड़े ही लगा था कि उसका अपना जहन इस तरह घुमा जैसे किसी ने उसे इंतहाई तेज़ रफ्तार पंखे से बांध दिया हो। उसने अपने आप को संभालने की बेहद कोशिश की लेकिन उसका जिस्म लड़खड़ा कर नीचे गिरता चला गया।
उसके जहन में आखिरी एहसास यही उभरा कि उसके हाथ में मौजूद फिल्म रोल उसके हाथ से निकल रहा है। उसने लाशऊरी तौर पर उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर उसे होश न रहा। उसके तेज़ी से घूमते हुए जहन पर तारीकी का दबीज पर्दा पड़ गया। फिर जैसे तारीक बादलों में बिजली चमकती है, इस तरह उसके तारीक जहन में बार बार रोशनी की लकीरें सी नमूदार होने लगीं। फिर रोशनी की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गई। जब इमरान की आंखें खुली तो कुछ देर तक वो लाशऊरी कैफियत में पड़ता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका शऊर बेदार होता चला गया और शऊर बेदार होते ही उसकी नज़रें सबसे पहले अपने फैले हुए हाथ से ज़रा आगे पड़े हुए फिल्म रोल पर पड़ी। दूसरे लम्हे उसका जिस्म तेज़ी से सिमटा और वोट कर बैठ गया। उसने फिल्म रोल झपटा। इसके साथ ही उसने इधर उधर देखा। उसके मुंह से बेख्तियार हैरत भरा सांस निकल गया। वो अपनी लेबॉर्ट्री में ही मौजूद था। सर सुल्तान उसके साथ फर्श पर बेहोश पड़े हुए थे और फिल्म रोल भी महफूज था और लेबॉर्ट्री में सब चीज़ें अपनी अपनी जगह मौजूद थीं। इमरान के होंठ बेख्तियार बंच गए। ये बात तो बहरहाल हकीकत थी कि राना हाउस में इंतहाई तेज़ असर बेहोश कर देने वाली गैस फायर की गई है और ये गैस भी ऐसी है जो बेहद ताकतवर होने के साथ साथ बेबू भी थी। और अब भी उसे होश शायद अपनी मखसूस जहनी वर्जिशों की वजह से आ गया था, लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि गैस किसने फायर की और क्यों फायर की। वो उठकर सीढ़ियों की तरफ लपका और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर पहुँच गया। फिर उसने सारी इमारत घूम डाली। जोसेफ, जवाना, फिरोजा, डोनाल्ड अपनी जगह बेहोश पड़े थे। रॉबर्ट की लाश वैसे ही पड़ी थी। सबसे ज़्यादा हैरत उसे कोठी के बड़े और छोटे फाटक को अंदर से बंद देखकर हुई। पोर्च में कारें भी मौजूद थी, अलबत्ता उसने कोठी घूमते हुए टूटे हुए कैप्सूलों के टुकड़े कोठी के चारों तरफ फैले हुए देखे थे। ये आम से मेडिकल कैप्सूल थे। उसने एक टुकड़ा उठाकर उसे सूंघा और दूसरे लम्हे वो बेख्तियार उछल पड़ा। ओ अंकुलानी गैस, इसका मतलब है इसे खास तौर पर तैयार किया गया है, लेकिन फिर अंदर कोई आया क्यों नहीं, जबकि हिफाजती सिस्टम भी ऑन नहीं था। इमरान ने सोचा। दूसरे लम्हे उसके जहन में ख्याल आया तो वो दौड़ता हुआ वापस लेबॉर्ट्री में आया। उसने जेब से फिल्म निकालकर उसे मशीन में डाला और मशीन को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। वो इस फिल्म को दोबारा चेक करना चाहता था। फिर जब उसने फिल्म चेक की तो उसके चेहरे पर पहले से मौजूद हैरत के तासुरात और ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि फिल्म दुरुस्त थी और महफूज भी। ये क्या इसरार है, इमरान ने मशीन ऑफ करते हुए बड़बड़ाकर कहा। मगर दूसरे लम्हे उसकी नज़रें जैसे ही एक डायल पर पड़ी वो बेख्तियार चौंक पड़ा। उसने तेज़ी से एक दो हाथ बटन दबाए। फिर एक और डायल पर रोशन होने वाले हिस्से को देखकर उसने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। मशीन का डायल बता रहा था कि उसे 4 बार ऑपरेट किया गया है, जबकि इमरान के लिहाज से उसे 2 बार ऑपरेट किया गया था। पहली बार उस वक्त जब उसने सर सुल्तान को फिल्म दिखाई थी, दूसरी बार अब जबकि उसने चेक किया था। इसका मतलब था कि इन दोनों वक्फों के दरमियान इस मशीन को 2 बार ऑपरेट किया गया है। किसने किया है, कब किया है और क्यों किया है, ये बात इमरान के लिए इस वक्त एक ला एंजल मसला बनी हुई थी। इमरान होंठ बेंच से उठा और हॉल के आखिरी कोने में मौजूद एक छोटी सी मशीन के पास जाकर उसने इस मशीन को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही मशीन का एक डायल रोशन हुआ, इमरान के होंठ मजीद बेंच गए। इस मशीन ने एक और इंकशाफ किया था कि ना सिर्फ फिल्म चेक करने वाली मशीन को 4 बार ऑपरेट किया गया था, बल्कि एक बार मशीन से फिल्म डुप्लीकेट भी बनाई गई है। इमरान ने मशीन ऑफ की और बेख्तियार दोनों हाथों में अपना सर थाम लिया। ऐसी पेचीदा और ला एंजल सूरत हाल से वास्ता उसे आज से पहले कभी नहीं पड़ा था। कोठी के गेट भी अंदर से बंद थे। हर चीज़ अपनी जगह पर सही सलामत मौजूद थी। बेहोश कर देने वाले इंकुलानी गैस के कैप्सूल भी अंदर फायर किए गए थे और अब मशीन को ऑपरेट भी किया गया था। इसमें फिल्म डुप्लीकेट भी बनाई गई, लेकिन ना ही किसी ने हिलाया जुलाया, ना मारा। फिल्म भी उसी तरह इसके हाथ के आगे पड़ी हुई थी। उसके जहन में सूरत हाल की वजह से धमाके हो रहे थे। फिर एक ख्याल आते ही वो तेज़ी से उठा और अलमारी की तरफ बढ़ गया, जिसमें सादा फिल्मों के डिब्बे मौजूद थे। अलमारी बंद थी। उसने अलमारी खोली, फिर डिब्बों को चेक करना शुरू कर दिया। फिर सबसे ऊपर रखे हुए डिब्बे का कवर हटाते ही उसके हलक से सांस निकल गया। डिब्बे में मौजूद सादा फिल्मों के सेट में से एक खाना हाली था। अब ये बात तो तय हो गई थी कि किसी ने इस डिब्बे में से सादा फिल्म निकाली, फिर उससे फिल्म की कॉपी तैयार की, अलमारी बंद की और तेज़ी से सर सुल्तान की तरफ बढ़ा। उसने बेहोश पड़े हुए सर सुल्तान को उठाकर कांधे पर लादा और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ एक और कमरे में पहुंच गया। उसने सर सुल्तान को एक सोफे पर लटाया। फिर वो खुद मेडिकल रूम की तरफ बढ़ गया। उसने मेडिकल रूम में पहुंचकर मुख्तलिफ अद्वियात मिलाकर एक इंजेक्शन तैयार किया। फिर सबसे पहले उसने जोसेफ के बाजू में महलूल की कुछ मिकदार इंजेक्ट की। फिर जवाना की तरफ बढ़ गया जो एक दूसरे कमरे में बेहोश पड़ा था। उसने जवाना को भी इंजेक्शन लगाया और सबसे आखिर में उसने सर सुल्तान के बाजू में इंजेक्शन लगाया। फिर सिरिंज एक तरफ रखकर वो कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी और पेशानी पर शिकनों का जाल सा फैला हुआ था। वो इस शख्स के मुतालिक सोच रहा था जिसने ये सारा खेल खेला था। हकीकतन इमरान उस आदमी की जहानत की दिल ही दिल में दाद देने पर मजबूर हो गया था, जिसने ना सिर्फ राना हाउस में यूं दिन दहाड़े दाखिल होकर फिल्म की कॉपी तैयार कर ली थी, बल्कि उसने अपनी जहानत से इमरान को भी दोबारा चक्कर में डाल दिया था। अगर एक जहनी हदशे के पेश नज़र वो फिल्म को दोबारा चेक ना करता और फिर अचानक तादाद बताने वाले डायल पर उसकी नज़र ना पड़ती तो उसे क़यामत तक मालूम ना हो सकता कि ऐसा भी हो गया है या नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा वो यही समझता कि किसी ने गैस फायर करके उन्हें बेहोश किया है, लेकिन फिर किसी वजह से वो अंदर दाखिल नहीं हो सका। बास ये मुझे क्या हो गया था बास? ये कहत बाहर से जोसेफ की इंतहाई खौफज़दा सी आवाज़ सुनाई दी और फिर जोसेफ आंधी और तूफ़ान की तरह अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर शदीद तरीन परेशानी के तासुरात नुमाया थे। बास, मेरा इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। अब शमूली झील की अंधी गहराइयों में सोने वाली पथरीली नींद का मुझ पर गलबा होने लग गया है
और बास जिस पर ये नींद गलबा कर ले फिर वो इस दुनिया में नहीं रह सकता, इसे अंधी कब्रों में उतरना ही पड़ता है। काश बास ऐसा ना होता, अभी तो मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सका। आह आह काश ऐसा ना होता, जोसेफ ने इंतहाई मायूसाना लहजे में कहा। तो तुम सिर्फ मेरी खिदमत के लिए ज़िंदा रहना चाहते हो, वैसे तुम्हें ज़िंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं है? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। बास सारे अफ्रीका के विच डॉक्टर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ज़्यूस देवता की खिदमत का नाम ही ज़िंदगी है, और ज़्यूस देवता अज़मत और नेकी का देवता है, शराफत और पाकीज़गी का देवता है, मोहब्बत और हुलूस का देवता है। ज़्यूस इस कायनात का सबसे अजीम देवता है, और बास इस ज़मीन पर तुम ज़्यूस देवता के सही नुमाइंदे हो, इसीलिए तुम्हारी खिदमत ज़्यूस देवता की खिदमत है। तुम्हारा कुर्ब ज़्यूस देवता का कुर्ब है, इसीलिए तुम्हारी खिदमत और तुम्हारे कुर्ब का नाम ज़िंदगी है। तुमसे लहदा कोई ज़िंदगी नहीं है। जोसेफ ने इंतहाई हुलूस भरे लहजे में बोलना शुरू किया तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। जोसेफ की मोहब्बत और उसकी बेपनाह और गहरे हुलूस ने उसके जहन पर छाई हुई संजीदगी और परेशानी की गर्द इस तरह साफ़ कर दी थी जैसे कोई फूंक मारकर किसी चीज़ से गर्द उड़ा दे। मास्टर ये मैं बेहोश कैसे हो गया था? ये क्या हुआ था मास्टर? अचानक बाहर से जवाना की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। ओ तो जवाना पर भी शमूली झील की अंधी गहराइयों में सोने वाली पथरीली नींद का गलबा हो गया। ये क्या हुआ? ये सब जोसेफ और जवाना की बात सुनकर बेइख्तियार हैरत और खौफ के मिले जुले अंदाज में बड़बड़ाया। जब अंकुलानी गैस के इकट्ठे 10-12 कैप्सूल फायर किए जाएं तो नतीजा यही निकलना था। इमरान ने जवाना के कमरे में दाखिल होते ही संजीदा लहजे में कहा, अंकुलानी गैस क्या मतलब मास्टर? जवाना ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा, और इमरान ने उसे बताया कि किस तरह वो सब बेहोश हो गए थे। और फिर इमरान को होश आया। उसने अंकुलानी गैस को चेक करके उसका एंटी इंजेक्शन उन्हें लगाया है तो वो होश में आए हैं। ओ शुक्र है, ओ शुक्र है, मैं बच गया, मुझे ज़िंदगी मिल गई। ओ इसका मतलब है कि मुझ पर पथरीली नींद का गलबा नहीं हुआ, और वो इसका मतलब है कि मैं भी बास की खिदमत के लिए ज़िंदा रहूँगा। जोसेफ ने यकलहद इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। उसके चेहरे पर बेपनाह मुसरत के तासुरात नमूदार हो गए, जैसे वाकई उसे नई ज़िंदगी मिल गई हो। तुमने राना हाउस का हिफाजती निज़ाम क्यों ऑफ किया था, जबकि मैंने तुम्हें हुक्म दे रखा है कि उसे हर वक्त ऑन रहना चाहिए? अचानक इमरान ने इंतहाई खुश्क लहजे में जोसेफ से कहा। माम मगर बास आप और सर सुल्तान जो मौजूद थे, फिर मैं कैसे? जोसेफ ने यकलहद हगलाते हुए कहा। तो क्या ये निज़ाम तुम सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए रखते हो? बोलो क्यों ऑन ना किया था? इसे इमरान का लहजा और ज़्यादा खुश्क हो गया। बास मैंने तो आपके लिए चाय बनाने में मसरूफ़ हो गया था। आपने खुद ही तो कहा था। जोसेफ का चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो गया था। क्या इस निज़ाम को ऑन करने के लिए तुम्हें ज़मीन खोदनी पड़ती है, हाल चलाने पड़ते हैं? बोलो क्या तुम एक बटन भी नहीं दबा सकते? तुम्हारी इस कोताही का नतीजा तुम्हें मालूम है क्या निकला है और क्या निकल सकता है? मुजरिम हमें बेहोश करके पाकिशा का अहम तरीन राज यहाँ से ले गए हैं। अगर वो जाते हुए सिर्फ एक बार ट्रैगर भी दबा देते तो तुम जो अब मुसरत से नाच रहे हो, हम सब समेत अंधी कब्रों में उतर चुके होते। इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। ओ बास मैं माफ़ी चाहता हूँ बास, माम मुझसे गलती हो गई है बास। जोसेफ ने खौफ से लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा। 2000 डंड, और ये तुम्हारे लिए भी माफ़ी है, वरना तुम्हारी बाकी सारी उम्र डंड लगाते गुजर जाती। शुरू हो जाओ, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। और जोसेफ मरे मरे कदमों से कमरे के कोने की तरफ गया। फिर उसने खामोशी से डंड निकालने शुरू कर दिए। उसी लम्हे सर सुल्तान कराहे, फिर उनकी आंखें झटके से खुल गई। दूसरे लम्हे वो बेइख्तियार उठने लगे तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर उन्हें सहारा दिया और वो उठकर बैठ गए, लेकिन वो हैरत से इधर उधर देखने लगे। ये मुझे क्या हो गया था? मैं तो तुम्हारे साथ इस लेबॉर्ट्री में था कि अचानक मेरा जहन लड्डू की तरह घूमा था। फिर ये क्या हो गया? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। सर सुल्तान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। उनके चेहरे पर नामालूम से खौफ के तासुरात नुमाया थे। घबराइए नहीं, आपको कोई जहनी बीमारी लाहक नहीं हुई। ये दुश्मनों का कारनामा था। उन्होंने अंदर गैस बम फायर किए और हम सब बेहोश हो गए, लेकिन वो अंदर दाखिल नहीं हो सके और मुझे होश आ गया। चुनाचे मैंने एंटी गैस इंजेक्शन आप सबको लगा दी। इस तरह आप सब होश में आ गए हैं। इमरान ने उन्हें हौसला दिलाने के लिए कहा। वो फिल्म की कॉपी कर लेने वाली बात गोल कर गया था, क्योंकि इस तरह सर सुल्तान परेशान हो जाते। ओ खुदा का शुक्र है कि दुश्मन अंदर दाखिल नहीं हो सके। अरे ये क्या? जोसेफ को क्या हुआ है? ये डांड क्यों निकाल रहा है? सर सुल्तान बात करते करते यकलहद चौंक पड़े। उनकी नज़रें अब इस कोने में पड़ी थी जहाँ जोसेफ मुसलसल डांड निकालने में मसरूफ़ था। उसका जिस्म पसीने में डूबा हुआ था। इसे मास्टर ने सज़ा दी है 2000 डंड निकालने की, क्योंकि इसने राना हाउस का हिफाजती निज़ाम ऑन नहीं किया था। इमरान के बोलने से पहले इमरान के पीछे खड़ा हुआ जवाना बोल पड़ा। क्या जवाना ठीक कह रहा है? सर सुल्तान के लहजे में बेपनाह हैरत थी। ये कम से कम सज़ा है। इसने जो कि अपनी गलती का इतराफ़ करके माफ़ी मांग ली थी, इसलिए मैंने उसे ये इंतहाई कम सज़ा दी है। इमरान ने जवाब दिया। क्या बकवास है? तुम कौन होते हो किसी को सज़ा देने वाले? नॉनसेंस। जोसेफ बंद करो ये डांड, सर सुल्तान ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। लेकिन जोसेफ उसी तरह मुसलसल डांड निकालता रहा। मैं कह रहा हूँ बंद करो ये डांड निकालना, सर सुल्तान ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। मम बास का मशकूर हूँ, उन्होंने मुझ पर रहम खाया है अपने गुलाम पर, वरना मैं वाकई सख्त सज़ा का मुस्तहिक था। जोसेफ ने उसी तरह डांड निकालते हुए रुक रुक कर कहा। तुम इंतहाई कदरशनास आदमी हो। तुम्हें इस कदर पुरखलूस और मोहब्बत करने वाले लोग मिले हैं और तुम इन्हें आका बनकर सजाएं देते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सर सुल्तान अब इमरान पर उलट पड़े। उन्हें इमरान पर गुस्सा आ रहा था।
इसीलिए तो सिर्फ 2000 दंड की सज़ा दी है, वरना तो इस कोताही पर मैं इसे कंटाका के हवाले कर देता। इमरान ने जवाब दिया, ओ नहीं बास, मुझ पर रहम करो बास, कंटाका के हवाले मुझे मत करो, मैं ये सज़ा काट लूँगा बास। जोसेफ ने इंतहाई खौफज़दा लहजे में कहा, लेकिन वो मुसलसल डांड निकाले जा रहा था। कंटाका वो क्या होती है? सर सुल्तान ने जोसेफ को इस कदर खौफज़दा देख कर हैरत भरे लहजे में पूछा। अफ्रीका की जहरीली दलदलों में पाई जाने वाली खून आशाम जूम के, इमरान ने जवाब दिया। प्लीज़ इमरान, अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, प्लीज़ इसे कहो कि अब ये डांड निकालना बंद कर दे, मेरी बर्दाश्त अब जवाब दे रही है। सर सुल्तान ने ऐसे लहजे में कहा कि इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। बाकी सज़ा माफ़, लेकिन आइंदा अगर तुमने कोताही की तो फिर वाकई तुम्हें कंटाका के हवाले कर दूंगा। इमरान ने कहा तो जोसेफ रुक गया। वो हाँप रहा था, उसके चेहरे पर मुसलसल डांड निकालने की वजह से स्याही मिलही सुरही जैसी छासी गई थी। शश, शुक्रिया बास, जोसेफ ने कहा। जवाना सर सुल्तान को उनकी रहाइश गाह पर छोड़ आओ, इमरान ने जवाना से मुहातिब होकर कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ओ मगर फ़िरोज़ा का क्या होगा और सदर साहब को मैं क्या रिपोर्ट दूंगा? सर सुल्तान ने सोफे से उठकर खड़े होते हुए कहा। फ़िलहाल आप उन्हें सिर्फ इतने रिपोर्ट दे दें कि मुआहदे की जो कॉपी बनाई गई थी वो सीक्रेट सर्विस ने हासिल कर ली है, लेकिन मुजरिम अभी गिरफ्तार नहीं हो सके, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। सर सुल्तान भी सर हिलाते हुए उसके पीछे चल पड़े। इमरान ने पोर्च में जाकर सर सुल्तान को बाकायदा सी ऑफ किया और जब जवाना राना हाउस की कार में सर सुल्तान को बिठाकर बाहर चला गया तो इमरान ने एक तवील सांस लिया। डोनाल्ड की गर्दन तोड़ दो, रॉबर्ट और डोनाल्ड की लाशें भर की बट्टी में डाल दो, फ़िरोज़ा भी बेहोश पड़ी रहे, मैं इस दौरान कुछ ज़रूरी इंक्वायरी कर लूँ, इमरान ने साथ खड़े जोसेफ से मुहातिब होकर काफ़ी सख्त लहजे में कहा और फाटक की तरफ बढ़ गया। फाटक से आकर वो काफ़ी देर तक खड़ा इधर उधर देखता रहा। सड़क पर ट्रैफिक रवां दवां थी। इमरान को चूँकि राना हाउस में दाखिल होने के बारे में कतई कोई इल्म नहीं था कि उनकी तादाद क्या थी, उनके हुलिये क्या थे, इसलिए वो फाटक के बाहर खड़ा सोच रहा था कि उनका सुराग कैसे लगाए, किससे क्या पूछे और क्या ना पूछे। से यही सोचते हुए काफ़ी देर हो गई, लेकिन कोई बात उसकी समझ में ना आ रही थी। फिर कांधे झटक कर वो आगे बढ़ा और सड़क क्रॉस करके सामने मौजूद सिनेमा की तरफ बढ़ गया। वहाँ शायद शो शुरू होने वाला था, इसलिए कारों, टैक्सी और दूसरी सवारियों पर मुसलसल तमाशाई आ रहे थे। इमरान सड़क क्रॉस करके इस रेस्तोरां की तरफ बढ़ने लगा जो सिनेमा के करीब था। उसने यही सोचा था कि सबसे पहले इस रेस्तोरां में जाकर मालूम करे कि यहाँ ऐसा कोई फ़र्द या अफराद तो नहीं बैठे रहे जो राना हाउस की तरफ मतवज्जे रहे हों कि अचानक एक टैक्सी उनके करीब आकर रुकी और इमरान चौंक पड़ा। साहब सलाम। टैक्सी की ड्राइविंग सीट से एक आवाज़ सुनाई थी और इमरान ने झुककर देखा तो दूसरे लम्हे उसके चेहरे पर बेइख्तियार मुस्कुराहट उभर आई। मुश्ताक, तुम कैसी चल रही है टैक्सी? तुम तो फिर कहीं मिले ही नहीं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो इस आदमी को पहचान गया था। यह आदमी इंटेलिजेंस में ड्राइवर था। एक एक्सीडेंट में उसकी एक टांग बेजान हो गई थी, फिर उसे मुलाजमत से फारिग कर दिया गया, लेकिन जाहिर है उसकी पेंशन इतनी नहीं थी कि वो छोटे छोटे बच्चों का पेट पाल सकता और टांग बेजान होने की वजह से वो काम भी ना कर सकता था। इमरान को जब उसके बारे में मालूम हुआ तो उसने इसे एक मखसूस टैक्सी बनवा कर दी ताकि वो बेजान टांग के बावजूद उसे आसानी से चला सके। और ये वही मुश्ताक था। आज काफ़ी तवील अरसे बाद उससे दोबारा मुलाकात हुई थी। अल्लाह का शुक्र है साहब, आपकी मेहरबानियों की वजह से सब ठीक चल रहा है, बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, घर में अमन है, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा देगा, आपने तो मुझे ज़िंदा कर दिया है, मुश्ताक ने अकीदत भरे लहजे में कहा। ऐसी कोई बात नहीं, ये सब तो तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। रिज़्क़ हलाल में वैसे भी बड़ी बबरकत होती है। कोई प्रॉब्लम हो तो बगैर किसी तकल्लुफ़ के मेरे पास आ जाना, इमरान ने कहा और सीधा होकर आगे बढ़ने लगा। साहब, वो गैर मुल्की आपसे मिला था, वो बेचारा अपने ज़ाती काम के लिए बेहद परेशान हो रहा था। इमरान सीधा होकर आगे बढ़ने ही लगा था कि मुश्ताक की आवाज़ सुनाई दी और इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। गैर मुल्की? कौन गैर मुल्की? किसकी बात कर रहे हो? इमरान ने दोबारा खिड़की पर झुकते हुए कहा, क्योंकि ड्राइविंग सीट दूसरी तरफ थी। ओ तो वो आपसे नहीं मिल सका, हालांकि वो जा तो आपके फ्लैट पर रहा था, मगर मैंने उसे बताया कि आप राना हाउस में हैं और मैंने आपकी परेशानी को देखते हुए उसे यहाँ राना हाउस के सामने ड्रॉप कर दिया था। मुश्ताक ने हाँ तो इमरान ने दरवाज़ा खोला और साइड सीट पर बैठ गया। पूरी तफसील बताओ, कहाँ से तुमने इसे उठाया था और तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं फ़्लैट के बजाय राना हाउस में हूँ? इमरान का लहजा बेहद संजीदा था। मैंने उसे लग्जरी होटल से पिक किया था जनाब, उसने किंग रोड जाने के लिए कहा तो मैं किंग रोड की तरफ चल पड़ा। फिर मैंने वैसे ही उससे पूछ लिया कि उसने किंग रोड पर कहाँ जाना है, क्योंकि किंग रोड काफ़ी तवील है और वो चूँकि गैर मुल्की था इसीलिए मैंने पूछा था वो कहीं धक्के ना खाता फिरे और मैं उसे उसकी मतलूबा जगह पर ड्रॉप कर दूं। तो उसने कहा कि वो किंग रोड के फ्लैट नंबर 200 के करीब जाना चाहता है। मैं ये सुनकर चौंक पड़ा। मैंने आपका नाम लिया तो उसने इकरार किया कि वो आपसे मिलना चाहता है। उस पर मैंने यही बताया कि आपने मुझे ये टैक्सी लेकर दी है। उसने कहा कि वो भी अपनी एक ज़ाती मुश्किल की वजह से आपसे मिलना चाहता है। मैंने सुबह राना हाउस से गुजरते हुए देखा था कि आप राना हाउस में जा रहे हैं और आपने ये टैक्सी भी मुझे राना हाउस बुलवा कर ही दी थी, इसीलिए मैंने उसे बताया कि आप फ्लैट पर नहीं बल्कि राना हाउस में हैं। तो उसने मुझे राना हाउस चलने के लिए कहा और मैंने उसे यहाँ ड्रॉप कर दिया। और हाँ, उसने मुझसे आपका हुलिया भी पूछा था क्योंकि वो आपको पहले से नहीं जानता था। मुश्ताक ने पूरी तफसील बताई। उसका हुलिया क्या था, पूरी तफसील से बताओ, इमरान ने उसी तरह संजीदा लहजे में पूछा और जवाब में मुश्ताक ने हुलिया बता दिया। इमरान ने लिबास की तफसील पूछी तो मुश्ताक ने वो भी बता दी। ओके ठीक है, अब तुम जाओ, इमरान ने दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते हुए कहा। जनाब, मैंने कोई गलती तो नहीं की। आप जिस तरह संजीदा हो गए हैं इससे मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कोई गलती की है। मैं माफ़ी चाहता हूँ जनाब, मैंने तो नेक नियति से ये सब कुछ किया था, मुश्ताक ने कदरे खौफज़दा से लहजे में कहा।
सुनो मुश्ताक, आइंदा किसी अजनबी को मेरे बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, समझे आप जाओ, इमरान ने कहा और आगे बढ़ गया। इतनी बात तो वो समझ गया था कि राना हाउस में दाखिल होने वालों में बहरहाल ये गैर मुल्की ज़रूर शामिल होगा। गो मुश्ताक ने इस नुक्ते नज़र से गैर मुल्की को राना हाउस लाकर बयाना गलती की थी, लेकिन इसके साथ साथ अब वो इस मुश्ताक के इस तरह अचानक मिलने पर भी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कर रहा था। मुश्ताक यकीनन सिनेमा में किसी सवारी को छोड़ने आया होगा और उसे देखकर वो उसके करीब आ गया था। अगर मुश्ताक इस तरह अचानक उससे ना मिलता तो उस गैर मुल्की के बारे में यकीनन उसे कुछ मालूम ना हो सकता था, इसीलिए कम से कम एक तो हुलिया उसके पास मौजूद था। वो रेस्तोरान में दाखिल हुआ, फिर सीधा काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। काउंटर पर एक अधेड़ उम्र आदमी मौजूद था, वो शायद रेस्तोरान का मालिक था। इमरान साहब, आप और यहाँ मेरे रेस्तोरान में खुश आमदीद। अधेड़ उम्र ने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा। शुक्र, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम इनाम खान है, 2 साल हुए मैंने ये रेस्तोरान बनाया है। पहले मैं होटल अलेक्जेंडर में सुपरवाइज़र हुआ करता था, वहीं आपसे मुलाकात होती रहती थी। अब राना हाउस में आपको आते जाते तो देखता रहता हूँ, लेकिन आप कभी यहाँ तशरीफ़ ही नहीं लाते। फरमाइए क्या खिदमत करूँ? इनाम खान ने इंतहाई बाहिलाक लहजे में कहा। शुक्रिया कि आप सुबह से यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, इमरान ने पूछा। जी हाँ, तकरीबन सुबह से मैं खुद यहाँ रहता हूँ ताकि काम संभाल सकूँ। क्यों? इनाम खान ने चौंक कर पूछा। एक गैर मुल्की के बारे में मालूम करना था, क्या वो यहाँ बैठा रहा है? इमरान ने कहा, साथ ही मुश्ताक का बताया हुआ हुलिया दोहरा दिया। ओह जी हाँ, मैंने बिल्कुल उसे देखा है, वो इधर मेज़ पर बैठा रहा। एक दफ़ा काफ़ी देर तक वो बैठा रहा, उसने 2 बार कॉफ़ी पी, फिर वो उठकर चला गया। काफ़ी देर बाद वो दोबारा आया, मगर इस बार वो जल्दी चला गया था। वैसे अब आपने बात की है तो मुझे ख्याल आ रहा है इमरान साहब को वो राना हाउस की तरफ बेहद तवज्जो दे रहा था, बल्कि मैंने उसे राना हाउस की साइड गली में भी जाते हुए देखा था। इनाम खान ने जवाब दिया। साहब, क्या राना हाउस की कॉल बेल खराब है? अचानक एक तरफ खड़े एक वेटर ने आगे बढ़कर कहा। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? इमरान ने चौंक कर उससे पूछा। वो जनाब, मैंने देखा था इस गैर मुल्की ने एक राह जाते बच्चे को राना हाउस के फाटक पर चढ़ाकर अंदर से इसका कुंडा खुलवाया था और फिर वो अंदर चला गया। मैं समझा कि शायद कॉल बेल खराब है, इसलिए उसने मजबूरन ऐसा किया है, वेटर ने जवाब दिया। तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या वो अकेला अंदर गया था? इमरान ने पूछा। जी हाँ जनाब, वेटर ने जवाब दिया। तुमने उसे वापस निकलते हुए देखा था? इमरान ने पूछा। ओ नहीं जनाब, मैं इस वक्त रेस्तोरान के लिए मुर्गी का गोश्त लेने जा रहा था, मैं तो आगे मार्केट चला गया था, वेटर ने जवाब दिया। ओके शुक्रिया, अच्छा इजाज़त, फिर आऊँगा, इमरान ने कहा और तेज़ी से वापस मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अब ये बात तय हो गई थी कि राना हाउस के अंदर वही गैर मुल्की आया था जिसे मुश्ताक ने यहाँ ड्रॉप किया था और यकीनन फिल्म भी वही ले गया होगा। इमरान तेज़ से कदम उठाता सड़क क्रॉस करके वापस राना हाउस पहुँचा। फिर उसने फ़ोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। X2 दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, ताहिर एक गैर मुल्की का हुलिया नोट करो, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ये सर नोट कराएं। इस बार ब्लैक ज़ीरो ने अपनी असर आवाज़ में जवाब दिया। उसका लहजा मोतबाना था और इमरान ने उससे मुश्ताक से मालूम होने वाला हुलिया, कदोकामत और लिबास की पूरी तफसील नोट करा दी। इस गैर मुल्की को एक टैक्सी ड्राइवर ने होटल लग्जरी से पिक करके राना हाउस के सामने ड्रॉप किया था। इस गैर मुल्की ने राना हाउस में बेहोश कर देने वाली गैस फायर की, फिर अंदर दाखिल होकर उसने मुआहदे वाले फिल्म की डुप्लीकेट बनाई और खामोशी से निकल गया है। चूँकि अभी इस बात को ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, इसलिए वो यकीनन अभी दारुल हुकूमत में होगा। सारे मेंबर्स को एयरपोर्ट, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और दूसरी ऐसी जगहों पर फैला दो जहाँ से उसके दारुल हुकूमत से बाहर जाने के अमकानात हों। जैसे ही ये नजर आए इसे फौरी तौर पर अगवा करके दानिश मंजिल पहुँचा दी जाए। इमरान ने तहकुमाना लहजे में हदायत देते हुए कहा। यह सारी होटल लग्जरी से भी तो मालूम करना पड़ेगा, ब्लैक ज़ीरो ने मोतबाना लहजे में जवाब दिया। वहाँ मैं खुद जा रहा हूँ, तुम ये काम करो, इमरान ने तेज़ लहजे में जवाब देते हुए कहा। इसके साथ उसने रिसीवर रखा, फिर वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जब वो ड्रेसिंग रूम से बरामद हुआ तो ना सिर्फ वो मेकअप कर चुका था, बल्कि उसने लिबास भी तब्दील कर लिया था। उसकी कार पोर्च में मौजूद थी। उसने जोसेफ को फाटक बंद करने का कहा और कार लेकर राना हाउस से बाहर आ गया। वॉक का दिल वफूर मुसरत से फटा जा रहा था। उसके बस न चल रहा था कि वो फिल्म समेत उड़ता हुआ बास के पास पहुंच जाए और उसके सामने फिल्म रखकर उसे बता सके कि जिसे बास नामुमकिन काम बता रहा था वो इसने इतनी आसानी से कर लिया है। वो इस वक्त एक टैक्सी में बैठा होटल लग्जरी की तरफ जा रहा था। फिर उसने होटल पहुंचते पहुंचते फैसला कर लिया कि वो बास को कॉल करके उसे कामयाबी की इत्तला ज़रूर देगा। चनाचे कमरे में पहुँचते ही उसने सबसे पहले काम यही किया कि वो मखसूस रेडियो बैग से निकालकर बाथरूम में आया और बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके और वॉश बेसिन की टूंटी खोलकर उसने ट्रांसमीटर को मखसूस अंदाज में ऑन कर दिया। साथ ही उसने वो बटन भी ऑन कर दिया जिसके बाद ट्रांसमीटर पर होने वाली गुफ्तगू वाज़ेह तौर पर कैच ना की जा सकती थी। अगर कैच हो भी जाती तो कॉल कैचर पर गुफ्तगू सिर्फ चूंचा और गूंगा के सिवा और कुछ ना सुनाई देती थी। हेलो हेलो वॉक, कॉलिंग ओवर। वॉक ने बड़े बेचैन से लहजे में बार बार कॉल देना शुरू कर दी। यस बास, अटेंडिंग यू ओवर। 4 लम्हों बाद बास की आवाज़ ट्रांसमीटर से बरामद हुई। बास, कामयाबी मुबारक हो, मैंने मुआहदे की कॉपी भी हासिल कर ली है और किसी को इसका इल्म भी नहीं हो सका। ओवर। वॉक ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। क्या कह रहे हो, ये कैसे मुमकिन है? ओवर। दूसरी तरफ से बास की हैरत से पूरा आवाज़ सुनाई दी और जवाब ने वॉक में पूरी तफसील सुना डाली। ओह वेरी गुड, ओह रियली वेरी गुड, तुमने एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है वॉक, बहुत बड़ा कारनामा, और तुम्हारे इस कारनामे की वाकई कदर की जाएगी। तुम खुशकिस्मत तरीन इंसान हो। ओवर। दूसरी तरफ से बास की इंतहाई तहसीना मेज़ आवाज़ सुनाई दी और वॉक का दिल बिलियों चलने लगा। आंखों की चमक और ज़्यादा बढ़ गई। उसे बास की बात सुनकर यकीन हो गया था कि उसे अब इस तंजीम में कोई खासा बड़ा ओहदा दे दिया जाएगा। बेहद शुक्रिया जनाब, ये सब कुछ आपकी रहनुमाई का नतीजा है। ओवर। वॉक ने मुसरत भरे लहजे में कहा।
सुनो वॉक, ये ठीक है कि तुम इमरान को वाज़ेह तौर पर शिकस्त देकर फिल्म हासिल करने में कामयाब हो गए हो, लेकिन तुमसे एक बयाना गलती हुई है। तुम्हें चाहिए था कि इस बेहोश पड़े इमरान को ख़त्म कर देते। उसकी मौत का ऐसी सुनहरी मौका शायद फिर किसी को ना मिल सके, ओवर बास ने कहा। बास, मैंने सोचा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसकी मौत के बाद यकीनन ये समझा जाएगा कि अंदर कोई आया है और इस तरह हो सकता है कि फिल्म के हसूल का भी उन्हें पता चल जाए। मैंने इसीलिए फाटक को अंदर से बंद रखा और ऊपर से फलांग कर बाहर आया था कि जब इमरान को होश आए तो उसे किसी भी तरह मालूम ना हो सके कि कौन अंदर आया है। इस तरह फिल्म की कॉपी का हसूल हमेशा के लिए राज रह जाएगा, ओवरवॉक ने जल्दी से तौजीह बयान करते हुए कहा। ठीक है, अगर वाकई ऐसा हो जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन इमरान जिसका नाम है वो वाकई अफरियत है। उसे जैसे ही होश आएगा वो किसी न किसी तरह इस बात का पता चला लेगा। इसके बाद हो सकता है उसे तुम्हारे मुतालिक भी मालूमात मिल जाएं। इसके साथ ऐसा ही होता है, हर वो चीज़ जो नामुमकिन नज़र आती है उसके हाथों मुमकिन हो जाती है। यकीनन उसमें इसकी कुदरती खुशकिस्मती का हिस्सा भी शामिल है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें बेपनाह जहानत का भी दखल है। इसीलिए तुम मुतमईन मत हो जाओ। तुम ऐसा करो कि फौरी तौर पर मेकअप करके और लिबास बदल कर होटल को छोड़ दो और फिल्म को किसी इंटरनेशनल सर्विस के जरिए फ़ौरन हेडक्वार्टर के मखसूस पते पर रवाना कर दो, बगैर एक लम्हा ज़ाया किए, और फिर दूसरे कागजात पर किसी होटल में चंद दिन रह जाओ। इसके बाद खामोशी से इन दूसरे कागजात पर वापस आ जाना, इंतहाई मोहतात रहना और मेरी इन हिदायत पर फौरी अमल करो ताकि तुम्हारी कामयाबी कहीं नाकामी में ना बदल जाए, ओवरबास ने तेज़ तेज़ लहजे में कहा। यस बास, ओवरवॉक ने जवाब दिया। फिर दूसरी तरफ से ओवर एंड ऑल के अल्फाज सुनते ही उसने ट्रांसमीटर ऑफ किया और वॉश बेसिन की टूंटी बंद करके वो बाथरूम से बाहर आ गया। उसने बास की हिदायत पर पूरी तरह अमल करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो बास को इस मौके पर किसी तरह भी नाराज़ नहीं करना चाहता था, ताकि कहीं वो इसका इनाम और बड़ा ओहदा खतरे में ना बढ़ जाए। चुनांचे उसने बैग के खुफिया खाने से जदीद मेकअप बॉक्स निकाला और फिर बाथरूम में पहुंचकर उसने तेज़ी से मेकअप करना शुरू कर दिया। उसके पास डबल कागजात मौजूद थे। दूसरे कागजात में उसका नाम आर्थर था। उसने चेहरे पर आर्थर वाला मेकअप करना शुरू कर दिया। वो चूँकि हज़ारों बार मेकअप बदल चुका था, इसके हाथ इंतहाई तेज़ रफ्तारी से चल रहे थे। थोड़ी देर बाद उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। बालों का रंग भी उसने एक मखसूस केमिकल के ज़रिए तब्दील कर दिया था। आईने में अपने आप का अच्छी तरह जायज़ा लेने के बाद उसने मेकअप बॉक्स बंद किया और उसे उठाए बाथरूम से बाहर आ गया। बॉक्स के खुफिया खाने में उसे रखने के साथ ही उसने जेब से वो माइक्रो फिल्म भी निकाल कर मेज़ पर रखी और फिर जेबों से सारा सामान निकाल कर उसने लिबास उतारा और बड़े बैग में मौजूद दूसरा सूट उठाकर वो उसने पहनना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे के साथ साथ उसका लिबास भी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका था। उसने फिल्म और दूसरा सामान तो वापस नए सूटों की जेब में रखा, मगर कागजात वहीं मेज़ पर पड़े रहे। बैग के एक दूसरे खाने से उसने दूसरे कागजात का सेट निकाला, उसे अच्छी तरह चेक किया, फिर उसे एहतियात से जेब में रखने के बाद उसने पहले वाले कागजात उठाए और एक बार फिर बाथरूम में आ गया। लाइटर की मदद से उसने सारे कागजात जलाकर उनकी राख फ्लैश में बहा दी। वो पूरी तरह एहतियात कर रहा था कि राख का एक ज़रा भी वॉश बेसन में बाकी ना रह जाए। फिर बाथरूम से बाहर आकर उसने बैग बंद किया। उसे उठाकर वो खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर निकलने से पहले उसने सर बाहर निकालकर इधर उधर देखा। राहदारी हाली देखकर वो तेज़ी से बाहर आया और दरवाज़ा लॉक करके वो इत्मीनान से चलता हुआ लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो यहाँ किसी से मिलने आया हो। थोड़ी देर बाद वो होटल से बाहर आ चुका था। बाहर आकर उसने बावजूद हाली टैक्सी वहाँ मौजूद होने के टैक्सी ना ली, बल्कि पैदल ही चलता हुआ कंपाउंड गेट से बाहर आया। फिर पैदल दाएं तरफ को बढ़ गया, जिधर कुछ फासले पर मार्केट थी। अब उसकी नज़रें दोनों तरफ दुकानों के साइन बोर्ड्स पर पड़ रही थी। वो किसी ऐसी एजेंसी का पता मालूम करना चाहता था जो फिल्म को बाहिफाजत हेडक्वार्टर तक पहुंचा दे, लेकिन काफ़ी दूर निकल आने के बावजूद ऐसा बोर्ड नज़र न आया। तो उसने खाली टैक्सी रोकी। मुझे एक गिफ्ट पैक एक्रीमिया भिजवाना है, लेकिन यहाँ मैं किसी ऐसी सर्विस से वाकिफ़ नहीं हूँ जो ये काम करती हो। क्या तुम मुझे किसी ऐसी सर्विस के दफ्तर पहुंचा सकते हो? वॉक ने टैक्सी में बैठते हुए ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा। यस सर, इंटरनेशनल कोरियर सर्विस के ऑफिस ले चलता हूं आपको, ड्राइवर ने जवाब दिया और वॉक ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी एक अजीमुल शान प्लाजा के सामने जाकर रोक दी। वो जनाब बोर्ड दूसरी मंजिल पर उनका ऑफिस है। ड्राइवर ने खिड़की से सर बाहर निकालकर प्लाजा पर लगे हुए एक जहाजी साइज के बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा और वॉक ने भी इस बोर्ड को देखा। उस पर वाकई इंटरनेशनल कोरियर सर्विस के अल्फाज दर्ज थे। वो टैक्सी से उतरा और उसने किराए के साथ साथ ड्राइवर को टिप दी। फिर अपना बैग उठाए वो प्लाजा में दाखिल हो गया। नीचे सामान की बड़ी बड़ी दुकानें थी और ऊपर वाली मंजिलों में दफातर थे। अचानक वॉक को ख्याल आ गया कि फिल्म वो किस चीज़ में पैक करके भेजेगा। चुनांचे वो एक दुकान में दाखिल हुआ ताकि उनमें से कोई ऐसी चीज़ हासिल कर सके जिसमें वो माइक्रो फिल्म डालकर उसे पैक करके। ये नवादरात की दुकान थी और इन नवादरात को देखते ही उसे एक और ख्याल आया कि वो बराह रास्त कोरियर सर्विस जाने के क्यों ना इस दुकान से कोई नवादर खरीदे और फिल्म इसमें छुपाकर उनसे पैक करवा के उनके ज़रिए भिजवा दे। इस तरह किसी को मामूली सा शक भी ना पड़ सकेगा और फिल्म इंतहाई महफूज अंदाज में बास के पास पहुंच भी जाएगी। चुनांचे वो मुख्तलिफ काउंटरों पर घूमता रहा ताकि कोई ऐसा नवादर खरीद सके जिसमें फिल्म छुपाई जा सके। फिर घूमते घूमते उसे एक पुराना सा मुजस्मा नज़र आया
उसने सेल्समैन को कहकर वो मुजस्मा रैक से निकलवाया और उसे उलट पलट कर देखने लगा। जनाब, ये बेहद पुराना मुजस्मा है, पाकिस्तान के एक ऐसे गैर मारूफ इलाके से निकला है जहाँ अभी महकमा आसार कदीमा वालों ने खुदाई नहीं शुरू की। इसे माहिरीन ने 1000 साल कबल मसीह का मुजस्मा करार दिया है। ये वो दौर था जनाब जब मुजस्मा साज मुकम्मल मुजस्मा ना बना सकते थे, इसीलिए ये मुजस्मा भी 2 हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा दूसरे पर रखकर मुजस्मा मुकम्मल किया जाता है। चर्ब जुबान सेल्समैन ने मुजस्मा वॉक के हाथ में देते ही उसकी कहानी शुरू कर दी। 2 हिस्सों में किस तरह? वॉक ने चौंक कर पूछा और सेल्समैन ने उसके हाथ से मुजस्मा लेकर उसके दोनों हिस्सों को अलहदा किया। फिर दोनों हिस्से उसने वॉक को दिखाए तो वॉक की आंखों में चमक उभर आई, क्योंकि ये मुजस्मा एक बूढ़े आदमी का था। वो आलती पालती मारे बैठा हुआ था। उसकी बड़ी सी तोंद बाहर को निकली हुई थी जिसे उसने दोनों हाथों में थाम रखा था, जैसे तोंद के बेपनाह वजन को दोनों हाथों से संभाले बैठा हो। इस तरह दोनों हिस्सों के दरमियान इतना हला बहुत बन गया था कि इसमें माइक्रोफिल्म का रोल आसानी से छुप सकता था। कितनी कीमत है इसकी? वॉक ने एक हाथ में दोनों हिस्से पकड़े और दूसरा हाथ कोट की जेब में डालते हुए पूछा। ज़्यादा नहीं है जनाब, सिर्फ 10,000 रुपये। यूँ समझिए बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है आपको ये इंतहाई कीमती और नायाब मुजस्मा। जब वहाँ खुदाई शुरू होगी तो फिर ऐसे मुजस्मे की कीमत कम से कम 20 लाख रुपए से भी ज़्यादा होगी। सेल्समैन मुसलसल बोलते चला जा रहा था। ये तो बहुत ज़्यादा है, वॉक ने जेब से हाथ निकालते हुए कहा। अब उसकी मुट्ठी में माइक्रोफिल्म दबी हुई थी। ज़्यादा नहीं है जनाब, ये बेहद नायाब मुजस्मा है, सेल्समैन ने जवाब दिया। अच्छा, वो जो बैलगाड़ी पड़ी है उसकी क्या कीमत है, ज़रा दिखाना मुझे, वॉक ने कहा। कौन सी जनाब? सेल्समैन ने एक तरफ मुड़ते हुए कहा। वो जिसका एक पहिया टूटा हुआ है, वॉक ने जानबूझकर सबसे ऊपर वाले खाने में रखी हुई एक पुरानी सी बैलगाड़ी के मुतालिक बताते हुए कहा। फिर जैसे ही सेल्समैन उसे निकालने के लिए स्टूल पर चढ़ने लगा, वॉक ने इंतहाई महारत से माइक्रोफिल्म मुजस्मे के दरमियानी हिस्से में रखी, फिर दोनों हिस्सों को जोड़ दिया। अब वो मुजस्मा सालिम बन चुका था और पाकिस्तान का इंतहाई कीमती तरीन राज इस मुजस्मे में भी बंद हो चुका था। ये तो जनाब 5000 कबल मसीह है, इसकी कीमत 2 लाख रुपए है। सेल्समैन ने बैलगाड़ी उठाकर वॉक की तरफ बढ़ते हुए कहा। ओ, फिर तो ये मेरी कुव्वत खरीद से बढ़कर है। सॉरी, आपको तकलीफ दी, मैं यही मुजस्मा ले लेता हूँ। क्या आपके पास पैकिंग मटेरियल होगा ताकि मैं इसे गिफ्ट पैक बनाकर कहीं भिजवा सकूँ? वॉक ने मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ, मुझे दीजिए, मैं पैक कर देता हूँ, सेल्समैन ने खुश होते हुए कहा। नहीं, अब जब मैंने इसे खरीदने का फैसला कर लिया है तो अब मैं इस बारे में बेहद मुहतात रहना चाहता हूँ। ये पुराना मुजस्मा ज़रा सी लापरवाही से टूट भी सकता है। तुम मटेरियल यहाँ काउंटर पर रखो, मैं इसे खुद अपने हाथों से पैक करूँगा, वॉक ने कहा। ओह यस सर, सेल्समैन ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर वॉक की बात सुनकर हैरत के तासुरात ना उभरे थे, क्योंकि उसकी सारी ज़िंदगी ऐसे ही वहमी ग्राहकों को डील करते हुए गुजर गई थी। और 4 लम्हों बाद उसने बाकायदा एक छोटा सा डिब्बा और पैकिंग मटेरियल लाकर काउंटर पर रख दिया। वॉक ने इंतहाई एहतियात से वो मुजस्मा खुद हार्डबोर्ड के बने हुए इस मजबूत डिब्बे में रखकर उसे बंद किया। उस पर कागज़ वगैरह खुद चढ़ाकर उस पर बाकायदा रिबन बांधा। इस पर पते की चिट भी तो लगेगी? वॉक ने पूछा। यस सर, सेल्समैन ने जवाब दिया। फिर दराज से एक चिट निकालकर जिस पर दुकान का पता और गिफ्ट पैक के अल्फाज छुपे हुए थे उसने निकाले और इसके पीछे लगा हुआ पतला सा कागज़ हटाकर उसे डिब्बे पर चिपका दिया। अब गिफ्ट पैक मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था। वॉक ने इस पर बास का मखसूस नाम और पता दर्ज किया और फिर नीचे अपना फर्जी नाम और पता दर्ज कर दिया। ये रसीद जनाब, सेल्समैन ने एक रसीद उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिस पर मुजस्मे की कीमत दर्ज थी। और यस, वॉक ने कहा और जेब से उसने बड़ी मालियत के करेंसी नोट निकालकर सेल्समैन की तरफ बढ़ा दिए। शुक्रिया जनाब, यकीन कीजिए आप $1 लाख का माल सिर्फ 20,000 रुपये में खरीद कर ले जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप आइंदा भी हमें अपनी खिदमत का मौका देते रहेंगे, सेल्समैन ने कारोबारी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। ज़रूर। अब ये बताएं कि आप इसे अपनी जिम्मेदारी पर किसी कोरियर सर्विस के जरिए भिजवा देंगे? खर्चा मैं अदा करूँगा, वॉक ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ सॉरी सर, पहले हम ये जिम्मेदारी कबूल कर लेते थे, लेकिन फिर चंद वाक़यात ऐसे हुए कि हमें हर माह हर्जाने अदा करने पड़े। तब से हमने अपनी पॉलिसी तब्दील कर दी है। वैसे आपको कहीं दूर जाने की तकलीफ ना होगी। दूसरी मंजिल पर इंटरनेशनल कोरियर सर्विस का ऑफिस है, अब वहाँ तशरीफ़ ले जाएं। अभी चंद लम्हों में ये बुक हो जाएगा, सेल्समैन ने माजरत करते हुए कहा। ओके, वॉक ने कहा। फिर गिफ्ट पैक उठाकर वो मुड़ा और ऊपर जाने वाली लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। अब वो पूरी तरह मुतमईन हो चुका था कि अब ये फिल्म इंतहाई महफूज तरीके से बास तक पहुँच जाएगी। कोरियर सर्विस का ऑफिस खासा बड़ा था। मैंने ये गिफ्ट पैक नाराग भिजवाना है, वॉक ने काउंटर पर पहुंचकर कहा। ये सर क्या है इसमें? काउंटरमैन ने गिफ्ट लेते हुए कहा। एक इंतहाई नायाब और कीमती मुजस्मा, ये नीचे दुकान से मैंने खरीदा है, देखिए इसकी रसीद। वॉक ने मुस्कुराते हुए सेल्समैन की दी हुई रसीद काउंटरमैन की तरफ बढ़ाते हुए कहा। काउंटरमैन ने रसीद को पढ़ा, फिर गिफ्ट पैक पर मौजूद चिट पर मौजूद दुकान का नाम और पता देकर उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। ठीक है सर, दरअसल फॉरेन सर्विस की वजह से हमें मुहतात रहना पड़ता है। वैसे एक बात सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि कस्टम क्लियरेंस के वक्त इसकी DM स्क्रीनिंग होगी, ताकि अगर अंदर मंशियात या कोई और ममनुआ सामान हो तो उसे चेक किया जा सके। काउंटरमैन ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, DM स्क्रीनिंग होनी भी चाहिए ताकि मंशियात का जहन ना फैल सके, वॉक ने मुस्कुराते हुए कहा। वो DM स्क्रीनिंग के बारे में अच्छी तरह जानता था कि इससे ना सिर्फ मंशियात और जो असलहा चेक हो सकता है, और जाहिर है मुजस्मे के अंदर फिल्म रोल था।
जो डीएम स्क्रीनिंग से चेक ना हो सकता था, वो चूँकि काफ़ी अर्सा मंशियात सेक्शन से मुतलिक रहा था, इसीलिए उसे डीएम स्क्रीनिंग के बारे में मुकम्मल तफसीलात मालूम थी। यही वजह थी कि वो इस स्क्रीनिंग का सुनने के बावजूद पूरी तरह मुतमईन था। काउंटरमैन ने रसीद बनाकर उसे दी, फिर पैकेट पर नंबर लगाकर उसने इसे नीचे रख दिया। कल सुबह डिलीवरी हो जाएगी जनाब, हमारी सर्विस सबसे तेज़ रफ्तार सर्विस है, काउंटरमैन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और वॉक ने इस बात में सर हिलाते हुए रसीद पर लिखी हुई रकम देखी, फिर जेब से एक नोट निकालकर उसने काउंटरमैन की तरफ बढ़ा दिया। काउंटरमैन ने बड़ा नोट लेकर बाकी रकम वापस की और वॉक बकाया रकम और रसीद लेकर इत्मीनान भरे अंदाज में वापस मुड़ा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अब वो पूरी तरह मुतमईन था। अब उसने किसी होटल में कमरा लेना था, फिर 3-4 रोज़ दारुल हुकूमत की सैर करने के बाद इत्मीनान से चले जाना था। उसे यकीन था कि सीक्रेट सर्विस या इमरान को अगर मालूम हो भी जाए कि फ़िल्म की कॉपी की गई है तो वैसे किसी तौर भी हासिल ना कर सकेगा और ना वॉक तक पहुँच सकेगा। वो हर तरह से महफूज था और कामयाब भी। यही सोचता हुआ वो प्लाजा से बाहर आ गया। उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमायां थे। दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में इस वक्त गहरा सुकूत तारी था। इमरान अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर शदीद उलझन के तासुरात नुमाया थे। ब्लैक ज़ीरो भी खामोश बैठा हुआ था। सीक्रेट सर्विस हर जगह इस गैर मुल्की को तलाश कर रही थी, लेकिन अभी तक किसी तरफ से कोई उम्मीद अफजा इत्तला ना मिल रही थी। इमरान खुद होटल लग्जरी पहुंचा था। वहाँ इस हुलिये का आदमी वाकई रहाइश पजीर था। रजिस्टर में उसका नाम फ्रांक दर्ज था और पता नाराग का दिया हुआ था, लेकिन जब इमरान इसका पता मालूम करके उसके कमरे में पहुंचा तो कमरा खाली पड़ा था। फ्रांक खामोशी से जा चुका था। कमरे की तलाशी के बावजूद वहाँ उसने किसी किस्म का कोई क्लू ना देखा था। उसे बाहर जाते हुए भी किसी ने ना देखा था। टाइगर ने और सीक्रेट सर्विस के मेंबरान ने सारे बड़े होटल छान मारे थे, लेकिन फ्रांक का कहीं पता न चला। शहर के तमाम प्रॉपर्टी डीलर्स को भी चेक कर लिया गया, लेकिन किसी ने भी इस हुलिये के आदमी के इन तक पहुंचने की बात तक ना की थी। फ्रांक के जो भी उसका नाम था गधे के सर से सींग की तरह गायब था। इमरान साहब, कहीं उसने फिल्म डाक खाने या कोरियर सर्विस के जरिए ना भिजवा दी हो। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, मैंने चेकिंग करा ली है, कोई फिल्म नहीं गई। एक कोरियर सर्विस से मालूम हुआ है कि उसके जरिए नाराग जाने के लिए एक कीमती मुजस्मा बुक कराया गया था, लेकिन इस गैर मुल्की का हुलिया बिल्कुल मुख्तलिफ था। फिर उसने ये मुजस्मा इस प्लाजा में मौजूद दुकान से खरीदा था। इस सेल्समैन से भी मालूमात हासिल कर ली गई हैं। इस गैर मुल्की का लिबास सब कुछ मुख्तलिफ था। उसने वहीं से मुजस्मा खरीदा था, फिर उसे वहीं काउंटर पर ही पैक किया गया और ऊपर दफ्तर में उसे बुक कराया गया था। इमरान ने जवाब दिया और ब्लैक ज़ीरो ने इस बात पे सर हिला दिया। इस सारी तलाश का आज दूसरा रोज़ था, लेकिन ना ही फ्रांक का पता चल रहा था, ना ही इस फिल्म का, और ये भी तय था कि फ्रांक मुल्क से बाहर भी नहीं गया। फिर आखिर वो कहाँ चला गया, यही बात समझ में नहीं आ रही थी। इस बार इंतहाई ज़हीन आदमी हमसे टकराया है। ब्लैक ज़ीरो ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, हाँ ये फ्रांक है, जो भी इसका नाम है, मेरी तवक्को से भी ज़्यादा ज़हीन साबित हो रहा है। इमरान ने जवाब दिया। फिर इससे पहले कि ब्लैक ज़ीरो कोई जवाब देता, टेलीफोन की घंटी बज उठी। इमरान ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। एक्स-2 इमरान ने रिसीवर उठाते हुए कहा, चौहान बोल रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से चौहान की आवाज़ सुनाई दी। यस, इमरान ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा, जनाब हमारा मतलूबा आदमी होटल रिवाज में मौजूद है। चौहान ने मुतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो ना सिर्फ इमरान बल्कि ब्लैक ज़ीरो भी बेइख्तियार कुर्सी से उछल पड़ा। कैसे मालूम हुआ कि वो हमारा मतलूबा आदमी है? इमरान ने बड़ी मुश्किल से अपने लहजे को नॉर्मल करते हुए कहा, जनाब उसका हुलिया तो मतलूबा हुलिये से बिल्कुल मुख्तलिफ है। नाम भी आर्थर है और उसके कागजात भी दुरुस्त हैं। नाराग से आया है और स्याह है। गो कदोकामत हमारे मतलूबा आदमी जैसा है, लेकिन ऐसे कदोकामत के तो सैकड़ों गैर मुल्की दारुल हुकूमत में मौजूद होंगे। इसके कदोकामत पर इन्हसार नहीं किया जा सकता। चौहान ने लंबी बात करते हुए कहा। जैसे जैसे चौहान बात कर रहा था, इमरान की होंठ बेचते जा रहे थे और उसके चेहरे पर गुस्से और झुंझलाहट के आसार नमूदार हो जा रहे थे, लेकिन उसने इसे टोका नहीं था। लेकिन जनाब, मैंने होटल लग्जरी से, जहां वो फ्रांक ठहरा हुआ था, पोर्टर के उसके सामान की तफसील पूछी थी और पोर्टर ने मुझे बताया था कि उसके पास नीले रंग का इंतहाई कीमती ब्रीफ केस नुमा बैग था। एक्रीमिया की मशहूर कंपनी मोलान का बना हुआ था। चुनाचे मैंने उसकी बैग की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि फ्रांक ने अगर मेकअप कर लिया हो या लिबास तब्दील कर लिया हो तो बहरहाल उसे बैग तब्दील करने का ख्याल ना आएगा। और जनाब, तवील जदोजहद के बाद आखिरकार मैंने होटल रिवाज के एक पोर्टर से इस मखसूस कदोकामत के आदमी को तलाश कर लिया। वो कल से यहाँ 38 नंबर दूसरी मंजिल पर ठहरा हुआ है और सारा दिन सियाहत में गुजारता है। उसकी रातें नाइट क्लबों में गुजरती हैं। मैंने मजीद तसल्ली के लिए उसका कमरा खोलकर उसके बैग को चेक किया और जनाब, इस बैग में वो लिबास मौजूद है जो हमें फ्रांक के हुलिये के साथ बताया गया था। बैग के खुफिया खाने में एक बैंड का रेडियो भी है, जो मेरे ख्याल में ट्रांसमीटर भी हो सकता है। मेकअप बॉक्स भी है और असलहा और फॉरेन करेंसी भी। इसलिए मुझे यकीन है कि यही हमारा मतलूबा आदमी है। चौहान ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। गुड शो चौहान, तुमने इंतहाई जहानत से काम लिया है। गुड। इस वक्त आर्थर कहाँ है? इमरान ने खिलाफ मामूल तहसीन आमीज़ लहजे में कहा। शुक्रिया सर, वो कहीं गया हुआ है, मैं उसके इंतजार में हूँ। चौहान ने जवाब दिया। तुम वहीं रुको, मैं सफदर और तनवीर को भेज रहा हूँ। जैसे ही वो वापस आए उसे अगवा करके फ़ौरन दानिश मंजिल पहुँचा दो। इमरान ने कहा। ये सर, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने हाथ बढ़ाकर पैडल दबा दिया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। उसके चेहरे पर वाकई मसरत के तासुरात नुमाया थे। जूलिया स्पीकिंग। रब्ता कायम होते ही जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। X2 इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। ये सर, दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। लहजा मोतबाना हो गया था। सफदर और तनवीर को कॉल करके हदायत दे दो कि वो फ़ौरन होटल रिवाज पहुँचे। वहाँ चौहान मौजूद है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक मतलूबा आदमी इसी होटल के कमरा नंबर 38 दूसरी मंजिल में ठहरा हुआ है।
सफदर और तनवीर चौहान के साथ मिलकर उसे अगवा करके दानिश मंजिल पहुंचाएंगे, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा और उसके साथ उसने रिसीवर रख दिया। चौहान ने वाकई इंतहाई जहानत से काम लिया है, वाकई मेकअप बदलने का तो आदमी सोच सकता है, सामान बदलने का तो ख्याल ही नहीं कर सकता, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, चौहान की कॉल मिलने पर मुझे एहसास हुआ है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने अपने हेडक्वार्टर का सिर्फ नाम ही दानिश मंजिल नहीं रखा हुआ, उसके मेंबरान में भी दानिश मौजूद है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो बेइख्तियार हंस पड़ा। जहानत के साथ साथ चौहान की मेहनत का तस्वर करो, सिर्फ एक आम से ब्रीफकेस के सहारे दारुल हुकूमत में किसी शख्स को तलाश कर लेना इंतहाई कठिन काम है। उसने न जाने कितने होटलों के पोर्टरों से पूछगिछ की होगी, कितने कमरे चेक किए होंगे, फिर जाकर ये मिला होगा, इमरान ने कहा। वाकई आपकी बात दुरुस्त है, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चौहान ने इसके बैग के खुफिया खाने में फिल्म रोल का जिक्र नहीं किया। इसके लिए अब दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो वो फिल्म रोल अपनी जेब में डाले रखता होगा या फिर उसने इसे किसी महफूज जगह कर दिया होगा। मैंने इसीलिए उसे दानिश मंजिल मंगवाया है ताकि यहाँ उसे तफसीली पूछगिछ हो सके। अब असल मसला इस फिल्म रोल का हसूल है, इमरान ने कहा। लेकिन अगर उसने किसी और आदमी के जरिए ये फिल्म रोल अक्रीमिया पहुँचा दिया होगा, तब ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तब फिर वाज़ेह नाकामी, क्योंकि अक्रीमिया वालों ने यकीनन उसकी हज़ारों नहीं तो 10-12 नकलें तो आसानी से तैयार कर ली होंगी, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया और ब्लैक ज़ीरो के चेहरे पर एक बार फिर शदीद तरीन तशवीश के आसार नमूदार हो गए। फिर तकरीबन 3 घंटों के जानलेवा इंतजार के बाद ट्रांसमीटर से कॉल आने का क्वेश्चन मिला तो इमरान ने तेज़ी से हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। X2 ओवर, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। सफदर बोल रहा हूँ जनाब, इस आर्थर को अगवा कर लिया गया है, हम उसे दानिश मंजिल लेकर आ रहे हैं, ओवर। दूसरी तरफ से सफदर ने कहा। उसका सामान भी साथ लिया है या नहीं, ओवर, इमरान ने पूछा। यस सर, उसका बैग भी साथ लिया है, ओवर, सफदर ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद सफदर और उसके साथी आर्थर को लेकर दानिश मंजिल पहुंच गए। ब्लैक ज़ीरो ने आर्थर और उसका बैग स्पेशल रूम में पहुंचा दिया। इसके बाद सफदर और उसके साथियों को वापस भिजवा दिया गया। जूलिया से कहकर अब निगरानी वगैरह का सिलसिला बंद करा दो, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान जब स्पेशल रूम में दाखिल हुआ तो आर्थर कालीन पर टेढ़े मेढ़े अंदाज में मौजूद था, साथ ही उसका बैग भी मौजूद था। आर्थर के सर पर मौजूद तो बड़े बड़े घूमट बता रहे थे कि उसे सर पर ज़रबे लगाकर बेहोश किया गया है, उसके फौरी तौर पर होश पे आने के इम्कानात बहुत कम हैं। इमरान ने बैग उठाया और स्पेशल रूम से निकलकर वो दोबारा ऑपरेशन रूम में पहुंच गया। इस आर्थर का मेकअप साफ़ करो ताकि मैं इस दौरान इसके बैग का लेबॉर्ट्री में अच्छी तरह तजिया कर लूँ, ताकि इसमें से अगर कोई ऐसा खुफिया खाना हो जो जहान की नज़रों में ना आ सका हो तो उसे तलाश किया जा सके, इमरान ने ब्लैक ज़ीरो से मुखातिब होकर कहा और तेज़ी से इस दरवाजे की तरफ बढ़ गया जो लेबॉर्ट्री को जाता था। उसने वहां पहुंचकर बैग की पूरी तरह स्क्रीनिंग की, लेकिन इसमें वही खुफिया सामान था जिसमें एक बैंड का रेडियो, मेकअप का सामान, असलहा और करेंसी भरी हुई थी। बैग में वाकई वो सूट भी मौजूद था जिसकी तफसीलात उसे मुश्ताक टैक्सी ड्राइवर ने बताई थी। इमरान ने इस रेडियो को उठाया और उसे एक मखसूस मशीन के जरिए उसकी चेकिंग शुरू कर दी और थोड़ी देर बाद उसे मालूम हो गया कि ये इंतहाई जदीद साख्त का लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर है और इसमें ऐसा सिस्टम भी मौजूद है जिससे आवाज़ को हलत मलत किया जा सकता है ताकि अगर कॉल कैच भी हो जाए तो गुफ्तगू समझ में ना आ सके। वैसे ये ट्रांसमीटर फिक्स फ्रिक्वेंसी का था और अगर इमरान चाहता तो उसे मशीन के जरिए ऑपरेट करके बात कर सकता था, लेकिन चूँकि अभी तक उसने आर्थर से बातचीत ना की थी इसलिए उसने बात करने का इरादा मुलतवी कर दिया था। इसके साथ ही उसने एक बटन भी इस तरफ से ऑफ कर दिया कि अगर दूसरी तरफ से कॉल की जाए तो ट्रांसमीटर कॉल रिसीव ना हो सके, लेकिन जब वो चाहे इसे दुरुस्त करके कॉल कर सके। इस तरह उसने ये पेशबंदी कर ली थी कहीं इसकी आर्थर से पूछगिछ के दौरान ही कॉल ना आ जाए और मामला गड़बड़ हो जाए। ये सारा इंतजाम करके उसने वही ट्रांसमीटर छोड़ा और खुद लेबॉर्ट्री से बाहर निकल आया। मैंने इसका मेकअप साफ़ कर दिया है, वो होश में आ रहा था, इसीलिए मैंने इसे बेहोशी का इंजेक्शन भी लगा दिया है, ये इसका एंटी इंजेक्शन है, ब्लैक ज़ीरो ने इमरान के ऑपरेशन रूम में पहुंचते ही कहा और इमरान ने सर हिलाते हुए वो इंजेक्शन उसके हाथ से ले लिया। इस फिल्म का कुछ पता चला, ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। नहीं, वो इस बैग में नहीं है, अलबत्ता वो रेडियो दरअसल जदीद साख्त का ट्रांसमीटर साबित हुआ है, लेकिन मैं उसे इस्तेमाल करने से पहले इस आर्थर से गुफ्तगू कर लेना चाहता हूँ, इमरान ने कहा और तेज़ से कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इस बार जब वो स्पेशल रूम में दाखिल हुआ तो कालीन पर पड़े हुए गैर मुल्की का चेहरा मुकम्मल तौर पर तब्दील शुदा था और ये बिल्कुल वही हुलिया था जो मुश्ताक टैक्सी ड्राइवर ने उसे बताया और इमरान एक बार फिर चौहान की जहानत पर दिल ही दिल में ईमान ले आया। उसने बटन दबाकर दीवार से कुर्सी बाहर निकाली, उस पर बैठकर उसने कुर्सी के बाजू पर मौजूद ऑपरेटिंग सेक्शन एडजस्ट करना शुरू कर दिया और उठकर वो फर्श पर पड़े इस आर्थर या फ्रांक की तरफ बढ़ा। उसने जेब से ब्लैक ज़ीरो की दी हुई सिरिंज निकाली और इसकी सुई पर चढ़ी हुई कैप हटाकर उसने आर्थर के बाजू में इंजेक्शन लगाया और फिर वापस आकर उसने खाली कुर्सी पर बैठकर ऑपरेशन सेटिंग के 2-3 बटन बैक वक्त प्रेस कर दिए। दूसरे लम्हे इमरान के सामने शफाफ शीशे की एक दीवार छत से निकलकर ज़मीन में गायब हो गई। अब कमरा 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। वो गैर मुल्की दूसरे हिस्से में बेहोश पड़ा हुआ था जबकि इमरान इस हिस्से में कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। चंद लम्हों बाद उस गैर मुल्की के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लगे, फिर उसकी आंखें एक झटके से खुले। इसके साथ उसका जिस्म बेख्तियार सिमटा और वो उठकर बैठ गया। वो इंतहाई हैरत से इधर उधर देख रहा था, उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात नमूदार थे।
इमरान खामोश बैठा हुआ था और फिर इस गैर मुल्की की नज़रें इमरान पर जम सी गईं। वो शायद अब शऊरी तौर पर उसे देख रहा था। फिर वो उछलकर खड़ा हो गया। तुम ये मैं कहाँ हूँ? तुम अली, तुम गैर मुल्की बेइख्तियार उछलकर खड़ा हो गया। तुम रुक क्यों गए हो? मैं तुम्हारा ममनून हूँ कि तुम राना हाउस में दाखिल होकर सिर्फ मुआहदे वाले फ़िल्म की कॉपी तैयार की और खामोशी से निकल गए। हालांकि अगर तुम चाहते तो मुझे हलाक भी कर सकते थे। मैं तो इस वक्त बेबस हो चुका था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे मालूम था कि मखसूस सिस्टम के तहत उसकी आवाज़ भी बिल्कुल इसी तरह इस गैर मुल्की तक पहुँच रही होगी जिस तरह उसकी आवाज़ इसके कानों तक आसानी से पहुँच रही थी। क्या क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। तुम कौन हो और ये क्या कह रहे हो? यगलहत, इस गैर मुल्की ने झटका लेकर बात करते हुए कहा। मैं तुम्हारी जहानत का दिल से कायल हो चुका हूँ मिस्टर फ्रांक या आर्थर, ये जो भी तुम्हारा नाम हो। तुमने इंतहाई जहानत का मुजाहरा किया है, लेकिन अब ये फिक्रा कि अगर तुम खुद मुझे राय बदलने पर मजबूर कर रहे हो। और सुनो, मैं जहानत की कदर करता हूँ, इसीलिए तुम इसी तरह सही सालम खड़े हो, वरना तुम्हें होश किसी रॉड्स वाली कुर्सी पर आता और फिर तुम्हारे जिस्म पर कोड़े बरसाए जा रहे होते। इसीलिए अपनी जहानत के मुतालिक मेरी राय को तब्दील मत होने दो। मैं तुम्हें थोड़ा सा पस मंज़र बताता हूँ ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि मुझे तुम्हारे मुतालिक क्या मालूम है। तुम फ्रांक के नाम से होटल लक्ष्मी में आकर ठहरे थे। इस वक्त तुम बगैर मेकअप के थे। फिर तुमने होटल के बाहर से एक टैक्सी एंगेज की और उसे किंग रोड चलने के लिए कहा। ज़्यादा तफसील की ज़रूरत नहीं है, तुम जानते हो। टैक्सी ड्राइवर मेरा वाकिफ था, उसने तुम्हें राना हाउस के सामने ड्रॉप कर दिया। इसके बाद तुमने अंकुलानिक कैप्सूलों से तैयार की हुई एंकुलानिक गैस के 10-12 कैप्सूल राना हाउस के अंदर फायर किए। इस तरह हम सब वहां बेहोश हो गए। फिर तुमने एक राहगीर बच्चे को फाटक पर चढ़ाकर फाटक खुलवाया और राना हाउस में दाखिल हुए। वहां तुमने मुआहदे वाले फिल्म को पहले मशीन में चेक किया, फिर अलमारी से एक सादा कलम निकाल कर तुमने इसकी कॉपी तैयार की। इसके बाद असल फिल्म को वापस उसी जगह पर रखकर तुम खामोशी से बाहर आ गए। तुमने अलबत्ता बेपनाह जहानत का मुजाहरा करते हुए फाटक को खोलकर बाहर जाने के बजाय उसको फलांग कर बाहर आ गए ताकि हम होश में आने के बाद तुम्हारी आमद का पता ना चला सकें। इसके बाद तुमने आर्थर वाला मेकअप किया, लिबास भी तब्दील किया और खामोशी से होटल लग्जरी छोड़ दिया। फिर तुम होटल रिवाज पहुंच के वहां मुकीम हो गए। वहां से तुम्हें यहाँ लाया गया, तुम्हारे चेहरे से मेकअप साफ कर दिया गया और इस वक्त तुम अपनी असली शक्ल में हो। ये सब कुछ मैंने तुम्हें इसीलिए बता दिया है कि तुम अब मजीद हमाकत का मुजाहरा करते हुए मेरे मुतालिक ये नहीं कहोगे कि मैं कौन हूँ, इमरान ने बड़े मुतमईन से लहजे में कहा। और सामने खड़े गैर मुल्की के चेहरे पर हकीकतन हैरत के शदीद तरीन तासुरात उभर आए थे। वो इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर इमरान को देख रहा था जैसे उसे समझ में ना आ रही हो कि वो किसी इंसान को देख रहा है या किसी जिनबूत को। ओ तुमने सब कुछ कैसे जान लिया? क्या क्या तुम जादू जानते हो? ये इस राना हाउस में खुफिया कैमरे नस्ब हैं, गैर मुल्की ने हैरान होते हुए कहा। राना हाउस में तो बहुत कुछ नस्ब है। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि इसका हिफाजती निज़ाम ऑन नहीं था, वरना तो तुम इसमें मक्खी बनकर भी दाखिल ना हो सकते। और जैसे ही तुम दाखिल होने की कोशिश करते तुम खुद बहुत तहखाने में पहुंच जाते। बहरहाल मुझे अपना असल नाम बता दो ताकि गुफ्तगू में आसानी हो जाए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। माम मेरा नाम फ्रांक है, गैर मुल्की ने जवाब दिया। मैंने असल नाम पूछा है। मेरे सामने दोबारा झूठ बोलने की कोशिश ना करना, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे मुंह से लफ्ज़ निकलते ही मुझे मालूम हो जाता है कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, तो तुम फिर मुझे जादूगर कहना शुरू कर दोगे, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरा नाम वॉक है, इस पर गैर मुल्की ने कहा और इमरान मुस्कुरा दिया, क्योंकि पहले उसने कदरे हकला का नाम बताया था जिसे इमरान समझ गया था कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन इस बार उसने जिस तरह वाज़ेह अंदाज में बात की थी वो इस बात की मजहर थी कि वो सच बोल रहा था। इमरान बोलने वाले के अंदाज से ही उसके झूठ सच का नतीजा निकाल लिया करता था और ज़्यादातर उसका अंदाज दुरुस्त ही साबित होता था। हाँ, अब तुमने अपना नाम दुरुस्त बताया है और अब ये भी बता दो कि जो फिल्म तुमने तैयार की है वो कहाँ है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कोई फिल्म तैयार नहीं की, मैं राना हाउस में दाखिल ज़रूर हुआ था और मेरा मकसद सिर्फ इस डोनाल्ड को हलाक करना था। लेकिन जब मैंने देखा कि वो, उसका साथी रॉबर्ट और फिरोज़ा तीनों तुम्हारी कैद में है तो मेरा मसला हल हो गया और मैं बाहर आ गया। वॉक ने जवाब दिया। तो तुम डोनाल्ड को हलाक करने गए थे, लेकिन फिर तुमने उसे हलाक क्यों नहीं किया, इमरान ने मुंह बनाते हुए पूछा। इसलिए कि फिरोज़ा और रॉबर्ट को तुम्हारी कैद में देखकर इसकी ज़रूरत नहीं रही थी। डोनाल्ड फिरोज़ा को ब्लैकमेल करने के लिए उसके खिलाफ ब्लैकमेलिंग स्टाफ तैयार करने आया था और इस बात को रोकने के लिए मुझे भेजा गया था ताकि मैं उसे हलाक कर दूं। लेकिन जब ये सब तुम्हारी कैद में पहुंच गए तो फिर जाहिर है डोनाल्ड का ऐसा करने का स्कोप भी ख़त्म हो गया था। वॉक ने जवाब दिया। तुम्हारा ताल्लुक इस तंजीम से है जिससे फिरोज़ा का ताल्लुक है, इमरान ने पूछा। मैं नहीं जानता कि फ़िरोज़ा का ताल्लुक किस तंजीम से है। मुझे तो सिर्फ इस काम के लिए हायर किया गया था कि मैं पाकिस्तान पहुंचकर डोनाल्ड को फ़िरोज़ा के खिलाफ ब्लैकमेलिंग स्टफ हासिल करने से रोकूं। मैं नाराक का एक पेशावर कातिल हूँ, वॉक ने जवाब देते हुए कहा। मिस्टर वॉक, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ और वो भी सिर्फ तुम्हारी जहानत की वजह से, वरना मैं वक्त ज़ाया करने का आदी नहीं हूँ। इसीलिए अब जो कुछ पूछूँ उसका सही सही जवाब देना। इमरान का लहजा यकलहर सर्द पड़ गया। जो सच है मैंने बता दिया है, तुम यकीन करो या ना करो, मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं है, वॉक ने कंधे उचकाते हुए कहा। चलो इस फिल्म के बारे में कुछ ना बताओ, इतना तो बता दो कि फ़िरोज़ा का ताल्लुक किस तंजीम से है और वो फिल्म कहाँ है, इमरान ने यकलहत खुश्क लहजे में कहा।
इसके साथ उसने कुर्सी के बाजू पर मौजूद ऑपरेटिंग सेक्शन का बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे कमरे के इस हिस्से में जिसमें वॉक खड़ा हुआ था, एक साइड की दीवार में छत के करीब सरसराहट की तेज़ आवाज़ नमूदार हुई। फिर छत में एक बड़ा सा एग्जॉस्ट फैन नमूदार हुआ। दूसरे लम्हे वो इंतहाई तेज़ रफ्तारी से चलने लग गया और इसके साथ ही जैसे ही कमरे में तेज़ आंधी सी फैल गई, ये एंटी एग्जॉस्ट फैन था, यानी अंदर की हवा बाहर धकेलने की बजाय बाहर की हवा को अंदर धकेल रहा था, और वो भी इस कदर तेज़ रफ्तारी से कि शायद 10-12 पंखे मिलकर भी इतनी तेज़ हवा को ना धकेल सकते हों। लेकिन ये हुआ। ये हवा जिस कदर भी तेज़ हो, बहरहाल उसका वॉक पर इसके सिवा और क्या असर पड़ सकता था कि उसका लिबास और बाल उड़ने लगे। लेकिन वो खुद इत्मीनान से खड़ा था और हैरत से इस पंखे को देख रहा था, जैसे उसे समझ ना आ रही हो कि आखिर इमरान का इस तेज़ हवा से क्या मकसद है। और इमरान ने मुस्कुराते हुए ऑपरेटिंग सेक्शन पर मौजूद एक और बटन दबाया। दूसरे लम्हे पंखे की हवा के साथ सुर्ख रंग का गुबार सा कमरे में फैल गया। इसके साथ ही यकलहत वॉक ने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखे ही थे कि उसे जोर से छींक आई, और फिर तो जैसे कमरे में छींकों का तूफान सा आ गया। वॉक अब मुसलसल छींक रहा था और हर छींक के साथ उसके चेहरे पर शदीद तरीन तकलीफ के तासुरात इस तरह नमूदार होते जा रहे थे। छींक के साथ साथ उसकी रूह भी नाक से बाहर निकल रही हो। फिर लम्हा ब लम्हा वॉक की हालत गैर से गैर तर होती चली गई। उसका पूरा जिस्म तकलीफ की शिद्दत से इस पूरी तरह तोड़ मोड़ रहा था, जैसे उसका जिस्म का हर अज़ू लहदा लहदा और एक दूसरे से मुखालिफ समत में खींचा जा रहा हो। उसकी आंखों से मुसलसल पानी बह रहा था। चेहरा ना सिर्फ सूज गया था बल्कि इस हद तक मसा हो गया था जैसे वो मौत के अंधे कुएं की तह में डूब रहा हो। अब उसके जिस्म को जोर जोर से झटके लगने लग गए। इमरान ने फौरन ही 2 बटन दबा दिए और दूसरे लम्हे अंदर हवा फेंकने वाला पंखा एग्जॉस्ट फैन की सूरत इख्तियार कर गया और अंदर मौजूद सुर्ख रंग का गुबार तेजी से गायब होने लग गया। चंद लम्हों बाद ही कमरे का माहौल पहले की तरह साफ शफाफ हो चुका था, लेकिन वॉक की हालत उसी तरह थी। वो मुसलसल छींके जा रहा था। इमरान ने एक और बटन दबाया तो कमरे की छत से एक सब्ज रंग की तेज रोशनी वॉक के जिस्म पर पड़ी और काफी देर तक पड़ती रही। इस रोशनी के पड़ते ही वॉक की ना सिर्फ छींकें बंद हो गई बल्कि उसका जिस्म भी सीधा होकर साकत हो गया। रोशनी गायब होते ही इमरान ने दरमियानी शीशे की दीवार को गायब किया। फिर उठकर वो अपने हिस्से की एक दीवार की तरफ बढ़ा। उसने दीवार के एक हिस्से को मखसूस अंदाज में थपथपाया तो सरर की तेज आवाज़ के साथ दीवार का एक चौकोर टुकड़ा साइड में गायब हो गया। अब अंदर एक दीवार में खाना नजर आ रहा था जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद थीं। इमरान ने एक नीले रंग की लंबी गर्दन वाली बोतल उठाई जिसमें जर्द रंग का महलूल भरा हुआ था। बोतल उठाकर वो कालीन पर साकत पड़े हुए वॉक की तरफ बढ़ा। उसने बोतल का ढकना खोला। फिर बोतल में मौजूद जर्द रंग के महलूल के चंद कतरे उसने इसके दोनों नत्नों में टपकाए और बोतल बंद करके वो मुड़ा। उसने बोतल वापस इसी हाने में रखी और हाने के नीचे दीवार की खास जगह को पहले की तरह हाथ मारकर थपथपाया तो सरर की आवाज़ से इस हलाक के सामने दोबारा दीवार आ गई। अब इस जगह को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वहाँ कोई खाना भी है। इमरान वापस मुड़ा और एक बार फिर कुर्सी पर बैठकर उसने ऑपरेटिंग सेक्शन के बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। सरर की तेज़ आवाज़ के साथ ही छत से वही शफाफ शीशे की दीवार नमूदार होकर कालीन पर गायब हो गई और दूसरे लम्हे छत से वही सब्ज रंग की रोशनी वॉक पर एक बार फिर पड़ने लगी। चंद लम्हों बाद रोशनी गायब हो गई। इसके साथ ही बेहोश पड़े वॉक के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लगे। फिर यकलहत कराहते हुए उसने आंखें खोल दी। दूसरे लम्हे वो ना सिर्फ उठकर बैठ गया बल्कि उसने लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर दिए। ये मामूली सा तजर्बा कैसा रहा मिस्टर वॉक? वैसे ये बता दूं कि ये सिर्फ एक शोबदा था। हवा के साथ पीसी हुई सुर्ख मिर्चें कमरे में फैल गई थीं और अगर वाकई मुझे तुम पर रहम ना आ जाता तो तुम हद समझ सकते हो कि तुम्हारी मजीद हालत क्या होती। तुम मर भी ना सकते और जी भी ना सकते। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ खुदा की पनाह, इस कदर तकलीफ मेरी तो रूह अब भी खौफ से लरज रही है। वॉक ने लाशऊरी अंदाज में कहा, अब इस इब्तदाई तजर्बे के बाद तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम सब कुछ बता दो, वरना फिर मैं दोबारा इसी शोबदे का आगाज़ कर दूंगा और खुद उठकर चला जाऊंगा। मुझे मालूम है कि इस मामूली से शोबदे का नतीजा आखिरकार यही निकलेगा कि तुम्हारा लाशऊर तकलीफ की शिद्दत से मुल्दा हो जाएगा और उसकी जगह तुम्हारे लाशऊर ने ले लेनी है। फिर तुम खुद ही सब कुछ बताना शुरू कर दोगे और तुम्हारे हलक से निकलने वाला हर लफ्ज़ यहाँ टेप हो जाएगा, जिसे मैं बाद में बैठकर इत्मीनान से सुन लूँगा। लेकिन तुम्हारा जो इबरतनाक हशर होगा, तुम जिस तरह चीखोगे, अब तक सर दीवारों से टकराओगे, उसका अंदाज़ा तुम आसानी से लगा सकते हो। इसीलिए अगर तुम सारी तकलीफ से बचना चाहते हो तो आखिरी बार कह रहा हूँ कि सब कुछ सच सच बता दो। मेरा वादा कि मैं तुम्हें ना सिर्फ जिंदा छोड़ दूंगा बल्कि तुम्हें पाकीशा से वापस जाने भी दूंगा, क्योंकि बहरहाल तुमने भी राना हाउस में दाखिल होकर मुझे जिंदा छोड़ दिया था और मैं इस एहसान का बदला चुकाना चाहता हूँ। इमरान ने सर्द लहजे में तफसील से बात करते हुए कहा, क्या तुम वादा करते हो? वॉक ने जल्दी से कहा, हाँ मेरा वादा, इमरान ने जवाब दिया। तो सुनो, मैं तुम्हें तफसील बता देता हूँ। मेरा ताल्लुक क्रीमिया गवर्नमेंट की एक खास तंजीम से है जिसका नाम ब्लैक फ्लेम है। ये हासास कामों के लिए इस्तेमाल होती है। पाकीशिया और शुगरान के दरमियान किसी खास मिसाइल की टेक्नोलॉजी का मुआहदा होना था और हुकूमत क्रीमिया नहीं चाहती थी कि यह मुआहदा हो सके। क्रीमिया ने शुगरान को रोकने की कोशिश की, लेकिन शुगरान ने ऐसे किसी मुआहदे से सिरे से इनकार कर दिया, जबकि क्रीमिया के पास उसका हतमी सबूत था। चनाचे ये फैसला किया गया कि खुफिया तौर पर इस मुआहदे की नकल हासिल की जाए ताकि शुगरान को इसे दिखाकर मुआहदा कैंसिल करने पर मजबूर किया जाए। लेकिन हुकूमत क्रीमिया बराह रास्त इसमें सामने ना आना चाहती थी। चुनाचे ऐसे ही मुआहदों को उड़ाने वाली एक खास तंजीम टाड़ की खिदमात हासिल की गई
फिरोज़ा टाड की हाउस एजेंट है, जो कि इसका ताल्लुक पाकिशिया से है, इसीलिए इसे इस मिशन पर टाड ने तैनात कर दिया। फिरोज़ा अपने बाप के साथ पाकिशिया पहुंच गई, लेकिन फिर ब्लैक फ्लैम के बास को इत्तला मिल गई कि टाड की तर्ज की एक और तंजीम काउंटी भी इसराइल की तरफ से इस माहदे की कॉपी हासिल करना चाहती है। लेकिन काउंटी के पास बराह रास्त कोई ऐसा जरिया नहीं था जैसे टाड के पास था। चुनांचे उसने खास प्लानिंग की, और वो प्लानिंग थी फिरोज़ा को ब्लैकमेल करके उसे इस बात पर मजबूर करना कि वो माहदे की 2 कॉपियां तैयार करके एक टाड को दे और दूसरी काउंटी को दे दे। इस प्रोग्राम के तहत काउंटी ने क्रीमिया के एक ब्लैकमेलर ग्रुप मंच का इंतखाब किया, और मंच ने खुद कार्रवाई करने की बजाय, क्योंकि इसका ग्रुप ज़्यादातर सियासी शख्सियतों की ब्लैकमेलिंग में महारत रखता था, औरतों को ब्लैकमेल करने वाले ग्रुप के एक ऐसे रुकन डोनाल्ड का इंतखाब किया जो अपनी शख्सियत और वजाहत और तजर्बे की बिना पर औरतों से दोस्ती करने और इस दोस्ती की आड़ में उनका ऐसा ब्लैकमेलिंग स्टाफ तैयार करने में माहिर था कि वो औरतें हर हालत में ब्लैकमेल होने पर मजबूर हो जाती थी। चुनांचे डोनाल्ड को फिरोज़ा के खिलाफ ब्लैकमेलिंग स्टाफ तैयार करने का काम सौंपा गया, और अगर डोनाल्ड को मौका मिल जाता तो यकीनन फिरोज़ा ब्लैकमेल होने पर मजबूर हो जाती। मुख्तसर ये कि जब ब्लैक फ्लेम के चीफ को इसकी इत्तला मिली तो उसने डोनाल्ड को रोकने के लिए मुझे तैनात किया, और मैं फौरी तौर पर यहाँ पहुँच गया कि यहाँ पहुँचते ही मुझे इत्तला मिल गई कि मुआहदे की कॉपी फिरोज़ा ने हासिल कर ली है और वो तुम्हारे कब्जे में है। मैं तुमसे मिलने जा रहा था कि टैक्सी ड्राइवर ने मुझे राना हाउस पहुंचा दिया। राना हाउस में बेहोश कर देने वाली गैस फायर करके मैं अंदर पहुंचा तो मुझे तुम्हारे हाथ के सामने पड़ी हुई फिल्म नजर आ गई। मैंने उसे चेक किया तो वो वही मुआहदे वाली फिल्म थी। मैंने उसकी डुप्लीकेट तैयार की और खामोशी से राना हाउस से बाहर आ गया। मेरा मंसूबा ये था कि तुम्हें इसका इल्म ही ना हो सके कि फिल्म की कॉपी की गई है। इस तरह मुआहदे की कॉपी भी क्रीमिया पहुंच जाती और तुम और पाकिशिया सीक्रेट सर्विस और पाकिशिया हुकूमत भी मुतमईन हो जाती कि कॉपी चोरी नहीं हुई और महफूज हो गई है। फिर मैंने वो फिल्म अपने बॉस को भिजवा दी और खुद होटल रिवाज में मुंतकिल हो गया, ताकि 2-4 रोज़ यहाँ रहकर खामोशी से क्रीमिया वापस चला जाऊंगा। इस तरह ये मिशन मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन ना जाने किस तरह तुमने मेरा सुराग लगा लिया और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। बस ये है सारी बात, वॉक ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है कि फिल्म तुमने भिजवा दी है? इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। हाँ, वो तो बॉस के पास पहुँच चुकी है और जाहिर है अब तुम्हें वापस लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी सैकड़ों कॉपियाँ तैयार हो चुकी होंगी और आला तरीन हुकाम तक वो पहुँच भी गई होगी। और हो सकता है कि अब तक हुकूमत क्रीमिया से हुकूमत शुक्रान तक पहुंचा भी चुकी हो, ताकि इससे इस माहदे को कैंसिल करने पर मजबूर किया जा सके। और उससे लाजमन इस माहदे को कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद क्रीमिया के साथ एक माहदे का पाबंद है, जिसके तहत अगर उसने मखसूस किस्म की टेक्नोलॉजी क्रीमिया की इजाज़त के बगैर किसी मुल्क मुंतकिल की तो फिर उसे इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना होगा। और ये खमियाजा ऐसा है कि जिसे किसी सूरत भी शुक्रान की हुकूमत भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वॉक ने जवाब देते हुए कहा। उसके लहजे में बावजूद इस हालत में होने के फतह का तासुर नुमाया था। तुमने ये फिल्म क्रीमिया किस तरह भिजवाई है? इमरान ने पूछा। अब बता देने में कोई हर्ज भी नहीं है, मैंने उसे गिफ्ट पैक की सूरत में कोरियर सर्विस के तहत भिजवाया था, वॉक ने जवाब दिया। तो ये तुम थे जिसने इंटरनेशनल कोरियर सर्विस के जरिए एक कदीम मुजस्मा भिजवाया था। ये मुजस्मा तुमने इस प्लाजा के एक नवादरात फरोख्त करने वाली दुकान से खरीदा था और उसे वहीं सेल्समैन के साथ मिलकर पैक किया था, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। तो वॉक बेइख्तियार उछल पड़ा। तुम्हें कैसे मालूम है? ओ वाह वाह, क्या तुम वाकई जादू जानते हो? तुम्हें हर चीज़ का खुद ब खुद इल्म हो जाता है। वॉक के लहजे में बेपनाह हैरत थी। मैं तुम्हारी बात की तस्दीक कर लूँ, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाता स्पेशल रूम से बाहर आ गया। उसके चेहरे पर इस वक्त शदीद तरीन परेशानी के तासुरात नुमाया थे, क्योंकि जो कुछ वॉक ने बताया था और जो कुछ उससे मालूम था, इस लिहाज से तो वाकई वॉक के हाथों मुकम्मल तौर पर वो शिकस्त खा चुका था। उसे अपनी ज़ाती शिकस्त का मलाल नहीं था, बल्कि उसके जहन में तो ये सोचकर ज़लज़ला सा बपा था कि शिकस्त का मतलब पाकिशिया का नुकसान था। मुआहदे की मनसूही पाकिशिया के मफादात के खिलाफ थी। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता ऑपरेशन रूम में पहुंचा और फिर ब्लैक ज़ीरो से कोई बात किए बगैर सीधा लेबॉर्ट्री की तरफ बढ़ता चला गया। वो अब इस ट्रांसमीटर को इस्तेमाल करके फाइनल नतीजा मालूम करना चाहता था, इसीलिए लेबॉर्ट्री में पहुंचकर ट्रांसमीटर उठाया और उसे मशीन के खास खाने में रखकर उसने मशीन को ऑपरेट किया। दूसरे लम्हे मशीन के खाने से टू टू की मखसूस आवाज़ सुनाई देने लगी। हेलो हेलो, वॉक कॉलिंग ओवर। इमरान ने एक बटन दबाकर वॉक के लहजे और आवाज़ में कॉल देते हुए कहा। ये स्पास अटेंडिंग यू, तुम क्या करते फिर रहे हो? तुम्हारे ट्रांसमीटर को क्या हो गया था? कॉल ही नहीं मिल रही थी। वो फिल्म कहाँ है? ओवर दूसरी तरफ से इंतहाई सख्त लहजे में कहा गया और बास की फिक्रे का आखिरी हिस्सा सुनकर इमरान का दिल यकलहत उछल पड़ा। बास फिल्म तो मैंने गिफ्ट पैक बनाकर एक कोरियर सर्विस के जरिए भिजवा दी थी। मैं तो समझ रहा था कि आपको अब तक मिल भी चुकी होगी। ट्रांसमीटर पर तो कॉल ही नहीं आई। ओवर, इमरान ने लहजे में हैरत पैदा करते हुए कहा। मुझे कोई गिफ्ट पैक नहीं मिला, फ़ौरन इस कोरियर सर्विस से मालूम करो। फ़ौरन, ओवर दूसरी तरफ से चीखते हुए लहजे में कहा गया। यस पास, मैं भी मालूम करता हूँ, ओवर, इमरान ने जवाब दिया, लेकिन उसका शदीद परेशानी से सता हुआ चेहरा फरते मुसरत से गुलाब के फूल की तरह खिल उठा। फ़ौरन मालूम करो और मुझे रिपोर्ट दो, ओवर एंड ऑल दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। इमरान ने जल्दी से मशीन ऑफ की, फिर कुर्सी से उठकर दौड़ता हुआ वापस ऑपरेशन रूम में पहुंच गया। ब्लैक ज़ीरो उसे इस अंदाज में आता देखकर बौखलाकर खड़ा हो गया। क्या हुआ इमरान साहब? हैरियत, ब्लैक ज़ीरो ने हैरान होकर पूछा। अल्लाह ताला की पाकिशिया पर हसूसी नजर करम है, ब्लैक ज़ीरो, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। इसके साथ उसने जल्दी से रिसीवर उठाया और तेजी से इंक्वायरी के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। ब्लैक ज़ीरो इमरान की ये अजीबो गरीब कैफियत देखकर हैरत भरे अंदाज में उसे देखता हुआ अपनी कुर्सी पर बैठ गया।
यस इंक्वायरी प्लीज़। रब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। इंटरनेशनल कोरियर सर्विस के शान प्लाजा ऑफिस का नंबर दीजिए, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। इमरान ने जल्दी से क्रैडल दबाया, फिर ऑपरेटर के बताए हुए नंबर डायल कर दिए। इंटरनेशनल कोरियर सर्विस। रब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैनेजर से बात कराओ, मैं सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो से असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल बोल रहा हूँ। इमरान का लहजा इस बार तहकुमाना था। ये सर, दूसरी तरफ से कदरे बुखलाए हुए लहजे में कहा गया। हेलो सर, मैं आसिफ महमूद बोल रहा हूँ। मैनेजर, हुक्म फरमाइए। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजे में घबराहट थी। मिस्टर मैनेजर, कल आपके इस ऑफिस से एक गैर मुल्की ने गिफ्ट पैक नाराग के पते पर बुक कराया था। इस गिफ्ट पैक में एक कदीम मुजस्मा बंद था जो कि इस गैर मुल्की ने शान प्लाजा की नवादरात फरोख्त करने वाली एक दुकान से खरीदा और पैक कराया था। वो गिफ्ट पैक नाराग में मतलूबा पते तक नहीं पहुंचा। चेक करके बताइए कि वो गिफ्ट पैक कहाँ है और सुनिए, अच्छी तरह चेक कीजिए। ये इंतहाई अहम तरीन और हसास तरीन मामला है, इमरान ने बारोब लहजे में कहा। ये सर, मैं चेक करके बताता हूँ जनाब, होल्ड कीजिए। दूसरी तरफ से कहा गया। फिर चंद लम्हों तक लाइन पर खामोशी छाई रही। सर, हमने उसे अपने हेड ऑफिस रवाना कर दिया था। इसके बाद हमारे पास इसकी कोई इत्तला नहीं है। अगर वो डिलीवर ना होता तो वो फौरी तौर पर हमारे पास वापस आ जाता, मैनेजर ने डरे डरे लहजे में कहा। हेड ऑफिस का नंबर बताइए, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। मैनेजर की बात सुनकर उसके चेहरे पर एक बार फिर परेशानी के तासुरात नुमाया हो गए थे। मैनेजर ने जैसे ही हेड ऑफिस के नंबर बताए, इमरान ने जल्दी से क्रैडल दबाकर मैनेजर के बताए हुए नंबर डायल करने शुरू कर दिए। हेड ऑफिस इंटरनेशनल कोरियर सर्विस। एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल सेंट्रल इंटेलिजेंस, जनरल मैनेजर से बात कराएं, इमरान ने खुश्की लहजे में कहा। यह सर, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो जहान दादहान बोल रहा हूँ, जनरल मैनेजर फरमाइए। चंद लम्हों बाद एक बावकार आवाज़ सुनाई दी। आपके शान प्लाजा ऑफिस से कल एक गिफ्ट पैक नाराग के लिए बुक हुआ है और इस ऑफिस के मैनेजर के मुताबिक वो हेड ऑफिस रवाना कर दिया गया था, लेकिन ये पैकेट ना ही नाराग पहुंचा है और ना ही वापस इस ऑफिस पहुंचा है। आप फौरी तौर पर मालूम करके बताएं कि ये पैकेट इस वक्त कहाँ है, इमरान ने खुश्की लहजे में कहा। बुकिंग नंबर क्या है जनाब इस पैकेट का, जनरल मैनेजर ने पूछा। ये आप अपने मैनेजर से पूछ लें, मुझे फ़ौरन इसकी तफसील चाहिए। और सुन ले, ये इंतहाई हसास तरीन हुकूमती मामला है। इसने किसी किस्म की कोताही या गलत मालूमात आपकी सर्विस के मफादात के खिलाफ होगी। इमरान का लहजा बेहद सख्त था। ये सर, आप बेफिक्र हैं, मैं अभी मालूमात करके आपके ऑफिस फ़ोन करता हूँ। आपका ऑफिस नंबर क्या है जनाब, जनरल मैनेजर ने जवाब देते हुए कहा। इतना वक्त नहीं मिस्टर जनरल मैनेजर, आप ये फ़ोन होल्ड रखें और फौरी सारी तफसीलात मुहैया करें, इमरान ने काट खाने वाले लहजे में कहा। ये सर, दूसरी तरफ से इस बार बुखलाए हुए लहजे में कहा गया और लाइन पर खामोशी छा गई। ये आपकी कैफियत क्या हो रही है, ब्लैक ज़ीरो ने इमरान के चेहरे के बदलते हुए रंगों को देखते हुए हैरत भरे लहजे में पूछा। दुआ करो ब्लैक ज़ीरो, अल्लाह ताला से दुआ करो। इस वक्त हकीकतन मेरी जान सूली पर लटकी हुई है, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। हुआ क्या है, कुछ तो बताइए। ब्लैक ज़ीरो इमरान के इस फिक्रे और अंदाज में घबरा गया था। इस वक्त पाकीशा का कौमी मफाद पंडोलम की तरह हरकत कर रहा है, कभी वो कामयाबी की तरफ घूम जाता है और कभी नाकामी की तरफ, इमरान ने जवाब दिया। फिर उसने मुख्तसर तौर पर उसे इस पैकेट में मौजूद फिल्म और उसके ब्लैक फ्लेम के पास तक ना पहुंचने लेकिन वापस ना आने के मुतालिक बताया। तो ब्लैक ज़ीरो के चेहरे पर भी शदीद सस्पेंस के तासुरात फैलते चले गए। उसे अब एहसास हुआ था कि इमरान इस वक्त किस अजियत से गुजर रहा है। हेलो जनाब, क्या आप लाइन पर हैं? तकरीबन 10 मिनट बाद दूसरी तरफ से जनरल मैनेजर की आवाज़ सुनाई दी। यस, इमरान ने इंतहाई बेचैन लहजे में कहा। सर, वो पैकेट जिसका पैकिंग नंबर 101 था नाराग के लिए बुक कर दिया गया था। पैकेट ओनास करंट रिचर्ड 602 लिबर्टी एवेन्यू माली वॉश एरिया नाराग के लिए बुक कराया गया था। बुक कराने वाले का नाम रोमानोपाल है और उसने अपना पता दारुल हुकूमत के ब्राइट प्लाजा फ्लैट नंबर 31 लिखा था। हमने ये पैकेट कस्टम क्लियरेंस के लिए स्पेशल फॉरेन कस्टम पोस्ट सेक्शन को भिजवा दिया था, लेकिन वहाँ से इत्तला आई है कि ये पैकेट मशकूक करार देकर रोक दिया गया है और इसके बारे में इंक्वायरी की जा रही है, जनरल मैनेजर ने जवाब देते हुए कहा। इस सेक्शन के इंचार्ज का फ़ोन नंबर और नाम बताइए, इमरान ने तेज़ लहजे में पूछा। सर, सेक्शन इंचार्ज तारिक अवान साहब हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। साथ ही एक फ़ोन नंबर भी बता दिया गया। इमरान ने क्रैडल दबाकर तेज़ी से नंबर डायल किए। यह स्पेशल फॉरेन कस्टम पोस्ट सेक्शन। रब्ता कायम होते ही एक आवाज़ सुनाई दी। चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस स्पीकिंग, इमरान ने इस बार X2 के मखसूस लहजे में कहा। ये सर फरमाइए सर। दूसरी तरफ से बोलने वाला बेख्तियार घबरा गया था। शायद उसने ज़िंदगी में पहली बार सीक्रेट सर्विस के चीफ का फ़ोन वसूल किया था। सेक्शन इंचार्ज से बात कराओ, इमरान ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा। यह सर, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो जनाब, मैं तारिक अवान बोल रहा हूँ। जनाब सेक्शन इंचार्ज, जनाब हुक्म जनाब। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से इंतहाई बुखलाई हुई आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर तारिक अवान, इंटरनेशनल कोरियर सर्विस से एक पैकेट नाराग के लिए बुक हुआ था। उसका नंबर 101 है। ये पैकेट आपके शोबे में चेकिंग के लिए भिजवाया गया था और आपने इसे रोक लिया था। इसके बारे में तफसीलात बताइए। इमरान का लहजा इंतहाई सर्द हो गया था। यस सर, एक मिनट अभी बताता हूँ सर, दूसरी तरफ से कहा गया और चंद लम्हों बाद उसकी आवाज़ दोबारा सुनाई दी। सर, इस पैकेट को हस्बे मामूल MD चेकिंग मशीन और XTVC चेकिंग मशीन में चेक किया गया तो STVC चेकिंग मशीन ने रिपोर्ट दी कि इस पैकेट के अंदर एक माइक्रोफिल्म मौजूद है। चूँकि कानून के मुताबिक कोई माइक्रोफिल्म हुकूमत से क्लियरेंस के बगैर मुल्क से बाहर नहीं भेजी जा सकती, इसीलिए हमने इस पैकेट को रोक लिया और अपने इंक्वायरी अमले के हवाले कर दिया ताकि इसके मुतालिक तफसीलात उस भेजने वाले से हासिल कर सके। लेकिन सर, इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक भेजने वाले का जो पता पैकेट पर दिया गया है वो गलत साबित हुआ है। इस पर पता ब्राइट प्लाजा का दिया हुआ है, लेकिन पूरे दारुल हुकूमत में कहीं भी कोई ब्राइट प्लाजा मौजूद नहीं है, इसीलिए हमने इस पैकेट को कस्टम क्लियरेंस ऑफिस भिजवा दिया है।
ताकि वो इसके मुतालिक मजीद अहकाम जारी कर सकें। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया, वहाँ का फ़ोन नंबर बताइए। इमरान ने होंठ चबाते हुए पूछा और दूसरी तरफ से फ़ोन नंबर बताया गया। इमरान ने क्रैडल दबाया और नंबर डायल करना शुरू कर दिया। यस कस्टम कलेक्टर ऑफिस। रब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस कलेक्टर से बात कराइए, इमरान ने कहा। यस सर। दूसरी तरफ से कहा गया। फिर चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। चीफ कस्टम कलेक्टर राठौड़ बोल रहा हूँ जनाब। बोलने वाले के लहजे में अदब के साथ साथ हैरत का अंसर वाज़े था। आपके पास स्पेशल फॉरेन कस्टम पोस्ट सेक्शन से एक पैकेट भिजवाया गया है, क्या वो आपके पास पहुंच गया है? इमरान ने खुश्क लहजे में पूछा। सर मैं मालूम करता हूँ सर। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया और चंद लम्हों बाद आवाज़ दोबारा सुनाई दी। ये सर वो पैकेट पहुंच गया है, इसके भेजने वाले का पता ट्रेस नहीं हो सका। इसमें माइक्रो फिल्म है, इसीलिए कानून के मुताबिक इस फिल्म की तफसीली चेकिंग के लिए हम उसे कस्टम लेबॉर्ट्री भिजवा रहे हैं। दूसरी तरफ से कहा गया, इस वक्त वो पैकेट कहाँ है? इमरान का लहजा और ज़्यादा सर्द हो गया। जज जनाब हमारे दफ्तर में है जनाब। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया, इसे अपने पास रखिए, कहीं मत भेजिए, इसमें हुकूमत का एक अहम तरीन राज बंद है। हुकूमत का आदमी अभी आपसे रब्ता करेगा, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। ये सर। दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने जल्दी से क्रैडल दबाया और एक बार फिर तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। PA2 सेक्रेटरी हारजा। रब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से सर सुल्तान के PA की आवाज़ सुनाई दी। X2 सर सुल्तान से बात कराओ, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। ये सर। दूसरी तरफ से इंतहाई मोतबाना लहजे में कहा गया। सुल्तान बोल रहा हूँ जनाब। चंद लम्हों बाद सर सुल्तान की मोतबाना आवाज़ सुनाई दी। सर सुल्तान, एक गिफ्ट पैकेट इंटरनेशनल कोरियर सर्विस के शान प्लाजा ऑफिस से नाराग के लिए बुक कराया गया था। इसका बुकिंग नंबर 101 है। ये पैकेट स्पेशल फॉरेन कस्टम यूनिट पोस्ट सेक्शन पहुंचा तो महसूस मशीन ने चेक किया कि इसके अंदर माइक्रो फिल्म है। चुनाचे उसे इंक्वायरी सेक्शन के हवाले किया गया, मगर वहां से रिपोर्ट मिली कि इस पर दिया गया पता गलत है। चुनाचे ये पैकेट कानून के मुताबिक कस्टम कलेक्टर ऑफिस भिजवा दिया गया। मेरी अभी कलेक्टर कस्टम से बात हुई है, पैकेट उनके पास मौजूद है। वो उसे लेबॉर्ट्री भिजवा दिए थे कि मैंने उसे रोक दिया है। आप सरकारी तौर पर इस पैकेट को कलेक्टर कस्टम ऑफिस से मंगवाएं और मेरे नुमाइंदे अली इमरान के फ्लैट पर भिजवा दें। ये काम फौरी होना चाहिए और माइक्रो फिल्म चूँकि बेहद अहमियत की हामिल है, इसीलिए ये काम पूरी जिम्मेदारी से होना चाहिए, इमरान ने X2 के मखसूस लहजे में कहा। ये सर मैं अभी इंतजामात कराता हूँ जनाब। दूसरी तरफ से मोतबाना लहजे में कहा गया और फिर रिसीवर रख दिया गया और इमरान ने एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। सुलेमान बोल रहा हूँ। रब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, अभी सर सुल्तान का आदमी एक पैकेट फ्लैट पर देकर जाएगा। जैसे ही वो पैकेट पहुँचे तुमने फ़ौरन उसे दानिश मंजिल पहुँचाना है और सुनो ये काम पूरी जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। बेहतर जनाब। सुलेमान की मोतबाना आवाज़ सुनाई दी और इमरान ने रिसीवर रखकर इत्मीनान भरा एक तवील सांस लिया। उसका चेहरा अंदरूनी मसरत से चमक रहा था। खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र है, तो अपने बंदों की कोताहियों को माफ़ करने वाला है, इमरान ने लंबा सांस लेते हुए कहा। अगर ये पैकेट रोका ना जाता तो वाकई पाकीशा का इंतहाई नुकसान हो जाता, लेकिन कस्टम में इस तरह की चेकिंग का तो पहले नहीं सुना, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। यानी अब तुम्हें बादामों की भी 2-4 बोरियां खरीद कर देनी पड़ेंगी, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार चौंक पड़ा। बादामों की बोरियां क्या मतलब? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। बोरियां इसलिए कि तुम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ हो। 10-12 सेर बादामों से तो तुम्हारी यादाश्त बेहतर नहीं हो सकती, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। क्यों, मेरी यादाश्त को क्या हो गया है? ब्लैक ज़ीरो ने इस बार कदरे नाराज से लहजे में कहा। खराब हो गई है, वरना तुम कम अज़ कम ये फिक्र ना कहते कि इस तरह की चेकिंग पहले कभी नहीं सुनी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। यानी आपका मतलब है कि मैं ये बात भूल गया हूँ कि मैंने इस चेकिंग के बारे में सुन रखा है, हालांकि मैंने आज से पहले नहीं सुना, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। सुन रखा का क्या मतलब? इस चेकिंग के ऑर्डर भी तुमने किए हुए हैं और तुम्हारी तजवीज़ पर हुकूमत ने पाकिस्तान से जाने वाले हर पैकेट को चेक करने के लिए खसूसी मशीन दरामद की हुई है और अब तुम खुद ही कह रहे हो कि मैंने इस बारे में सुना तक नहीं है। अब बताओ कि मर्ज स्टेज पर पहुंच चुका हो और वो भी सीक्रेट सर्विस के चीफ का, तो फिर बादामों की बोरियां हर्ष ना होंगी तो क्या होगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरी तजवीज़ नहीं इमरान साहब, मैंने तो कभी ऐसी कोई तजवीज़ हुकूमत को नहीं भेजी। ओ यकीनन ये तजवीज़ आपने अरसाल की होंगी, मैंने तो वाकई ऐसी कोई तजवीज़ नहीं दी, ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर कहा। अरे X2 तो तुम हो, मेरी भला इतनी हैसियत कहाँ कि हुकूमत मेरी तजवीज़ पर इस कदर महंगी मशीन दरामद करती फिरे, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ब्लैक ज़ीरो हंस पड़ा। लेकिन आपने तजवीज़ कब भेजी थी? मुझे तो वाकई इसका इल्म नहीं, ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा। X2 का सिर्फ यही काम नहीं है कि वह जुर्म होने के बाद हरकत में आए और मुजरिमों को गिरफ्तार कराए। X2 की ड्यूटी में ये बात भी शामिल है कि वह मुल्क की सलामती के खिलाफ होने वाले जराइम को रोकने के लिए पेशबंदी करे, ऐसे इंतजाम कराए जिससे जुर्म वकूफ़ पजीद ना हो सके। और इसके लिए X2 हर साल एक रिपोर्ट बनाकर हुकूमत को अरसाल करता है, जिसे डिमांड रिपोर्ट कहा जाता है, और उसकी नकल ज़ीरो रूम की स्पेशल अलमारी में रख दी जाती है। अगर तुम इस अलमारी को कभी खोलने की तकलीफ गवारा करो तो तुम्हें हर साल की ये रिपोर्टें पढ़ने के लिए मिल सकती हैं। और मुझे मालूम है कि 2 साल पहले X2 ने ये तजवीज़ भिजवाई थी और तुमने देखा कि आज इस तजवीज़ की वजह से पाकिस्तान कितने बड़े नुकसान से बच गया है, वरना ये फिल्म एक्रीमिया पहुंच चुकी होती और हमारे पास सवाए हाथ मलने के और कोई चारा ना रहता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने कभी अलमारी में मौजूद फ़ाइलों के बारे में मुझे ब्रीफ ही नहीं किया, मैं तो यही समझ रहा था कि इस अलमारी में आपकी ज़ाती फ़ाइलें मौजूद हैं। अब मुझे क्या मालूम था कि आप ऐसी तजावीज़ बाकायदगी से भिजवाते हैं।
यकीनन हुकूमत आपकी हर तजवीज़ पर बाकायदगी से अमल करती होगी। ब्लैक ज़ीरो ने हैरान होते हुए कहा, काश ऐसा हो जाता। मैंने सबसे पहले तो शादी की तजवीज़ भिजवाई थी और आज तक इस तजवीज़ पर अमल दरामद का इंतज़ार कर रहा हूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो आप चाहते हैं कि आपकी शादी सरकारी तौर पर हो? ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा, मेरी शादी? अरे ये मेरी शादी का जिक्र कहाँ से आ गया? इमरान ने चौंक कर पूछा। अभी आपने खुद तो कहा है। ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा, मैंने तो एक्स2 की शादी की बात की थी। इमरान ने उसी तरह मुंह बनाते हुए जवाब दिया और कमरा ब्लैक ज़ीरो के कहे से गूंज उठा। इन्हें इसी तरह की हल्की फुल्की बातें करते हुए आधा घंटा गुजरा था कि ऑपरेशन रूम में सीटी की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर मेज़ के किनारे पर लगा हुआ एक बटन दबाया और फिर मेज़ की निचली दराज खोलकर उसने इसके अंदर मौजूद एक पैकेट निकालकर मेज़ पर रख दिया। ये गिफ्ट पैक था। सुलेमान ने यकीनन उसे इमरान की हिदायत के मुताबिक दानिश मंजिल की बैरूनी दीवार में मौजूद मखसूस खाने में डाला होगा। इस तरह वो ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत खुद ब खुद यहाँ पहुँच गया होगा। इमरान ने जल्दी से पैकेट खोला। उसके अंदर एक पुराना सा मुजस्मा मौजूद था। इमरान ने इस मुजस्मे को चेक करना शुरू कर दिया। चंद लम्हे बाद उसने मुजस्मे को खोल लिया और इसके अंदर वाकई माइक्रोफिल्म मौजूद थी। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए फिल्म उठाई और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मैं इसे चेक कर लूँ? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी क्या ज़रूरत है? अब इसमें क्या शक हो सकता है? ब्लैक ज़ीरो ने हैरान होकर कहा, हर काम को उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और तेज़ से कदम उठाता हुआ लेबॉर्ट्री की तरफ बढ़ता चला गया। लेबॉर्ट्री पहुंचकर उसने फिल्म को चेकिंग मशीन में डाला और उसे ऑपरेट करना शुरू कर दिया। मशीन पर मौजूद स्क्रीन रोशन हो गई और इमरान की नज़रें स्क्रीन पर जम सी गईं। लेकिन जब स्क्रीन इसी तरह साफ रही तो उसने चौंक कर एक डायल की तरफ देखा। दूसरे लम्हे उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। डायल के मुताबिक फिल्म चेक हो रही थी लेकिन स्क्रीन इसी तरह साफ थी। उसने तेज़ी से झुककर मशीन के यके बाद दीगरे 2 और बटन दबा दिए। उसी लम्हे एक और छोटा सा डायल रोशन हो गया जिस पर एस का हर्फ तेज़ी से जल बुझ रहा था और इमरान 4 लम्हे तो हैरत से उसे देखता रहा। फिर उसके हॉर्न बिंच के उसने जल्दी से मशीन ऑफ की और मखसूस खाने से फिल्म निकाल ली। एक बार उसके चेहरे पर शदीद परेशानी के तासुरात उभर आए थे और हॉर्न बिंच गए थे। वो फिल्म उठाए, तेज़ी से वापस मुड़ा और तेज़ तेज़ कदम उठाता ऑपरेशन रूम में पहुंच गया। क्या हुआ? क्या फिल्म गलत है? ब्लैक ज़ीरो ने इमरान का चेहरा देखते ही खुश्क लहजे में कहा, हाँ ये स्पॉट फिल्म है। ये वो फिल्म नहीं जो राना हाउस की मशीन से तैयार की गई थी। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो का चेहरा भी हैरत से बिगड़ गया। इस वक्त ने कोई गेम खेली है? मैं इसकी रूह से भी असल बात उगलवा लूंगा। इमरान ने घराते हुए कहा और मेज़ पर मौजूद खुला हुआ मुजस्मा, पैकेट और कागजात उठाए और तेज़ तेज़ कदम उठाता ऑपरेशन रूम से निकलकर स्पेशल रूम की तरफ बढ़ता चला गया। इसका खून गुस्से से खोल रहा था। स्पेशल रूम पहुंचकर वो अंदर दाखिल हुआ तो वॉक कालीन पर सर झुकाए बैठा हुआ चौंक कर उसे देखने लगा। तुमने मुझे डांट देने की कोशिश की है वाक और अब तुम्हें इसका हमेयाजा भुगतना पड़ेगा, इमरान ने कहा। इसके साथ ही उसने आगे बढ़कर कुर्सी के बाजू पर मौजूद ऑपरेटिंग सेक्शन के बटन प्रेस कर दिए। दूसरे लम्हे सरसराहट की आवाज़ के साथ ही दरमियानी शीशा ऊपर कोटकर छत में गायब हो गया। कहाँ है वो फिल्म जो तुमने राना हाउस में तैयार की थी? इमरान ने मुड़कर वॉक की तरफ बढ़ते हुए कराकर कहा। उसके चेहरे पर इस वक्त शदीद तरीन गुस्से के तासुरात नुमाया थे। माम मैंने बताया तो है कि वो मैंने गिफ्ट पैकेट। वॉक ने जो इस दौरान उठकर खड़ा हो चुका था इमरान के इस कैद व गदब को देखते हुए घबरा कर कहना शुरू किया, ये है तुम्हारा वो गिफ्ट पैकेट, देखो यही है ना, लेकिन इसमें मौजूद फिल्म सादा है। तुमने मुझसे अड़ने की कोशिश की है कि असल छुपाकर डाल देने के लिए ये स्पॉट फिल्म गिफ्ट पैक में भिजवा दी। बोलो कहाँ है असल फिल्म? इमरान ने उसी तरह कराते हुए कहा और वॉक हैरत से हाथ में पकड़े मुजस्मे और पैकेट को देख ही रहा था कि इमरान का हाथ बिजली किसी तेजी से घूमा और दूसरे लम्हे वॉक चीखता हुआ उछलकर दूर जा गिरा। इमरान का भरपूर थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा था। बोलो कहाँ है फिल्म? असल फिल्म निकालो असल फिल्म, वो यकीनन तुम्हारे पास है, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। इसके साथ ही उसने आगे बढ़कर उठते हुए वॉक की पसलियों में जोरदार लात मार दी और कमरा एक बार फिर वॉक के हलक से निकलने वाली कर्बनाक चीख से गूंज उठा। फिल्म निकालो फिल्म, वो फिल्म जिसमें तहरीर है। इमरान के लहजे में बेपनाह गुस्सा था। माम मैं सच कह रहा हूँ, वो फिल्म, वॉक ने कराहते हुए कहना शुरू ही किया था कि इमरान की लातें किसी मशीन की तरह हरकत में आ गई। फिर कमरा वॉक के मुसलसल और कर्बनाक चीखों से गूंजने लगा। फिर जब वॉक की चीखें डूब गईं तो इमरान झुका और उसने वॉक को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाया, दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश सी कर दी और वॉक एक बार फिर चीखता हुआ होश में आ गया। उसकी हालत बेहद खस्ता हो रही थी। उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगा था। वॉक वो स्पेशल एजेंट था लेकिन इस वक्त तो इमरान गुस्से से भभरा हुआ था और दूसरे शायद वॉक भी इमरान की बात सुनकर ज़हनी तौर पर मायूसा हो गया था। इसीलिए इमरान की मशीन की तरह जलती हुई लातों के सामने वो कोई रद्द-ए-अमल जाहिर ना कर सका था। बोलो कहाँ है फिल्म, वरना तुम्हारी एक एक बोटी लहदा कर दूंगा, इमरान ने कराते हुए कहा। माम मैं सच कह रहा हूँ, मैंने फिल्म। वॉक के मुँह से अल्फाज निकले, फिर उसकी आवाज़ डूबती चली गई। इसके साथ ही उसके जिस्म ने एक झटका खाया और इसके मुँह से खून बह निकला। इमरान ने एक झटके से उसे दूर फेंक दिया। वॉक खत्म हो चुका था। इमरान हॉर्न बेंचे खामोश खड़ा उसकी लाश को देखता रहा, फिर तेजी से मुड़ा और स्पेशल रूम से निकलकर एक बार फिर ऑपरेशन रूम की तरफ चल पड़ा। इमरान के चेहरे पर जिस किस्म के तासुरात थे उन्हें देखकर ब्लैक ज़ीरो बेइख्तियार सहम कर रह गया। उसने शायद कुछ पूछने के लिए मुंह खोला था लेकिन बगैर कुछ कहे उसने मुंह बंद कर लिया। वॉक के मरते वक्त अल्फाज और लहजा बता रहा था कि वो सच कह रहा है। फिर असल फिल्म कहाँ गई, कौन ले गया इसे? इमरान ने इंतहाई उलझे हुए लहजे में कहा, जनाब हो सकता है कि राना हाउस की मशीन ऑपरेट करने में उससे गलती हो गई हो और फिल्म स्पॉट रह गई हो। ब्लैक ज़ीरो ने डरते डरते कहा तो इमरान बेइख्तियार उछल पड़ा
ओ वाकई ऐसा भी हो सकता है, इमरान ने चौंक कर कहा। फिर कुर्सी पर बैठकर उसने तेजी से फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। डाना हाउस राब्ता कायम होते ही जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ जोसेफ, फ़ौरन लेबॉर्ट्री में जाओ और 3 नंबर मशीन को ऑन करके उसके रिकॉर्डिंग सेक्शन को ऑपरेट करके चेक करो कि क्या रिकॉर्डिंग सेक्शन की मेमोरी में कोई फिलिंग मौजूद है या नहीं। फ़ौरन जाओ और फिर मुझे आकर बताओ। फ़ोन होल्ड रखो, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। ये पास दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद रिसीवर अलहदा रखे जाने और जोसेफ के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। फिर डूब गई। इमरान रिसीवर पकड़े बैठा था। वो मुसलसल दांतों से होंठ चबा रहा था। चेहरे के अजलास उकड़े हुए थे और पेशानी पर शिकनों का जैसे जाल सा फैला हुआ था। ब्लैक ज़ीरो भी खामोश बल्कि कदरे सहमा हुआ बैठा था। हेलो बास, थोड़ी देर बाद जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, क्या रिपोर्ट है? इमरान ने खुश्क लहजे में पूछा। अब्बास, मेमोरी में कोई फिलिंग नहीं है, वो खाली है। दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। क्या तुमने होशो हवास में चेक किया था ना? इमरान ने तेज़ लहजे में पूछा। यस बास, दूसरी तरफ से जोसेफ ने जवाब दिया। एक बार फिर जाओ और अच्छी तरह चेक करो, जाओ, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। यस बास, दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी और एक बार फिर रिसीवर अलहदा रखे जाने और कदमों की दूर जाती हुई आवाज़ सुनाई दी। 4 बार चेकिंग रिपोर्ट, 2 बार तो मैंने की, तीसरी बार वॉक ने और चौथी बार फिल्म बनाई गई। इसका मतलब है कि वॉक ने फिल्म तैयार करने के बाद उसे चेक नहीं किया, वरना लाजमन 5वीं बार भी चेकिंग रिपोर्ट मिलती। इमरान ने खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा। हेलो बास, जोसेफ की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। मैंने दोबारा चेक किया है बास, मेमोरी सेक्शन खाली है। बास, जवाना को मैं इस बार साथ लेकर आया था, आप इससे पूछ लें, जोसेफ ने सहमे हुए लहजे में कहा। बात कराओ, इमरान ने उसी तरह खुश्क लहजे में कहा। हेलो मास्टर, जोसेफ दुरुस्त कह रहा है, मैंने इसके साथ जाकर चेकिंग की है, मेमोरी सेक्शन में कोई फिलिंग नहीं है। जवाना की आवाज़ सुनाई दी। ओके ठीक है, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। इसका मतलब है कि वॉक मशीन को दुरुस्त तौर पर ऑपरेट नहीं कर सका, फिल्म स्पॉट ही रही। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। उसका सुता हुआ चेहरा नॉर्मल होता जा रहा था। हाँ, हमारी सारी भाग दौड़ बेकार साबित हुई। अगर पहले इस बात की चेकिंग कर ली जाती तो इतनी परेशानी ना होती, ब्लैक ज़ीरो ने मुंह बनाते हुए कहा। वॉक ने जिस तरह फिल्म की कॉपी तैयार की है, इससे तो यही जाहिर होता था कि वो मशीनरी को ऑपरेट करने का माहिर है, लेकिन शायद अल्लाह ताला को पाकिशिया की बेहतरी मकसूद होती है कि वॉक ने इस मशीन के स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी तरह नहीं समझा। इसमें कॉपिंग सेक्शन के दोनों बटनों को 2 बार प्रेस किया जाता है। एक बार प्रेस करने से दोनों फिल्में, एक वो जिसकी कॉपी बनाई जा रही हो और दूसरी सादा हरकत में तो आ जाती हैं, लेकिन जब तक दूसरी बार ये दोनों बटन प्रेस ना किए जाएं, फिल्म पर मौजूद मवाद दूसरी फिल्म पर मुंतकिल नहीं होता। और वॉक से जल्दी में यही बुनियादी गलती हुई है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, फ़ोन की घंटी बाज उठी और इमरान ने रिसीवर उठा लिया। एक्स टू, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। सुल्तान बोल रहा हूँ, इमरान है यहाँ। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की संजीदा आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ जनाब, आपका शुक्रिया कि आपने बर वक्त कार्रवाई की है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये कैसी फिल्म थी जो गिफ्ट पैक में मौजूद थी? सर सुल्तान ने इसी तरह संजीदा लहजे में जवाब दिया। सादा फिल्म थी और उसकी इसी सादगी ने मेरा आधे से ज़्यादा खून जला डाला है। वो एक शायर ने कहा था कि इस सादगी पर कौन न मर जाए ए खुदा। शायर किस मिसरे की आज मुझे समझ आई है कि सादगी वजह हलाकत भी हो सकती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? सादा फिल्म थी और सादगी की वजह से तुम्हारा खून जला है? सर सुल्तान ने हैरान होते हुए कहा। तो इमरान ने फिल्म की कॉपी बनाने की इत्तला से लेकर वॉक की गिरफ्तारी, इस पैकेट से निकलने वाली फिल्म के सादा होने, फिर जोसेफ से दोबारा चेकिंग करने तक की सारी बात तफसील से बता दी। ओ, तो ये वाकई मर जाने वाली बात ही बन गई थी। बहरहाल अब तो ये मुआहदा महफूज हो चुका है। हाँ, अब मजीद कोई खतरा नहीं है? सर सुल्तान ने पूछा। एक खतरा बाकी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। का कौन सा? सर सुल्तान ने बुरी तरह चौंकते हुए पूछा। मिस फ़ेरोज़ा का, वो सदर ममलिकत के रिश्तेदार होने के साथ साथ आपके दफ्तर में ऑफिसर भी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी सदर ममलिकत से इसके बारे में तफसीली बात हुई है। सदर साहब ने हुक्म दिया है कि अगर वो पाकिशिया की गद्दार है तो उस पर बाकायदा मुकदमा चलाया जाए। वो ऐसे लोगों को एक लम्हे के लिए माफ़ करने पर तैयार नहीं है, इसीलिए तुम उसे कानून के हवाले कर दो। मुआहदे की तफसीलात को खुफिया रखने के लिए इंतजाम कर लिए जाएंगे, सर सुल्तान ने संजीदा लहजे में कहा। ओके, जो आपका हुक्म, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर दूसरी तरफ से रब्ता ख़त्म होते ही उसने रिसीवर रखा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मैं इस तरह इस वॉक के चीफ से भी 2 बातें कर डालो। तुम इस दौरान चाय का एक कप मेरे लिए बना डालो। स्पॉट फिल्म ने तो मेरे दिमाग की चोलें तक हिला कर रख दी हैं, इमरान ने ब्लैक ज़ीरो से कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ लेबॉर्ट्री की तरफ बढ़ गया।